अरे नहीं, मैंने तो बहुत पहले सुना है कि हुआ शियोंगडोंगझुओ के अधीन सबसे कुशल और वीर सेनापति है, जिसकी युद्ध कला 10,000 सैनिकों से भी अतुलनीय है। अगर महाराज का उससे सामना हुआ तो क्या कुछ भयानक नहीं हो जाएगा? यह आवाज सुनकर हॉल में मौजूद अधिकारियों में बेचैनी फैल गई। शाओए, काओ काओ, हमारे अधिकारियों के समूह में आप दोनों ही सबसे अधिक युद्ध कौशल रखते हैं। यदि महाराज को किसी भी क्षण कोई खतरा आता है तो आप दोनों को अपनी जान देकर उनकी रक्षा करनी होगी। युआन वेई ने गंभीर भाव से अपने बगल में खड़े दोनों युवकों की ओर देखा। आप निश्चिंत रहिए चाचा जी, आपका भतीजा अपनी पूरी कोशिश करेगा। आप निश्चिंत रहें ग्रैंड कमांडेंट, मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दोनों ने तुरंत अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही उन्होंने अपने हथियार उठा लिए और गंभीर भाव से मोर्चे की ओर देखने लगे। जैसे ही लियू बियांग में हार का कोई संकेत दिखेगा, वे उसकी रक्षा के लिए तुरंत आगे बढ़ेंगे। हॉल के बाहर घनी भौहों वाला एक हट्टा-कट्टा आदमी कवच पहने हुए अंदर दाखिल हुआ। उसकी बड़ी-बड़ी गोल आंखें हॉल में चारों ओर घूम रही थीं, मानो वह अपराधी को खोज रहा हो। हे भगवान हुआ शियोंग, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इस कुत्ते सम्राट ने मेरे ससुर की हत्या कर दी है। जल्दी से इसे मार डालिए और मेरे ससुर का बदला लीजिए। लीरू उत्साहित होकर हुआ शियोंग के पास दौड़ी। क्या आप कहते हैं कि उस निकम्मे सम्राट ने हमारे स्वामी की हत्या कर दी? यह सुनकर हुआ शियोंग अविश्वास भरी नजरों से देखने लगा और बेहद आश्चर्यचकित प्रतीत हुआ। हुआ शियोंग, अब बात करने का समय नहीं है। मेरे ससुर को सचमुच कुत्ते सम्राट ने मार डाला है। देखिए, लीरू ने घृणा भरी निगाहों से लियू बियांग की ओर इशारा किया, जो अभी भी अपना वध जारी रखे हुए था। कितनी जबरदस्त युद्ध कला है। कम से कम यह तो एक प्रथम श्रेणी के योद्धा की ताकत है। जब हुआ शियोंग ने लियू बियांग की हत्या का दृश्य देखा तो उसकी बड़ी-बड़ी आंखें सदमे से भर गईं। सब लोग एक तरफ हट जाओ, मुझे इसे संभालने दो। एक जोरदार दहाड़ के साथ हुआ शियोंग ने अपनी तलवार उठाई और आगे बढ़ा। लॉर्ड हुआ शियोंग आ गए हैं, जल्दी से एक तरफ हट जाओ। हुआ शियोंग को देखकर जिलियांग के सभी सैनिक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने रास्ता बना दिया। भला वे पश्चिमी लियांग के इस महानतम योद्धा का सम्मान और प्रशंसा क्यों न करते? पुनश्च कृपया फूल भेजें, 10 सितारा रेटिंग दें और सुझाव दें। 2 और अध्याय आने वाले हैं, कृपया उनका इंतजार करें। चूंकि यह नई किताब का दौर है और मुझे लोकप्रियता हासिल करनी है, इसलिए प्रतिदिन केवल 2 या 3 अध्याय ही प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन भाइयों, निश्चिंत रहें, एक बार जब यह किताब लोकप्रिय हो जाएगी और बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, तो वुलियांग निश्चित रूप से और अध्याय प्रकाशित करेगा। अध्याय 18। हुआ शियोंग ने चुनौती स्वीकार की। छोटे सम्राट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गहराई में छिपे रहोगे। तुमने सचमुच मेरे स्वामी की हत्या कर दी। हुआ शियोंग ने घृणा से लियू बियांग को देखा और दंभपूर्ण स्वर में चिल्लाया। हुआ जियोंग। लियू बियांग ने अपने हिंसक कदमों को रोक दिया, लेकिन उसकी आंखों में व्याप्त खूनी हत्या का इरादा अभी तक फीका नहीं पड़ा था। तो आप ही हैं पश्चिमी लियांग के सबसे महान योद्धा हुआ शियोंग। हुआ शियोंग के प्रभावशाली कदकाठी को देखते हुए लियू बियांग ने थोड़ी प्रशंसा के साथ पूछा। यह सही है छोटे सम्राट, तुमने मेरे स्वामी की हत्या की है। आज मैं हुआ शियोंग तुम्हारी जान बख्शूंगा नहीं। अब कदम उठाओ। ठंडे भाव से हुआ शियोंग ने अपनी तलवार उठाई और उसे सीधे लियू बियांग की ओर तान दिया। हुआ शियोंग, मैं आपकी प्रतिभा की सराहना करता हूं। क्या आप मेरे साथ शर्त लगाने में रुचि रखते हैं? लियू बियांग ने अपनी तलवार को हल्के से हिलाते हुए कुछ नरमी से कहा। 3 राज्यों के इस प्रसिद्ध व्यक्ति को देखकर प्रतिभा को संजोने की लियू बियांग की इच्छा फिर से जागृत हो गई। छोटे सम्राट, आप मुझसे किस तरह की शर्त लगाना चाहते हैं? हुआ शियोंग ने भौहें चढ़ा लीं, उसकी आंखों की ठंडक में जरा भी कमी नहीं आई। यदि मैं तुम्हें हरा देता हूं तो तुम मेरे प्रति वफादारी की शपथ लोगे। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे पश्चिमी लियांग गुट ने मेरे विरुद्ध जो कुछ भी किया है वह सब माफ कर दिया जाएगा। इसके विपरीत यदि मैं हार जाता हूं तो मैं मर जाऊंगा। लियू बियांग ने गरिमापूर्ण भाव से कहा। महाराज, आपका शरीर 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर है। हुआ शियोंग तो बस एक दरिंदा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ महाराज, हम सभी अधिकारी आपके लिए मरने को तैयार हैं। लियू बियांग की बातें सुनकर युआन वेई और उनके पीछे खड़े अन्य अधिकारियों ने असहज भाव से उन्हें समझाने की कोशिश की। अब आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने स्वर्णिम शब्दों से वचन दे दिया है और मैं उनसे कभी पीछे नहीं हटूंगा। लियू बियांग ने दृढ़ निश्चय के साथ हाथ हिलाया। उनके शरीर से निकलने वाली शाही आभा ने सभी मंत्रियों को दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं करने दी, हालांकि उनकी चिंता और भी बढ़ गई। लियू बियांग की बातें सुनकर हुआ शियोंग दुविधा और असमंजस की स्थिति में आ गया। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि उसकी युद्ध कला लियू बियांग से कहीं अधिक है, फिर भी उसके मन में एक बेचैनी थी। जनरल हुआ, उसकी बात मान लो। यह कुत्ता सम्राट तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। इस कुत्ते सम्राट को मार डालो और अपने ससुर का बदला लो। लियू अचानक बोल पड़ा, उसकी आवाज में तीव्र आक्रोश और घृणा भरी हुई थी। जनरल हुआ, कृपया इसे स्वीकार करें। जनरल हुआ, इसे स्वीकार कर लीजिए। लियू के पीछे पीछे भव्य हॉल के अंदर और बाहर मौजूद जिलियांग सैनिकों ने उम्मीद भरी निगाहों से हुआ शियोंग की ओर देखा और उससे विनती की। यदि लियू चाहता था कि हुआ शियोंगडोंगझुओ का बदला लेने के लिए गुस्से में आकर मान जाए, तो सैकड़ों जिलियांग सैनिकों की यह विनती आत्मरक्षा के लिए थी। वे सभी अपनी स्थिति से भली भांति परिचित थे, वे विद्रोही थे जिन्होंने राजद्रोह किया था। अगर डोंगझुओ अभी भी जीवित होता तो सब ठीक होता, उनके पास भरोसा करने के लिए कोई होता। लेकिन अब डोंगझुओ को इस वीर सम्राट ने उनके सामने ही मार डाला था। उनके मन में लियू बियांग के प्रति गहरा भय पैदा हो गया था और वे फिर कभी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब तक हुआ शियोंग लियू बियांग की शर्तों को मान लेता, दोनों पक्ष परिणाम स्वीकार कर सकते थे। अगर हुआ शियोंग जीता तो दोनों की जीत होती। अगर हुआ शियोंग हार जाता तो उनके सामने मौजूद इस वीर सम्राट ने कहा था कि वह पश्चिमी लियांग गुट के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा आगे नहीं चलाएगा। क्या यह दया का एक बड़ा कार्य नहीं था? ठीक है नन्हे सम्राट, तुमने यही कहा था। अब अपनी चाल चलो। अपने पीछे मौजूद जिलियांग सैनिकों की गुहार सुनकर हुआ शियोंग ने अपने दांत पीस लिए, अपनी युद्ध भावना को फिर से जागृत किया और जवाब दिया। हुआ शियोंग, आज से तुम लियू उपनाम अपनाओगे। यह सुनकर लियू बियांग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हालांकि 100 लोगों का वध करने और चेहरे पर ताजा खून के धब्बे होने के कारण उसकी मुस्कान किसी राक्षस जैसी लग रही थी। हुआ शियोंग, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं पहल करूं? लियू बियांग ने अपने हाथ में धारदार तलवार को झटका दिया। डिंग डिंग, तलवार की एक तेज आवाज गूंजी और एक ठंडी चमक दिखाई दी। बकवास बंद करो और अपना कदम उठाओ। मैं एक ऐसा सेनापति हूं जो अपने वचन का पालन करता है, इससे मुकरने की कोई जरूरत नहीं है। हुआ शियोंग ने घमंड भरे लहजे में कहा। वह सचमुच पश्चिमी लियांग का नंबर 1 सेनापति होने के योग्य था और सर्वश्रेष्ठ सेनापति होने का गौरव रखता था। अध्याय 19, एक तलवार से हुआ शियोंग को हराना। लियू बियांग की आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, तुम वाकई उस अधीनस्थ बनने के योग्य हो जिसे मैं पसंद करता हूं। बस इस एक वाक्य के लिए मैं तुम्हें और भी आसानी से पराजित होने दूंगा। फ्लैश स्वॉर्ड, मेरे प्यार में पड़ जाओ। लियू बियांग का शरीर स्थिर रहा। अचानक एक चीख के साथ उसके दांतियान में निहित आंतरिक ऊर्जा उग्र रूप से सक्रिय हो उठी। गिरते हुए स्प्रिंग की तरह यह ऊर्जा तेज तलवार में समाहित हो गई। एक रंगीन प्रकाश ने कंपन की एक लहर उत्पन्न की और पूरी तलवार का शरीर हिंसक रूप से कंप उठा, मानो वह उस पर समाहित शक्ति को सहन न कर सके। उसी क्षण लियू बियांग की राजसी तीक्ष्ण आंखें सिकुड़ गईं। एक हाथ हिला, लेकिन उसका शरीर स्थिर रहा और उसने अचानक तलवार से प्रहार किया। स्विश, एक तीखी आवाज गूंज उठी। एक रंगीन तलवार की ऊर्जा हवा में लहराती हुई तीव्र और प्रभावशाली शक्ति लिए हुए सीधे हुआ शियोंग के चेहरे की ओर बढ़ी। यह क्या है? क्या यह महाराज की दिव्य शक्ति है?
यद्यपि सभी मंत्रियों को इस अल्पावधि में लियू बियांग की दुर्जय शक्ति को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन जब आंतरिक ऊर्जा तलवार की शक्ति में परिवर्तित होकर प्रहार करने लगी, तो वे सभी, जो पहले खुद को विशाल ज्ञान वाले साम्राज्य के उच्च पदस्थ अभिजात वर्ग का हिस्सा मानते थे, अंदर तक हिल गए। इसमें साम्राज्य के 2 सबसे उत्कृष्ट युवा सेनापति काओ काओ और युआन शाओ शामिल थे। हे भगवान! महाराज, आप सचमुच धरती पर अवतरित स्वर्गीय देवता है। उस दुष्ट डोंगचुओ ने सत्ता हथियाने की साजिश रचने का साहस किया, वह तो सरासर मृत्यु को दावत दे रहा था। इस जीवन में मैं महाराज के लिए अग्निजल से भी गुजर जाऊंगा। शायद जब मेरा जीवनकाल समाप्त हो और मैं शाश्वत विश्राम में जाऊं, तो मैं महाराज के साथ अमरत्व प्राप्त कर सकूं। इस क्षण से काओ काओ और युआन शाओ, जो पहले लियू बियांग के प्रति केवल थोड़ी सी श्रद्धा और वफादारी रखते थे, उनकी आंतरिक वफादारी में विस्फोट हुआ और वह 100% के स्तर तक पहुंच गई। वफादार मंत्रियों के आश्चर्य और सदमे के विपरीत हुआ शियोंग की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। यह चीज आखिर है क्या? शैतानी तकनीक? गुरुजी विचित्र घटनाओं और चमत्कारों की बात नहीं करते, यह महज एक आंखों पर पट्टी बांधने वाला करतब है। देखिए कैसे यह सेनापति इसे बेरहमी से चकनाचूर कर देता है। हुआ शियोंग पहले तो चौंक गया, लेकिन वर्षों तक युद्ध के मैदान में घोड़े दौड़ाने के कारण उसे कोई डर नहीं था। उसने दोनों हाथों से अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक शक्ति लगाई। अपार शक्ति के कारण तलवार में कंपन हुआ और फिर उसने आती हुई तलवार की शक्ति पर जोरदार प्रहार किया। टकराना। धातुओं के टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ और विशाल हॉल में एक रंगीन रोशनी चमक उठी। आह! एक दर्दनाक चीख के साथ एक आकृति उस रंगीन प्रकाश से जबरदस्ती बाहर निकली और जमीन पर जोर से गिरी। खून थूकती हुई और बेजान पड़ी हुई, उठने में असमर्थ, वह निस्संदेह हुआ शियोंग थी। हुआ शियोंग, तुम पराजित हो गए हो। लियू बियान आगे बढ़ा और नीचे गिरे हुए हुआ शियोंग को देखने लगा। उसके चेहरे पर न तो उदासी थी और न ही खुशी, बल्कि वह रहस्यमय भाव था जो केवल एक सम्राट में ही हो सकता है। खांसी, खांसी। मुझे मार डालो। मैं अपने स्वामी को निराश कर चुका हूं। हुआ शियोंग ने अपने शरीर को हिलाने के लिए संघर्ष किया और निराशा से पीला पड़े चेहरे के साथ कहा, क्या क्या तुम अपने वचन से मुकरने का इरादा रखते हो? लियू बियान ने भौहें चढ़ाई, उसकी आंखों में थोड़ी सी हत्या की मंशा झलक रही थी। खांसी, खांसी। महाराज, ऐसा नहीं है कि मैं अपना वादा तोड़ना चाहता हूं। जैसा कि कहावत है, एक वफादार प्रजा दो स्वामियों की सेवा नहीं करती। मैंने पहले ही अपने स्वामी के प्रति निष्ठा की शपथ ले ली है, अब महाराज के पक्ष में जाना मेरे लिए अंतहीन बदनामी का कारण बनेगा। हुआ शियोंग ने दुखी स्वर में कहा, उसका हृदय उथल-पुथल से भरा था। वास्तव में जिस तरह से उसने उन्हें संबोधित किया, उससे स्पष्ट था कि वह पहले से ही लियू बियान की शक्ति के प्रति सम्मान रखता था। हा। एक वफादार प्रजा दो स्वामियों की सेवा नहीं करती। लियू बियान अचानक हंस पड़ा। फिर उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। शून्य लोक में प्रवेश करते हुए उसके शरीर से एक जबरदस्त शाही आभा निकली। संपूर्ण विश्व मेरा है और महान हान साम्राज्य के सभी लोग मेरे प्रति निष्ठावान हैं। डोंगचुओ एक विद्रोही है, राज्य का गद्दार है और उसके अपराध मृत्युदंड के योग्य हैं। आप कहते हैं कि एक वफादार प्रजा दो स्वामियों की सेवा नहीं करती। ठीक है, तो मुझे आपसे पूछने दीजिए, आपने विद्रोही डोंगचुओ का अनुसरण किया, मेरे विरुद्ध राजद्रोह की साजिश रची और दुनिया की जनता के विरुद्ध साजिश रची। क्या आप सचमुच एक वफादार प्रजा हैं? या शायद तुम शुरू से ही गद्दार थे और जीवन भर डोंगचुओ के साथ बदनामी झेलने का इरादा रखते थे? या शायद तुम मेरे महान हान साम्राज्य की प्रजा हो ही नहीं? मुझे जवाब दीजिए, जिस वफादारी की आप बात कर रहे हैं, क्या वह सचमुच वफादारी है? मुझे उत्तर दो, क्या तुम मेरे महान हान साम्राज्य की प्रजा हो? अध्याय 20, क्या तुम मेरे महान हान के अधीन हो? या लियू बियान के प्रभावशाली प्रश्नों के बाद हुआ शियोंग का पूरा व्यक्तित्व अत्यंत गंभीर हो गया। उसका चेहरा कांपने लगा और वह एक अवर्णनीय आंतरिक संघर्ष की स्थिति में डूब गया। एक वफादार प्रजा? क्या मैं सचमुच वफादार माना जा सकता हूं? महाराज बिल्कुल सही है। सारा संसार उन्हीं का है और महान हान साम्राज्य के समस्त लोगों को उन्हीं के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। और मेरे स्वामी? जी हाँ, वह एक विद्रोही है। वह आकाश धरती को चुनौती देने वाला विद्रोही है, समाज द्वारा अस्वीकृत विद्रोही, महान हान साम्राज्य के लाखों लोगों द्वारा तिरस्कृत विद्रोही। और मैं एक वफादार प्रजा बनने का सपना देखते हुए एक विद्रोही का महज साथी रहा हूं। मैं महज एक साथी हूं, मैं एक वफादार प्रजा नहीं हूं। मैंने इससे पहले जो कुछ भी किया वह सब गलत था। मैंने अपने स्वामी के लिए जो कुछ किया, नहीं, मैंने डोंगचुओ के लिए जो कुछ किया, वे सभी जघन्य कृत्य राजद्रोह थे। सब कुछ याद करते हुए हुआ शियोंग के चेहरे पर एक गहरी राख जैसी निराशा दिखाई दी। डोंगचुओ से निराशा और अपने अतीत से निराशा। अचानक उसके निराशा भरे चेहरे पर दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। उसने झट से जमीन से एक तेज तलवार उठाई और उसे अपनी गर्दन पर रख लिया। महामहिम, मैं हुआ शियोंग राजद्रोह का दोषी हूं और अपने अपराधों के प्रायश्चित के लिए मृत्यु का पात्र हूं। परंतु मुझे बस एक अंतिम बात कहनी है, जीवन में मैं महान हान साम्राज्य का पुरुष हूं और मृत्यु में मैं महान हान साम्राज्य का एक प्रेत बनूंगा। हुआ शियोंग ने लियू बियान को आदरपूर्वक देखा। उसने गरजते हुए ये शब्द कहे। बोलने के बाद उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की एक झलक दिखाई दी। उसका विशाल हाथ हिला और उसके हाथ में मौजूद तेज तलवार ने मानो उसका गला काट दिया हो। मेरे अधीन होने के नाते मैं तुम्हें मरने की अनुमति नहीं देता, इसलिए तुम मर नहीं सकते। लियू बियान ने भौहें चढ़ाकर दबंगई भरे लहजे में चिल्लाया। हॉल के अंदर और बाहर मौजूद सभी लोगों की हैरानी भरी निगाहों के सामने उसने तुरंत अपनी फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए पलक झपकते ही दूरी तय कर ली और हुआ शियोंग के सामने पहुंच गया। उसने बेपरवाही से धारदार तलवार पकड़ी, उसे खींचा और हुआ शियोंग के हाथ से हथियार छीन लिया, जिससे उसका आत्महत्या का प्रयास विफल हो गया। महाराज, आपने मुझ जैसे गद्दार को क्यों बचाया? हुआ शियोंग जमीन पर गिर पड़ा, फिर उठने की कोशिश करते हुए गहरे पश्चाताप के साथ बोला। मैंने पहले भी कहा है, जब तक तुम मेरी प्रजा हो, मेरी अनुमति के बिना किसी को मरने की इजाजत नहीं है। लियू बियान ने गंभीर भाव से कहा, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। जिस तरह लियू बियान की शाही शान देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया था। टप टप पानी की बूंदों के गिरने की आवाज। जब सबने आवाज की तरफ देखा तो सब चौंक गए। उस तेज धार वाले ब्लेड से लियू बियान का हाथ, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था, कट गया था। चमकीले लाल खून की बूंदें टपक रही थीं, जो सभी को साफ सुनाई दे रही थी। दरअसल हुआ शियोंग को बचाने के नाजुक क्षण में लियू बियान अपने हाथ को आंतरिक ऊर्जा से मजबूत करना भूल गया था, इसीलिए उसे उस तेज धार वाले ब्लेड से चोट लगी थी। महाराज, मुझ जैसे गद्दार को बचाने के लिए आपने अपने ड्रैगन शरीर को घायल कर लिया। मैं असहनीय पश्चाताप से भरा हुआ हूं। आज से मेरा जीवन महाराज का है। मैं बिना किसी संकोच के आपके लिए आग और पानी से भी गुजरने को तैयार हूं। लियू बियान को अपनी जान बचाने के लिए घायल होते देख विशालकाय हुआ शियोंग घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। इस क्षण उसका अपनी जान लेने का कोई इरादा नहीं था, उसके मन में केवल लियू बियान की दयालुता का बदला चुकाने की इच्छा थी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मेरा एक प्रश्न है, क्या आप सभी मेरे महान हान साम्राज्य की प्रजा हैं? लियू बियान ने अपने घायल हाथ पर बेपरवाही से नजर डाली। उनकी गरिमामय निगाहें हॉल के अंदर और बाहर मौजूद सभी लोगों पर पड़ी, चाहे वे वफादार मंत्री हों या पहले के शत्रु जिलियांग सैनिक। उनके स्वर में उदारता का भाव था। अध्याय 21, एक और शक्तिशाली शत्रु। हम आपकी प्रजा जीवन में महान हान साम्राज्य के लोग हैं और मृत्यु में महान हान साम्राज्य की आत्माएं हैं। हम आपकी प्रजा आपको प्रणाम करते हैं। सबसे पहले डिंगवान, युआन वेई और अन्य वफादार मंत्रियों ने अत्यंत श्रद्धा से लियू बियान को देखा और उसी समय जमीन पर घुटने टेक दिए। महाराज, आपकी अपार दया के लिए धन्यवाद। हम आपके विद्रोही प्रजाजन आपको प्रणाम करते हैं। इसके बाद जोरदार गर्जना के साथ हॉल के अंदर और बाहर मौजूद सभी जिलियांग सैनिक जमीन पर घुटने टेक दिए। अब लियू बियान के प्रति कोई शत्रुता नहीं थी, केवल समर्पण और हार्दिक आत्मसमर्पण था। अच्छा। लियू बियान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई तेज तलवार फेंक दी।
उत्तेजित भाव से उसने 3 बार जोर से अच्छा कहा और उसकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। मेरी प्रजा के रूप में मैं वही दोहराता हूं जो मैंने अभी हुआशियोंग से कहा था, मेरे आदेश के बिना आप में से किसी को भी मरने की अनुमति नहीं है, आप में से कोई भी मर नहीं सकता। बताओ, क्या तुम यह कर सकते हो? लियू बियान ने दबंगई भरे लहजे में पूछा। महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, हम ऐसा कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हॉल के अंदर और बाहर, चाहे वे पुराने मंत्री हों या युवा मंत्री, सभी लियू बियान की उदारता से प्रभावित होकर उन्माद में चिल्ला उठे। उनकी आवाज से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। वे अपनी आवाज से लियू बियान को, अपने स्वर्ग को बताना चाहते थे कि वे इस जीवन में लियू बियान के वश में हो गए हैं। मार डालो, मार डालो। ठीक इसी क्षण हॉल के बाहर से तीव्र युद्ध घोषों की लहरें सुनाई दी, साथ ही भारी कदमों की आहट भी सुनाई दी। कम से कम कई हजार सैनिक हमला कर रहे थे। अच्छी खबर नहीं, बाहरी दुश्मन का आक्रमण हो रहा है। सभी सैनिक, मेरा आदेश सुनो, तुरंत महल में प्रवेश करो और महाराज की रक्षा करो। जो कोई भी महाराज को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, उसे हमारे शवों पर से होकर गुजरना होगा। खतरे को भांपते हुए हुआशियोंग ने गंभीर चेहरा बनाया, शरीर को सहारा दिया और जोर से आदेश दिया। जी हाँ भाइयों, महाराज की रक्षा करो। जो कोई भी महाराज को हानि पहुंचाएगा, उसे हमारे शवों पर से होकर गुजरना होगा। जिलियांग सैनिकों का मनोबल इंद्रधनुष की तरह बुलंद था। 500-600 सैनिकों ने लियू बियान को घेर लिया था और सुरक्षा की कई परतें बना रखी थी। इस समय हर कोई अपनेपन की एक प्रबल भावना से ओतप्रोत था, महान हान वंश से जुड़ाव और लियू बियान की प्रजा होने का जुड़ाव। उनके हृदय में एक आवाज उन्हें बता रही थी कि अब से वे अपने सामने बैठे सम्राट की सेवा में मृत्यु तक वफादार रहेंगे और किसी को भी उन्हें हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। मार डालो, मार डालो। हॉल के बाहर आसमान को कंपा देने वाली युद्ध की चीखें और तेज होती जा रही थीं, जिसका मतलब था कि शत्रु सेना और करीब आती जा रही थी। तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। इसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। लियू बियान ने अपनी गरिमा में दृष्टि उन पर घुमाई और अपनी सुरक्षा में तैनात सैनिकों और मंत्रियों को एक तरफ हटने का आदेश दिया। महाराज, सभी लोग लियू बियान को अत्यधिक चिंता से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें उसके इरादे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विश्व के स्वामी के रूप में, महान हान साम्राज्य के स्वामी के रूप में, मुझे स्वाभाविक रूप से अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ आगे बढ़ना और पीछे हटना चाहिए। आपकी सुरक्षा में छिपना, यह किस प्रकार की मर्यादा है? लियू बियान का चेहरा भावहीन था। वह एक हाथ में तलवार लिए घेरे से बाहर निकला, उसका पूरा शरीर निर्भीक और निडर युद्ध भाव से ओतप्रोत था। महाराज, आप बिल्कुल सही हैं। साम्राज्य के उच्च अधिकारियों के रूप में सैनिकों के साथ आगे बढ़ना और पीछे हटना हमारा कर्तव्य है। आप सभी एक तरफ हट जाइए, हम महाराज के साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। लियू बियान के अदम्य वीरतापूर्ण साहस को देखकर सभी मंत्री अत्यंत भावुक हो गए। चाहे वे नागरिक अधिकारी हों या सैन्य सेनापति, सभी सैनिकों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर लियू बियान के पीछे कतारों में खड़े हो गए। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक धारदार तलवार थी, जिससे स्पष्ट था कि उन्होंने लियू बियान और सैनिकों के साथ जीने और मरने का संकल्प ले लिया था। ऐसे वीर सम्राट और ऐसे गुणी मंत्रियों के होते हुए हमारा महान हान साम्राज्य कैसे न उभरता? चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मुझे इस संकट के समय महाराज की रक्षा करनी ही होगी। हम साधारण सैनिक भले ही मर जाएं, लेकिन महाराज को किसी भी कीमत पर हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। सम्राट और उनके मंत्रियों के बीच के भावों से भी अत्यंत प्रभावित होकर सैनिकों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। सभी ने अपने हथियारों को कसकर पकड़ रखा था, किसी भी क्षण अपने सामने मौजूद वीर सम्राट के लिए मरने को तैयार थे। जब शासक और प्रजा एकमत होते हैं, तो उनकी शक्ति धातु को भी चकनाचूर कर सकती है। अध्याय 22, तीनों राज्यों का सबसे बलवान योद्धा। बूम! ग्रेट हॉल के कसकर बंद मुख्य द्वार से एक धमाके जैसी आवाज आई, मानो किसी शक्तिशाली बल ने उसे तोड़कर खोल दिया हो। मुख्य द्वार चकनाचूर हो गया और प्रवेश द्वार पूरी तरह खुल गया। मारना! एक चीख के साथ आवाज पहले से भी अधिक मजबूत और युवा थी जब हुआशियोंग आया था। धधकते लाल कवच में लिपटा एक व्यक्ति, हाथ में एक पतला दिव्य भाला लिए हुए, सुंदर चेहरे और प्रभुत्व और शक्ति के आभास के साथ अहंकारपूर्वक आगे बढ़ा। लूबू! नए व्यक्ति को देखते ही लियू बियान की पैनी निगाहें सिकुड़ गईं। उसका मन तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति कौन है और उसके हाथ में पकड़ी तलवार अनायास ही और कस गई, जिससे वह पूरी तरह सतर्क हो गया। क्या इस समय डोंगजुओ ने लूबू को अपने अधीन कर लिया है? लियू बियान वर्तमान घटनाक्रम के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। डोंगजुओ ने अभी उसे गद्दी से हटाने का विचार किया था और उसका महत्वाकांक्षी छोटा भाई अभी तक सिंहासन पर भी नहीं बैठा था। उसे याद आया कि इतिहास में जब लूबू ने डोंगजुओ के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, तब उसकी अपनी ऐतिहासिक मृत्यु हो चुकी थी, है ना? जो भी हो, शायद यह मेरे आगमन का ही असर है। लूबू या किसी और को भूल जाओ, अब यह लियू बियान की दुनिया है। जो मेरा अनुसरण करते हैं वे फलते फूलते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में अपनी निरंकुश शक्ति के बल पर लियू बियान लूबू या किसी और से नहीं डरा। मेरे लिए मरो! लियू बियान ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके हाथ में धारदार तलवार कांप उठी और उससे चांदी जैसी चमक निकली। उसने एक कदम बढ़ाया, अपनी आंतरिक ऊर्जा को मुक्त किया और उसका पूरा शरीर तेज गति से लूबू की ओर बढ़ा। कितनी हिम्मत की बात है, दुष्ट ड्रैगन का चोला पहनकर शाही सत्ता को चुनौती देने की। लियू बियान के पहनावे को देखकर लूबू की विशाल प्रभावशाली आंखों में शीतलता और क्रोध की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने हाथों में पूरी ताकत समेट ली, उसका खून खौल रहा था और उसने अपने दिव्य भाले को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। लियू बियान की ओर बढ़ते हुए उसने एक कदम बढ़ाया और भाले को उग्रता से घुमाया। पलक झपकते ही शून्य लोक में दो शक्तिशाली शक्तियां एक तेज चिंगारी के साथ आपस में टकरा गईं। क्लैंग! एक जोरदार खड़खड़ाहट की आवाज, एक कर्कश ध्वनि जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को झकझोर दिया। हॉल में मौजूद हर किसी का दिल बैठ गया। सभी लोग अत्यधिक चिंता से भर गए। महामहिम, महान हान साम्राज्य आप पर निर्भर है, आपको कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। सभी ने दिल से यही आशा व्यक्त की। तेज आवाज के बाद एक दुबली तली और एक हष्टपुष्ट आकृति दोनों ही शक्ति के प्रतिक्षेप से प्रभावित हुई और पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाई। दुबली तली आकृति लियू बियान की थी, जो भारी प्रतिक्षेप बल से प्रभावित होकर अपने कदम नहीं रोक पाई और 10 से अधिक कदम पीछे हट गई। फिर उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को बलपूर्वक ऊपर उठाकर खुद को संभाला। प्रतिद्वंद्वी लूबू का पूरा शरीर लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। वह 20 कदम से भी अधिक पीछे हटते हुए हॉल के मुख्य द्वार तक पहुंचा और फिर सीढ़ियों की ताकत का सहारा लेकर खुद को संभाला। धड़ाम! मजबूत सीढ़ियां चूर-चूर हो गईं। 3 राज्यों के सर्वोपरि शक्तिशाली सेनापति से यही उम्मीद थी। इतनी ताकत, मेरे दांतियान में मौजूद 30% आंतरिक ऊर्जा से परिपूर्ण मेरी शक्ति का सामना करने की क्षमता वाकई चौंकाने वाली है। लियू बियान का चेहरा गंभीर था और तलवार पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। कितनी शक्तिशाली चीज! आखिर यह व्यक्ति कौन है जो मुझे इस हालत में पहुंचाने की हिम्मत कर रहा है? लियू बियान की गंभीरता के विपरीत उसके सामने खड़े लूबू के चेहरे पर भय और सदमे के भाव थे। अपने भाले को कसकर पकड़े हुए उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, नसें उभरी हुई थीं, जो किसी गंभीर आघात का प्रभाव था। लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, वरना मैं लूबू को हरा नहीं पाऊंगा, लियू बियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। एक विचार के साथ ही उसने अपने शरीर में छिपी सारी शक्ति जुटा ली। इस समय यदि कोई लियू बियान के एट्रीब्यूट पैनल को खोलकर देखे तो उसे निम्नलिखित जानकारी मिलेगी। मेजबान, पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं लियू बियान। आयु 15 वर्ष। पदवी, महान हान साम्राज्य के सम्राट, केवल नाम के लिए। बुद्धि स्तर 15, औसत व्यक्ति का 10 होता है। सहन शक्ति 500, औसत व्यक्ति की 10 होती है। शक्ति 552, 5वां चरण प्राप्त किया। महारत, पीली रैंक उच्च श्रेणी, उत्तरी अंधकार दिव्य कला, पीली रैंक उच्च श्रेणी, लहरदार कदमों की हल्की कुशलता। अध्याय 23, तो वह हमारे ही किसी अपने का था। लूबू, मैं मानता हूं कि तुम शीर्ष स्तर के सेनापति बनने के योग्य हो। तुम्हारी शक्ति हजारों पुरुषों से भी अतुलनीय है।
लेकिन मुझसे सामना करने और मेरे विरुद्ध विद्रोह करने का साहस दिखाने के कारण मुझे तुम्हें मृत्युदंड देना होगा। लियू बियांग ने ठंडे स्वर में कहा और धीरे से अपनी तलवार उठाई। उसने अपना सारा ध्यान अपने दांतियां पर केंद्रित किया, अपनी शेष 60% आंतरिक ऊर्जा को जुटाकर तलवार में समाहित कर दिया। रंगीन ऊर्जा चमक उठी और पूरा महान हॉल एक घातक आभा से भर गया, जो अत्यंत घुटन भरी थी। इस घुटन भरे क्षण में पूरी तलवार एक भिनभिनाहट भरी ध्वनि के साथ हिंसक रूप से कांपने लगी। ऐसी आंतरिक ऊर्जा के कारण यह किसी भी क्षण चकनाचूर हो सकती थी, लेकिन तलवार के भीतर की क्रूरता की चपेट में आने वाला कोई भी व्यक्ति निस्संदेह मर जाता। मैं? यह युवक खुद को मैं क्यों कहता है? क्या ऐसा हो सकता है? उसके ठीक सामने भयभीत लूबू को अचानक एक विचार आया, मानो उसे अचानक कुछ सूझ गया हो। महामहिम की दिव्य शक्ति विद्रोहियों का नाश करे। महामहिम की दिव्य शक्ति विद्रोहियों का नाश करे। 10,000 सैनिकों के बीच अकेले खड़ी लियू बियांग की प्रभावशाली आकृति को देखकर सभी अधिकारी और सैनिक उन्माद में दहाड़ उठे, उनके स्वर अत्यंत श्रद्धा से भरे हुए थे। हे भगवान! यह युवक सचमुच महाराज के समान है। इस एकजुट शक्तिशाली चीख को सुनकर लूबू के चेहरे पर पहले जो भय का भाव था, मानो वह किसी महान शत्रु का सामना कर रही हो, वह अचानक बदल गया, पहले सदमे में, फिर आश्चर्य में। महामहिम, मैं यहाँ आया हूँ। तलवार से उत्पन्न जीवन मरण के संकट को महसूस करते हुए लूबू के पास सोचने का समय नहीं था और उसने घबराकर पुकारा, लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, लियू बियांग का स्थिर शरीर अचानक आगे बढ़ा। उसकी तलवार एक विषैले सांप की तरह निकली हुई थी, जिसमें एक भयंकर घातक आभा थी। इसने लूबू जैसे शक्तिशाली उच्च कोटि के सेनापति को भी क्षीण कर दिया, जिससे वह हिलने डुलने और यहाँ तक कि बोलने में भी असमर्थ हो गया। विद्रोही, मर जा! लियू बियांग दहाड़ा, मानो किसी चींटी पर फैसला सुना रहा हो। मेरा जीवन समाप्त हो गया है। लूबू का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी, साथ ही जीने की तीव्र इच्छा भी। तभी थोड़े उम्रदराज दिखने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति तेजी से बाहर से हॉल में दाखिल हुए। जब उन्होंने लियू बियांग को तलवार से वार करते हुए देखा, तो उनके वृद्ध चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। महाराज, उसे बख्श दीजिए। वह मेरा पुत्र लूबू है और वह विशेष रूप से महाराज को बचाने आया है। बुजुर्ग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे हाथ बढ़ाया और विनती से चिल्लाया। लियू बियांग तेजी से आगे बढ़ा, उसकी धारदार तलवार लूबू की छाती को भेदने ही वाली थी। लेकिन उस चीख को सुनकर उसके राजसी सुंदर चेहरे पर एक क्षण एहसास हुआ। बिना सोचे समझे, जब तलवार की नोक लूबू के शरीर से केवल 10 सेंटीमीटर दूर थी, उसने अचानक अपने विशाल हाथ से बल लगाकर तलवार के मुठ को एक तरफ मोड़ दिया। स्विश! लूबू यह सब देख रहा था, उसका दिल गले में अटक गया था। तलवार उसके बालों को छूते हुए निकल गई। उसके बाल उड़ गए। सौभाग्य से लियू बियांग ने ठीक समय पर तलवार को मोड़ दिया। वह लूबू को नहीं लगा और महल के हॉल की सामने वाली दीवार से जोर से टकराया। बूम! एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। महल की कठोर दीवार अपनी मजबूती के बावजूद तलवार के प्रहार से टोफू के अवशेषों की तरह फट गई, जिससे एक विशाल दरवाजे के आकार का छेद बन गया। उफ! तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मेरी सारी ताकत खत्म कर दी। लियू बियांग ने दुखी होकर मन ही मन बुदबुदाया। चारों ओर देखते हुए लियू बियांग महल की दीवार के खंडहरों के पास जमीन पर उदास बैठा था, धूल से सना हुआ, पूरी तरह से थका हुआ। उसकी सारी आंतरिक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई थी, जिसके कारण वह गिर पड़ा। महाराज! युआन वेई और दरबार के सभी अधिकारी यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। वे सब आगे बढ़े और लियू बियांग को उठने में मदद की। महामहिम, पुराने मंत्री जी आपकी मदद के लिए देर से पहुंचे हैं, कृपया मुझे क्षमा करें, पुराने मंत्री जी। जिस बुजुर्ग ने तुरंत रुकने का आह्वान किया था, वह लियू बियांग की ओर एक बड़ा कदम लेकर बढ़ा, घुटने टेककर बैठ गया और असीम उत्साह से भर गया। मंत्री डिंग, दरबार के सभी अधिकारियों के समर्थन से लियू बियांग किसी तरह खड़ा हो पाया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कमजोर थी। यह बूढ़े मंत्री जी हैं। बुजुर्ग मंत्री डिंग ने आंसू भरी आंखों से लियू बियांग की ओर देखा, उनकी आंखों में भी वही भावना थी जो दरबार के सभी अधिकारियों की थी, वफादारी। 10 दिन पहले उस गद्दार डोंगचुओ ने महाराज को पदच्युत करने की घोषणा की थी। बूढ़े मंत्री जी क्रोधित हो उठे, तुरंत विंग प्रांत लौट गए और वहां मौजूद सभी सैनिकों, कुल 50,000 विशिष्ट सैनिकों को आपके बचाव के लिए ले आए। मुझे डर था कि बहुत देर हो चुकी है और महाराज जी पर विपत्ति आ पड़ी है, लेकिन महाराज जी को सुरक्षित देखकर, वाह, बूढ़े मंत्री जी! बूढ़े मंत्री जी संतुष्ट होकर मरेंगे। मंत्री डिंग ने असीम उत्साह के साथ घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया। ऐसा लगता है कि मेरे आगमन ने सचमुच इतिहास में बदलाव ला दिए। लियू बियांग ने वफादार बूढ़े मंत्री की ओर देखा, उसका मन अनगिनत विचारों से भरा हुआ था। इतिहास के अनुसार बिंग प्रांत के निरीक्षक मंत्री डिंग को डोंगचुओ की कुटिल महत्वाकांक्षा का पता चला और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने डोंगचुओ से बदला लेने और शासक के आसपास के दुष्ट तत्वों को नष्ट करने के लिए अपनी सेना एकत्रित की। अप्रत्याशित रूप से डोंगचुओ के दत्तक पुत्र लूबू ने उन्हें मार डाला, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक अपने पक्ष में कर लिया था। मंत्री डिंग की सारी निष्ठा अधूरी इच्छा में तब्दील हो गई और वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने से पहले ही मर गए। हालांकि लियू बियांग के आगमन ने डोंगचुओ को जबरन मार डाला और डोंगचुओ के सबसे प्रमुख सेनापति को वश में कर लिया, जिससे घटनाक्रम का रुख बदल गया। मंत्री डिंग भी सफलतापूर्वक लोयांग में प्रवेश कर चुके थे। प्रिय मंत्री डिंग, आप बहुत विनम्रता से बोलते हैं। आपने हान राजवंश और मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाई है। मैं जीवन भर आपकी इस दयालुता को कभी नहीं भूल सकता। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लियू बियांग ने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर रखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन प्रणाम करते ही कमजोरी का एहसास उन पर फिर हावी हो गया। देखते ही देखते वे एक तरफ गिरने लगे। सौभाग्य से उनके बगल में मौजूद सभी दरबारी अधिकारी तैयार थे और उन्होंने तुरंत उन्हें सहारा दिया। अरे महाराज, आपका शरीर 10,000 सोने के बराबर है, आप यह कैसे कर सकते हैं? मंत्री डिंग ने घबराकर कहा। लियू बियांग के आदरपूर्ण व्यवहार ने उन्हें न केवल कृतज्ञता से भर दिया, बल्कि अपनेपन की एक प्रबल भावना से भी। ऐसा प्रबुद्ध शासक उनकी हार्दिक श्रद्धा का पूर्णतः पात्र था। अध्याय 24, लियू लगता है। ठीक है प्रिय मंत्री डिंग, कृपया जल्दी उठिए। इतनी अधिक शिष्टाचार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप जैसे वफादार अधिकारी मेरी रक्षा न करते, तो मुझे डर है कि उस गद्दार डोंगचुओ ने मुझे बहुत पहले ही नुकसान पहुंचा दिया होता। लियू बियांग मुस्कुराया और हल्के से हाथ हिलाया। हाँ, डोंगचुओ कहा है। डोंगचुओ का नाम सुनते ही मंत्री डिंग अचानक जमीन से उठ खड़े हुए, उनके चेहरे पर जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। बुए, उस बदमाश डोंगचुओ की तुरंत तलाश शुरू करो। उसे मार डालना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे पिता महाराज के इस महान उपकार का बदला नहीं चुका पाएंगे। मंत्री डिंग ने पास ही सदमे में डूबे लूबू से अत्यंत गंभीरता से कहा। मंत्री डिंग की आवाज सुनकर लूबू भी सदमे से बाहर आ गया और उसने अपना गंभीर और शांत स्वभाव फिर से अपना लिया। अपने दिव्य भाले को पकड़े हुए वह खड़ा हो गया और डोंगचुओ को खोजने के लिए बाहर जाने को तैयार हो गया। हाँ, लॉर्ड डिंग, कोई जरूरत नहीं है। उस बदमाश डोंगचुओ को तो फांसी भी दे दी गई है। डिंग गुआन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जोर से हंसा। उनके बगल में युआन वेई और दरबार के सभी अधिकारी भी खुशी से हंस रहे थे। क्या? डोंगचुओ को फांसी दे दी गई? महाकुलपति, महाकमांडर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस वीर योद्धा ने विश्वासघाती मंत्री डोंग का वध किया? महाराज को उसे भरपूर पुरस्कार देना चाहिए। मंत्री डिंग पहले चौंक गए, फिर राहत की सांस ली। डिंग गुआन और युआन वेई ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि केवल कुछ ही दूरी पर पड़े डोंगचुओ के मोटे शव को देखा और फिर कमजोर लियू बियांग को देखा। उनकी आंखों में श्रद्धा के अलावा कुछ भी नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है? डोंगचुओ के शव को देखकर, जिसकी आंखें मृत्यु के बाद भी खुली हुई थीं, मंत्री डिंग को अचानक वह दृश्य याद आ गया जब उन्होंने पहली बार हॉल में प्रवेश किया था। उनका दत्तक पुत्र लूबू तीनों सेनाओं में सबसे बहादुर था, एक अद्वितीय योद्धा जो लगभग लियू बियांग के हाथों मरते मरते बचा था। यह सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि डोंगचुओ की मृत्यु लियू बियांग के हाथों हुई। महामहिम की दिव्य शक्ति से मैं वास्तव में प्रभावित हूं। मंत्री डिंग ने हार्दिक भाव से झुककर प्रणाम किया। मंत्री जी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह जनरल कौन है? युआन वेई ने लूबू को बड़े आश्चर्य से देखा।
हालांकि लू बू अभी अभी लियू बियांग के हाथों मौत के मुंह से बच निकला था, फिर भी पारखी निगाहों से लू बू की अद्वितीय बहादुरी और शक्ति को देखा जा सकता था। स्वाभाविक रूप से युआन वेई को उसके बारे में जानने में दिलचस्पी हो गई। हाँ, बूढ़े मंत्री जी लगभग भूल ही गए थे। मंत्री डिंग ने अपना माथा पीटते हुए धीरे से कहा, लू बस शिष्टाचार नाम, मेरे बेटे, जल्दी आओ और महामहिम और सभी दरबारी अधिकारियों को अपना सम्मान व्यक्त करो। अधिकारी लू बू ने महाराज को प्रणाम किया और सभी स्वामियों का अभिवादन किया। अधिकारी, कवच पहने होने और पूर्ण प्रणाम न कर पाने के लिए क्षमा करें। लू बू एक घुटने पर बैठ गया, मुठ्ठियां जोड़कर प्रणाम किया। हाँ, कोई बात नहीं। एक सेनापति को कवच पहनना चाहिए। एक सेनापति का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होना चाहिए। लू बस, आपका शिष्टाचार नाम, उठो। अभी अभी आपने जो बहादुरी दिखाई, उससे हम सचमुच हैरान रह गए। तीनों राज्यों के इस सबसे वीर सेनापति को देखकर लियू बियांग लू बू से बेहद प्रसन्न हुए। वे वीर और प्रभावशाली थे। भले ही वे इतिहास के 3 उपनामों वाले दास कहलाए हों, लियू बियांग ने अनुमान लगाया कि इतिहास पूरी तरह सच नहीं हो सकता। आखिर इतिहास तो विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और हमेशा पूर्ण सत्य पर आधारित नहीं होता। लू बू को 3 उपनामों वाले दास का नाम शायद विजेताओं ने ही गढ़ा हो। महामहिम अधिकारी की चापलूसी करते हैं। वास्तव में आपकी शक्ति ही वह कारक है जो अधिकारी को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने और पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए मजबूर करती है। लू बू की आंखों में आदर का भाव था और उन्होंने ईमानदारी से बात की। यह जानना आवश्यक है कि यह लू बू थे जो अपनी युद्ध कला को स्वर्ग में अद्वितीय मानते थे, और यह पहली बार था जब उन्होंने किसी व्यक्ति के प्रति इतना सम्मान दिखाया था। और यह व्यक्ति स्वयं स्वर्ग के सम्राट थे। अब से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लू बू की भावनाएं लियू बियांग के प्रति केवल सम्मान ही नहीं बल्कि अटूट निष्ठा भी थी। हाँ, मंत्री डिंग ने अपनी दाढ़ी सहलाई। अपने दत्तक पुत्र और जिस परमेश्वर की वह सेवा करते थे, उनके बीच इस भावपूर्ण संवाद को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। लियू कहा गई, पीछे से हुआ शियोंग ने चारों ओर देखकर आश्चर्य से पूछा। यह सुनकर विजय के उल्लास में डूबे हुए लियू बियांग और सभी दरबारी अधिकारी अपने उल्लास से बाहर आ गए और उनके चेहरे गंभीर हो गए। हुआ ज्योंग। अन्य मंत्रियों की गंभीरता की तुलना में मंत्री डिंग हुआ शियोंग की आवाज सुनकर बेहद चिंतित हो गए। वे डोंगजुओ के प्रमुख सेनापति को अच्छी तरह जानते थे। 10 दिन पहले अगर लू बू ने उन्हें सुरक्षा न दी होती तो हुआ शियोंग उन्हें मार डालते। पश्चिमी लियांग में अभी भी बहुत सारे विद्रोही मौजूद हैं। मेरे डिंग प्रांत के अभिजात वर्ग, मेरा आदेश सुनो। पश्चिमी लियांग के किसी भी विद्रोही को मार डालो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो। लू बू अचानक खड़ा हो गया, उसकी बाघ जैसी निगाहें पीछे की ओर घूमी। तभी उसने हरे कवच में लिपटे सैकड़ों जिलियांग सैनिकों और उनके नेता हुआ शियोंग को देखा। तुरंत ही उसके भीतर हत्या का तीव्र इरादा जागृत हो गया। लू बू की अनोखी आवाज सुनकर हॉल के बाहर पंक्तिबद्ध होकर खड़ी बिंग प्रांत के सैनिकों ने अपनी तलवारें लहराईं और उग्र हत्या के इरादे से अंदर की ओर दौड़ पड़े। मारो, मारो, अपने हाथ थाम लो। युआन वेई का चेहरा बदल गया और वह झट से उन दोनों पक्षों के बीच खड़ा हो गया जो आपस में भिड़ने वाले थे। ग्रैंड कमांडेंट, आपका क्या मतलब है? आप इन विद्रोहियों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? मंत्री डिंग के स्वर में आरोप का भाव स्पष्ट था। हम बोलेंगे। हुआ शियोंग और यहाँ मौजूद सभी जिलियांग सैनिकों ने हमारे प्रति निष्ठा की शपथ ली है। अब वे विद्रोही डोंगजुओ के प्रति नहीं है। लियू बियांग ने खुद को सहारा देते हुए जोर से घोषणा की। उसकी निगाहें सैकड़ों भयभीत जिलियांग सैनिकों की ओर घूम गईं और उसने उन्हें आश्वस्त करने वाला भाव दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि पश्चिमी लियांग किस बात से डर रहे थे। यह उपयोग के बाद त्याग दिए जाने के अलावा और कुछ नहीं था। सब लोग रुक जाओ। यह सुनकर मंत्री डिंग और लू बू के चेहरे पर कुछ सुधार आया और उन्होंने बिंग प्रांत के सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। प्रिय मंत्री डिंग, शाही महल और लोयांग को तुरंत घेरने के लिए सेना भेजें। हालांकि डोंगजुओ हार चुका है और पश्चिमी लियांग की सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, फिर भी डोंगजुओ के कई भरोसेमंद सहयोगी पश्चिमी लियांग और चांगान के विभिन्न स्थानों की रक्षा कर रहे हैं। यदि लियू अपनी योजनाओं और चालों से बच निकलता है तो इससे एक और खूनी लड़ाई छिड़ सकती है। तीनों राज्यों के इतिहास को समझने वाले लियू बियांग के रूप में वे लियू की बुद्धिमत्ता को भली भांति जानते थे। डोंगजुओ की इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने और शाही सत्ता को इतनी मजबूती से चुनौती देने की क्षमता काफी हद तक लियू की रणनीतियों पर निर्भर थी। अध्याय 25 बंधक। तीनों राज्यों के इतिहास को समझने वाले लियू बियांग को लियू की बुद्धिमत्ता का भली भांति ज्ञान था। डोंगजुओ की इतनी शक्ति तक पहुंचने और शाही सत्ता को इतनी जोरदार चुनौती देने की क्षमता काफी हद तक लियू की रणनीतियों पर निर्भर थी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लियू बियांग लियू को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते थे। इस व्यक्ति का हृदय सियार जैसा है और उसे मरना ही होगा। महाराज, कृपया निश्चिंत रहें। इस वृद्ध मंत्री द्वारा लाए गए 50,000 सैनिकों ने शाही महल को पूरी तरह से घेर लिया है। लोयांग में मौजूद जिलियांग के सभी सैनिक आत्मसमर्पण करने वालों को छोड़कर मारे जा चुके हैं। लियू के लिए अब और अतिरिक्त सैनिक लाना असंभव है। इसलिए लियू की बुद्धि चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, वह दसियों हजार सैनिकों की तलवारों और भालों का सामना नहीं कर सकते। मंत्री डिंग ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और स्पष्ट रूप से कहा, यह अच्छी बात है। तभी लियू बियांग ने राहत की सांस ली। चूंकि शाही महल को सील कर दिया गया था, इसलिए लियू अभी तक भागा नहीं होगा और इस समय शाही महल के अंदर ही होगा। इंतजार। लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद लियू बियांग को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसके पीले सुंदर चेहरे पर गहन गंभीरता का भाव आ गया। लियू की मानसिकता को देखते हुए उसे पता होगा कि अब भागना मुश्किल है। वह कहां भागेगा? बचने के लिए वह कौन सा तरीका अपनाएगा? यह तो बुरा हुआ। वह सियार लियू जरूर हरम में भाग गई होगी। पल भर में लियू बियांग को कुछ एहसास हुआ और उसके सुंदर चेहरे पर तीव्र चिंता झलक उठी, जिससे भीतर ही अंदर घबराहट की भावना पैदा हो गई। महाराज, क्या गड़बड़ है? सभी मंत्रियों ने भौहें चढ़ाकर आश्चर्य से पूछा। लू बू, हुआ शियोंग, मेरे आदेश का पालन करो। लियू बियांग के पास आगे स्पष्टीकरण देने का समय नहीं था और उसने सीधे आदेश जारी कर दिया। यह अधीनस्थ सेनापति यहाँ है। दोनों सेनापतियों ने एक साथ घुटने टेकते हुए उत्तर दिया। तुम दोनों सैनिकों का नेतृत्व करो और तुरंत महारानी के शाही शयन कक्ष की ओर दौड़ो। वह बदमाश लियू महारानी को सौदेबाजी के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करके हमें धमकाने की योजना बना रहा होगा। लियू बियांग ने अत्यंत गंभीरता से आदेश दिया। ये शब्द सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। जी हाँ, हरम में महाराज की जन्मदाता मां अभी भी लियू के वश में थी। हम, आपकी प्रजा, आपके आदेश का पालन करते हैं। लू बू और हुआ शियोंग एक साथ खड़े हो गए। स्थिति गंभीर थी, इसलिए उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की और अपने अपने सैनिकों को लेकर तेजी से हरम की ओर चल पड़े। प्रिय मंत्री डिंग, प्रिय मंत्री युआन, डोंगजुओ के कारण उत्पन्न विपत्ति से सभी मंत्रियों को कष्ट हुआ है। मैं इन दोनों प्रिय मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे लिए उन्हें अस्थायी रूप से शांत करें। डोंगजुओ की अराजकता पूरी तरह से शांत हो जाने पर हम निश्चित रूप से एक भव्य दरबार लगाएंगे और उन्हें बड़े पुरस्कार प्रदान करेंगे। लियू बियांग ने गंभीर और कृतज्ञतापूर्ण भाव से दोनों वफादार बुजुर्ग मंत्रियों की ओर देखा और उनसे अनुरोध किया। महामहिम, कृपया निश्चिंत रहें। हम वरिष्ठ मंत्रीगण सब कुछ समझते हैं। डिंग गुआन और युआन वेई दोनों ने झुककर यह कार्य स्वीकार किया। यह सुनकर लियू बियांग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उनकी पैनी निगाहें ग्रेट हीरो हॉल पर घूम गईं, जो शूरा के किसी नरक के समान लग रहा था। उन्होंने मुड़कर उन दो वफादार जनरलों की ओर देखा जिन्होंने इस बार लियू बियांग की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काओ काओ, युआन शाओ, दोनों प्रिय मंत्रियों, जल्दी से हमें महारानी के महल तक ले चलो। अधिकारी ने आदेश का पालन किया। दोनों ने आदरपूर्वक जवाब दिया और देर करने की हिम्मत नहीं की। एक एक करके दोनों ओर से उन्होंने लियू बियांग की मदद की, या यूं कहें कि लगभग उसे उठाकर जल्दी से मुख्य हॉल से बाहर निकलकर हरम की ओर चल दिए। शिवजिंग महल के सामने, जो हरम का पहला महल था, लू बू और हुआ शियोंग लगभग 1000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। तलवारें सीधी खड़ी थीं और कवच सख्त था। शिवजिंग महल को अंदर से 3 परतों और बाहर से 3 परतों में घेरा गया था। ऐसी संरचना के नीचे एक मक्खी भी नहीं बच सकती थी, सिवाय उनके जिनके पास लू बियांग के स्तर की युद्ध शक्ति हो।
शिवजिंग महल के मुख्य द्वार पर लीरू, जिसका चेहरा उन्मादी घृणा से भरा हुआ था, ने एक तेज धार वाली तलवार एक अधेड़ उम्र की सुंदरी की गर्दन पर सटा रखी थी। मात्र एक जोरदार वार से वह उस सुंदरी को खून से लथपथ कर सकता था। लगभग 1000 कठोर सैनिकों का सामना करते हुए लीरू ने इसी शक्ति का सहारा लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि यह लियू बियांग की जन्मदाता मां महारानी ही थी। लीरू, चूंकि हम कभी सहकर्मी थे, इसलिए मैं आपको महारानी को रिहा करने की सलाह देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महाराज के उदार स्वभाव के कारण वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। हुआ शियोंग ने विनम्रतापूर्वक सलाह दी, उनके चेहरे पर ईमानदारी का भाव था। हा। हुआ शियोंग, मगरमच्छ के आंसू बहाना और दिखावटी दयालुता दिखाना बंद करो। मेरे ससुर ने वर्षों से तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? अगर मेरे ससुर न होते तो शायद तुम आज भी किसी गरीब झुग्गी बस्ती में जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे होते, है ना? फिर भी अब तुम अपने स्वामी के हत्यारे को अनदेखा करके दुश्मन से मिल गए हो। इस दुनिया में जीने के लिए तुम्हारे पास अब कैसी इज्जत बची है? लीरू ने भयंकर और उन्मादी लहजे में कहा। मैं। लीरू की जहरीली जुबान से आहत होकर हुआ शियोंग के चेहरे पर असमंजस के भाव थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। बस करो, हुआ शियोंग, इस व्यक्ति पर शब्दों को व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय सेनापति गाओ और युआन के समर्थन से लियू बियांग लगभग 1000 सैनिकों की घेराबंदी पार करते हुए अंततः शिवजिंग महल के सामने पहुंच गया। वह अग्रिम पंक्ति में पहुंचकर सीधे दृश्य का सामना करने लगा। महारानी हेको लीरू द्वारा बंधक बनाए जाने पर उसके भीतर से एक गहरा हृदय विदारक भाव उत्पन्न हुआ, जिसे छुपाना असंभव था। यह मां और पुत्र का बंधन था, रक्त और मांस का अटूट बंधन। कुत्ते सम्राट, तुमने खुद को इतनी गहराई से छुपाया। मैं, लीरू, जीवन भर चतुर और हिसाब किताब करने वाली रही, फिर भी तुम्हारे जैसे एक मामूली पीले बालों वाले बच्चे ने मुझे धोखा दे दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। लियू बियांग को आते देख लीरू की आंखों में व्यक्त द्वेष और घृणा को शब्दों में बयां करना सचमुच असंभव था। लीरू ने अपना सिर घुमाते हुए मोहक स्वर में हुआ शियोंग की ओर देखा। हुआ शियोंग, अगर तुम्हें अभी भी अपने ससुर की दिखाई गई दयालुता याद है, तो अभी अपनी सेना का नेतृत्व करो, कुत्ते सम्राट को मार डालो और अपने ससुर का बदला लो। लीरू ने क्रोध भरे लहजे में कहा। लीरू, इसके बारे में सोचना भी मत। हुआ शियोंग भला कैसे सुन सकता था? वह क्रोध से भरे चेहरे के साथ दहाड़ा। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम्हें बदला लेना नहीं आता, निर्दयी। तुमने अपने ससुर द्वारा दी गई साधना और शिक्षा को व्यर्थ कर दिया है। लीरू ने घोर क्रोध में चिल्लाते हुए कहा। अध्याय 26, उसके असली रंग का खुलासा। लीरू, तुम अपने तथाकथित ससुर का बदला लेने के लिए इतने धार्मिक आक्रोश से बोल रही हो, लेकिन क्या तुम वास्तव में अपने ससुर की मृत्यु के कारण हमसे नफरत करती हो? लीरू की उन्मादी दहाड़ सुनकर लियू बियांग बिल्कुल अप्रभावित रहा। उसने ठंडे स्वर में बात की, जिससे अधिकार का एक अदृश्य आभास उत्पन्न हुआ। डॉग सम्राट, आपका इससे क्या मतलब है? तुमने मेरे ससुर की हत्या की, यह बहुत बड़ा अपराध है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस स्त्री की जान तुरंत ले लूंगा? लियू बियांग की ये बातें सुनकर लीरू का पागलपन भरा चेहरा अचानक भयानक हो गया। उसने अपनी तेज तलवार पर पकड़ और कस ली और उसने बंधक बनाई हुई महारानी हे की गर्दन पर एक निशान बना दिया। जरा और बल लगाने पर वह मर जाती। महारानी हे ने धीरे से सिसकते हुए कहा, उनका सुंदर चेहरा दर्द से कराह रहा था। धत तेरी की। अपनी जन्मदाता मां की पीड़ा देखकर लियू बियांग मन ही मन कोसने लगा, काश वह लीरू के 10,000 टुकड़े कर देता। लेकिन वह जरा सी भी चिंता नहीं दिखा सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो लीरू और भी ज्यादा बेपरवाह हो जाएगी और महारानी हे और भी बड़े खतरे में पड़ जाएंगी। लीरू, ओ लीरू, तुम जीवन भर चतुर और हिसाब किताब करने वाले रहे, यह मानते हुए कि तुम सब कुछ अपने हाथों में ले सकते हो। डोंगजुओ के दामाद बनने से लेकर उनका विश्वास जीतने, फिर कदम दर कदम उनकी सैन्य शक्ति और अधिकार हासिल करने में मदद करने और लगभग हमारे महान साम्राज्य को उखाड़ फेंकने तक, मुझे कहना होगा, तुम्हारी योजनाएं सचमुच असीमित थीं। लियू बियांग ने ठंडे स्वर में बात की, उसके चेहरे से एक भयावह चमक निकल रही थी। हालांकि हम आपसे पूछते हैं, क्या आपकी वफादारी वास्तव में डोंगजुओ के प्रति थी? लियू बियांग ने वफादारी शब्द पर विशेष जोर दिया, जिसका अर्थ कुछ हद तक निहित था। कुत्ते के सम्राट, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुमने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की, तो मैं इस औरत को तुरंत मार डालूंगा। लीरू की आंखों में, जो दुर्भावना से चमक रही थीं, अचानक सदमे का एक निशान दिखाई दिया, मानो कुछ उजागर हो गया हो। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। हमारी बात पूरी सुनो और देखो कि क्या चीजें वैसी ही हैं जैसा हम कहते हैं। हालांकि लियू बियांग का दिल बुरी तरह से जकड़ा हुआ था, लेकिन उसका बाहरी रूप शांत था, जिससे खतरे का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। हमने सुना था कि डोंगजुओ का एक बेटा था, है ना? लेकिन जिस साल वह बालिग हुआ, उसी साल अचानक उसकी हिंसक मौत हो गई। लियू बियांग के सुंदर चेहरे पर व्यंग्य का भाव झलक रहा था। यह सुनकर शिवजिंग पैलेस के आसपास का इलाका अचानक शांत हो गया, जिसके बाद हंगामा मच गया। क्या डोंगजुओ का सचमुच एक बेटा था? क्या उनकी मृत्यु अचानक और हिंसक तरीके से हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि डोंगजुओ के बेटे की हत्या इसी लीरू ने की हो? लियू बियांग के वर्णन को सुनकर और लीरू के सभी कार्यों को याद करके एक मूर्ख को भी इस बात को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कुत्ते के सम्राट, चुप रहो। ये सरासर बकवास है। एक और शब्द बोला तो मैं तुरंत इस औरत को मार डालूंगा, चाहे हम सब एक साथ मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। लीरू के गुस्से से भरे चेहरे पर दहशत छा गई, मानो उसका भी टूट गया हो। तुम नहीं चाहते कि मैं बोलूं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, लियू बियांग ने व्यंग्य किया। डोंगजुओ के बेटे की हत्या सचमुच तुमने ही की थी। उसके बेटे के अस्तित्व के कारण, चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो या कुछ भी करो, अंततः सब कुछ किसी और का ही होगा। तुमने डोंगजुओ की हर संपत्ति हासिल करने के लिए हर संभव साजिश रची। मैंने डोंगजुओ को मार डाला और तुम क्रोधित हो, तुम आग बबूला हो, काश तुम मुझे भी मार डालते। लेकिन क्या तुम सचमुच डोंगजुओ का बदला लेना चाहते हो? ये तो बड़ा मजाक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदला लेने की बात करने की, मानो ये जायज हो। क्या तुम सिर्फ इसलिए नाराज नहीं हो कि मैंने डोंगजुओ को मार डाला, तुम्हारे महान साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की योजना को चकनाचूर कर दिया और डोंगजुओ के सत्ता हथियाने के बाद सब कुछ आसानी से अपने हाथ में लेने के तुम्हारे खूबसूरत सपने को चूर-चूर कर दिया? लियू बियांग ने व्यंग्य करते हुए लीरू के दिल में दबे सारे विचार जाहिर कर दिए। लियू बियांग के शब्दों से लीरू के सारे छल और डोंगजुओ के प्रति उसकी सारी वफादारी पूरी तरह उजागर हो गई। अंततः वह हमेशा से ही षड्यंत्र रच रहा था, यह सब शुरू से अंत तक सोची समझी साजिश थी। तथाकथित शक्तिशाली डोंगजुओ, जो दुनिया पर राज करता था, लीरू द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सिर्फ एक मोहरा था। कुत्ते सम्राट, लीरू ने अत्यंत द्वेष से लियू बियांग को घूरा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सारी गुप्त योजनाएं, जिनका उसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था, लियू बियांग के हाथों उजागर हो जाएंगी। पहले डोंगजुओ को लियू बियांग ने मार डाला, जो इस योजना का एक सफल हिस्सा था, और अब उसका अंतिम भेस भी उतर गया। घृणा, पागलपन भरी घृणा, उसकी आंखों में द्वेष भरा हुआ था। अचानक उसने महारानी हे को आगे की ओर धकेल दिया और इस क्षणिक ध्यान भटकाव का फायदा उठाते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद तेज तलवार लहराई और उग्रता से लियू बियांग की ओर झपटा। कुत्ते के सम्राट, मैं तुम्हें मार डालूंगा, लीरू ने दहाड़ते हुए वार किया। सम्राट की रक्षा करो। एक साधारण विद्वान, भले ही वह कितनी भी धूर्त योजनाओं से भरा हो, अंततः एक साहित्यकार ही होता है जो मुर्गी को भी बांधना नहीं जानता। भला वह लगभग 1000 सैनिकों, 1000 के शत्रु लू बू और 100 के शत्रु हुआ शियोंग के सामने लियू बियांग को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? गद्दार, महाराज को हानि पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मर जा, लू बू दहाड़ा। उसके हाथ में मौजूद दिव्य भाला तैरते हुए सांप की तरह लहरा रहा था और जबरदस्त शक्ति से हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। अपने बेटे को खोने के दर्द से हमारे पूर्व स्वामी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया था। अगर तुम न होते तो वह इस तरह के विद्रोही और सत्ता हथियाने वाले कृत्य कैसे कर पाते? मर जाओ। हुआ शियोंग का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था और उसके हाथ में मौजूद चौड़ी तलवार चमक रही थी, क्योंकि वह बेतहाशा वार कर रहा था। धड़ाम।
दो तीखे और निर्मम वारों से घायल होकर लीरू पलक झपकते ही भाले से भेद दिया गया। उसकी जीवन शक्ति एक पल में ही क्षीण हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हुआ शियों की लहराती हुई विशाल तलवार हवा में लहराई। तलवार की एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सिर हवा में बहुत ऊपर उछला, आंखें घोर अनिच्छा से चौड़ी थीं, फिर जमीन पर गिर पड़ा। यह सब एक पल में हुआ, यहाँ तक कि एक महान लुओ स्वर्ण अमर भी उसे बचा नहीं पाता। अध्याय 27 पश्चिमी उद्यान के 8 कर्नल। उफ! लीरू के निर्जीव शव को देखकर लियू बियान ने ठंडे पसीने को पोंछा और राहत की एक लंबी सांस ली। लियू बियान के इतना अधिक बोलने का कारण लीरू को विचलित करना था, जिससे वह अपनी जन्मदाता माता महारानी हे को बचा सके। बेशक यह तरीका बेहद खतरनाक था। उसे अभी-अभी सचमुच डर था कि लीरू क्रोध में आकर महारानी हे की हत्या न कर दे। महाराज, आपको कैसे पता चला कि डोंगजुओ के बेटे की हत्या लीरू ने की थी? लियू बियान का समर्थन कर रहे काओ काओ ने बड़े आश्चर्य से पूछा। युआन शाओ के चेहरे पर भी वही भाव थे। आखिरकार लियू बियान शाही महल की ऊंची दीवारों के भीतर ही पला बड़ा था और उसने कभी महल नहीं छोड़ा था। जब डोंगजुओ ने अपने बेटे को खोया, तब वह केवल हेडोंग का प्रशासक था, एक मामूली स्थानीय अधिकारी। लियू बियान ऐसे व्यक्ति पर ध्यान क्यों देता? यह तो अंधेरे में स्वर्ग द्वारा तय किया गया था। लियू बियान ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया, बल्कि नाटकीय ढंग से आकाश की ओर इशारा किया, मानो किसी असाधारण बात का संकेत दे रहा हो। वह सबको यह कैसे बता सकता था कि उसे डोंगजुओ के बेटे के बारे में 3 राज्यों के काल के अनौपचारिक ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चला था और फिर उसने मनगढ़ंत कहानी बना ली थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका यह बेतुका अनुमान इतना सटीक साबित होगा कि लीरू को अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा कि यह सब सचमुच स्वर्ग की मर्जी थी, स्वर्ग द्वारा नियत। अप्रत्याशित रूप से लियू बियान की आकस्मिक टिप्पणी ने काओ काओ और सभी सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को तरह-तरह की अटकलों में लिप्त कर दिया। महामहिम बचपन से ही महल के भीतर एकांत में रहते आए हैं और उन्होंने कभी बाहरी लोगों से संपर्क नहीं किया। उनके पास ऐसी शक्तिशाली युद्ध कला होने की कोई अफवाह नहीं है। नहीं, उनके पास जो है वह युद्ध कला नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति है जो युद्ध कला से कहीं बढ़कर है। क्या महाराज का स्वर्ग द्वारा नियतिकृत होने का कथन यह दर्शाता है कि महाराज वास्तव में स्वर्ग से अवतरित एक दिव्य देवता हैं, जिन्हें स्वर्ग से सहायता प्राप्त हो रही है। प्राचीन काल में अमर और देवताओं की अवधारणा लोगों के दिलों में गहराई से बसी हुई थी। लियू बियान की चमत्कारिक गति और हाथ के एक इशारे से ही मार डालने की दिव्य शक्ति को देखते हुए सभी को यकीन हो गया कि लियू बियान स्वर्ग से अवतरित कोई दिव्य प्राणी है, स्वर्ग द्वारा भेजा गया कोई सम्राट है। परिणाम स्वरूप लियू बियान के प्रति सबकी निष्ठा एक बार फिर बढ़ गई। उनकी आंखों में श्रद्धा का भाव भर गया। जो निष्ठा पहले 90% से अधिक थी, वह अब संभवतः 100% हो गई थी। महारानी माँ, लियू बियान ने महारानी हे की ओर चिंता भरी नजरों से देखा। काओ काओ और युआन शाओ के सहारे से खुद को छुड़ाकर वह पलक झपकते ही आगे की ओर दौड़ पड़ा। बियानेर, मेरी बियानेर, महारानी हे ने शरीर के दर्द की परवाह न करते हुए उठने की कोशिश की और चिंता से भरी आंखों से खुद को लियू बियान पर झपट डाला। महारानी माँ, महारानी हे को देखते ही लियू बियान के शरीर और मन में आत्मीयता और गहरे रक्त संबंध का गहरा जुड़ाव उमड़ आया। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति से अपनी माँ महारानी हे को गले लगा लिया, जो बेहद चिंतित थी। बियानेर, मेरे बियानेर, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। तुमने अपनी माँ को बहुत डरा दिया था। माँ, ओह, माँ को लगा कि उस गद्दार डोंगजुओ ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। महारानी हे की आवाज में गहरी चिंता थी, उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। स्पष्ट रूप से यह एक माँ की अपने बेटे के लिए चिंता थी। महारानी जी, अब सब ठीक है, बियानेर ठीक है। गद्दार डोंगजुओ को भी बियानेर ने मार डाला है। बियानेर जल्द ही डोंगजुओ के बचे कुचे अंशों का भी सफाया कर देगी और हमारा महान हान साम्राज्य कभी नहीं गिरेगा। लियू बियान ने महारानी हे की पीठ थपथपाई, उनका स्वर कोमल और दिलासा देने वाला था। वो मुझे इन सब जरूरी बातों की परवाह नहीं है। माँ बस चाहती है कि तुम सुरक्षित रहो। अपने बेटे को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर महारानी हे का दिल खुशी से भर गया। फिर भी उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। खोई हुई चीज को वापस पाने की भावना को भला कौन समझ सकता है। लियू बियान ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा, बस महारानी हे के काले बालों को सहलाते हुए चुपचाप उन्हें सांत्वना दी। महारानी हे के थोड़ा शांत होने के बाद लियू बियान ने देखा कि वह उसकी बाहों में सो गई है। इसलिए लियू बियान ने धीरे से उन्हें उठाया, बिना ज्यादा शोर किए। उसी समय उन्होंने दोनों मंत्रियों काओ और युआन को आदेश दिया, मंत्री काओ, मंत्री युआन, मेरे पास आप दोनों के लिए एक काम है। आपकी प्रजा महामहिम के आदेश की आदरपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। दोनों मंत्रियों ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक जमीन पर सिर झुकाया। फिलहाल हमारे लोयांग शाही शहर में लाखों सशस्त्र सैनिक मौजूद हैं। बिंग प्रांत के सैनिकों और 20,000 से भी कम पश्चिमी लियांग सैनिकों के अलावा इन बचे हुए सैनिकों पर भी मेरे बिंग प्रांत के सैनिकों का नियंत्रण है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि एक और बल है जिसे दिवंगत सम्राट ने मेरे लिए छोड़ा था। यह बल फिलहाल तैयार है, लियू बियान ने गंभीर भाव से कहा। क्या महामहिम पश्चिमी उद्यान के 8 कर्नलों के 1 लाख सैनिकों का जिक्र कर रहे हैं? मंत्री काओ और युआन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, क्योंकि वे मूल रूप से पश्चिमी उद्यान के 8 कर्नलों में से 2 थे, जिनमें से प्रत्येक के पास 10,000 सैनिक थे। लेकिन डोंगजुओ के राजधानी में प्रवेश करने के बाद उसने तुरंत उन पर नियंत्रण कर लिया और उन्हें पश्चिमी उद्यान में वापस जाकर महान सेना की कमान संभालने से रोक दिया। अन्यथा पश्चिमी उद्यान के 1 लाख सैनिकों की मदद से डोंगजुओ इतना अत्याचार नहीं कर पाता। इतिहास में डोंगजुओ के सामंती सरदारों में सबसे आगे निकलने, अपार शक्ति प्राप्त करने और 18 सामंती सरदारों की संयुक्त सेनाओं का प्रतिरोध करने का मुख्य कारण यह था कि उसने पश्चिमी उद्यान के 8 कर्नलों के कुलीन सैनिकों को प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब डोंगजुओ की बारी नहीं थी। अध्याय 28 सामंत पद की औपचारिक मान्यता। पुनश्च वुलियांग को ढूंढने के लिए कृपया वीचैट पर आधिकारिक अकाउंट वुलियांग गोंगड़े खोजें। जी हाँ, ये वही पश्चिमी उद्यान के 8 कर्नल है। जब डोंगजुओ ने लोयांग में घुसपैठ की तो वह पश्चिमी उद्यान के सैनिकों को अपने इस्तेमाल के लिए भर्ती करना चाहता था। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि दिवंगत सम्राट ने सत्ता में रहते हुए पहले ही एक आदेश जारी कर दिया था। पश्चिमी उद्यान के 8 कर्नल आदेशों का पालन करते हैं, व्यक्तियों का नहीं। 8 कर्नलों में से 2 होने के नाते आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। लियू बियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। अतः मैं तुम्हें स्वर्ण चिन्ह और उपादेश प्रदान करता हूँ। पश्चिमी उद्यान की सेना को एकीकृत करो। डोंगजुओ के प्रति निष्ठा रखने वाले या डोंगजुओ द्वारा नियुक्त सभी सेनापतियों का खात्मा करो। क्या तुम दोनों यह कार्य कर सकते हो? लियू बियान ने अपने हाथों में हाथ पे मारे और उसके हाथ में एक स्वर्ण चिन्ह प्रकट हुआ, जिस पर एक सजीव स्वर्ण ड्रैगन उकेरा गया था। महाराज निश्चिंत रहें, आपकी प्रजा पश्चिमी उद्यान की सेना को आपके लिए पूरी लगन से नियंत्रित करेगी। काओ और युआन दोनों ने आदरपूर्वक आदेश स्वीकार किया। पश्चिमी उद्यान के 1 लाख सैनिकों को नियंत्रित करना असाधारण शक्ति का प्रतीक था और वे इस बात से अत्यंत प्रभावित थे कि लियू बियान ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। अच्छा, मुझे तुम पर भरोसा है। मंत्री हुआ, आप कहाँ हैं? लियू बियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर जोर से पुकारा। आपका विषय यहाँ है, कवच पहने 2 हत्ते-कट्टे आदमियों ने जवाब दिया। डोंगजुओ के धोखे से राजधानी में प्रवेश करने से लोयांग के अंदर और बाहर अशांति फैल गई है, छोटे-मोटे अपराध बढ़ गए हैं और आम जनता इस अराजकता से पीड़ित है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपने सैनिकों का नेतृत्व करके उपद्रवियों को समाप्त करो ताकि दूसरों को सबक मिले। लोयांग पर फिर से नियंत्रण हासिल करो और स्थिरता बहाल करो। लियू बियान ने अधिकारपूर्वक आदेश दिया। आपकी प्रजा आदेश का पालन करे। दोनों जनरलों ने सिर झुकाया। अच्छा, हमारा महान हान साम्राज्य इस समय कठिन परिस्थिति में है और सभी प्रिय मंत्रियों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। मैं आपकी उपलब्धियों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 5 दिनों में जब स्थिति स्थिर हो जाएगी, मैं एक भव्य दरबारी सभा बुलाऊंगा जिसमें सभी योग्य व्यक्तियों को उनके योगदान के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। सभी व्यवस्थाएं हो जाने के बाद लियू बियान ने संतुष्टिपूर्वक महारानी हे को शिवजिंग महल में प्रवेश कराया। डोंगजुओ के विद्रोह से पीड़ित होने के कारण माता पिता को आपस में ठीक से बातचीत करने की आवश्यकता थी। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर महारानी हे का चिंतित मन आखिरकार शांत हो गया।
लियू बियांग के दिलासा देने के बाद थकी हुई शरीर और मन से महारानी हे पलंग पर लेट गईं और सो गईं। डोंग जुओ के चले जाने के बाद उन्हें बहुत शांति मिली। आप सब जा सकते हैं। मैं अकेले शांति से रहना चाहता हूँ। लियू बियान अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया और अपनी सेवा में तल्लीन दासियों और हिजड़ों को हाथ हिलाकर इशारा किया। शाही अधिकार का आभास अनायास ही प्रकट हो गया। जैसा आपका आदेश हो। कई महल की दासियों और हिजड़ों ने लियू बियान के सीधे आदेश को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए आदरपूर्वक उनके ऊपर एक शानदार लबादा डाला, सिर झुकाया और चुपचाप चले गए। महारानी हे को शांति से सोते हुए देखकर लियू बियान का चिंतित हृदय भी शांत हो गया। महारानी माँ और मेरी वफादार प्रजा, सैनिकों, मेरे साम्राज्य निश्चिंत रहें। अब से डोंग जुओ का विद्रोह दोबारा कभी नहीं होगा। अब से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी शक्तिशाली विशेषज्ञ हो, यहाँ तक कि भाग्य ही क्यों न हो, मैं इसे दृढ़ता से अपने हाथों में थामे रहूंगा। लियू बियान ने चुपके से अपनी मुठ्ठियां भींच ली और मन ही मन प्रतिज्ञा की। है सिस्टम, मेरा मास्टर पहचान और एकीकरण कार्य पूरा हो गया है ना? यह सोचकर उत्साहित होकर लियू बियान एक अलग गलियारे में गया और मन ही मन सिस्टम से संवाद किया। डिंग। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने और इतिहास रचने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग। मिशन पुरस्कार जारी किए गए। पुरस्कार पूर्ण गुरु मान्यता और एकीकरण। पुरस्कार 10,000 अंक। पुरस्कार सर्वोच्च साधना तकनीक, सम्राट स्वर्ण पैमाने की तकनीक। मानसिक संचार के बाद सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इतिहास बदलना? हम अब से कोई इतिहास नहीं होगा। मैं ही इतिहास हूँ, मैं ही इतिहास रचूंगा। लियू बियान के दिल में असीम आत्मविश्वास उमड़ आया। डिंग। होस्ट, क्या आप मास्टर रिकॉग्निशन और इंटीग्रेशन को पूरा करना चाहते हैं? सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज ने पूछा। बकवास, अभी एकीकृत करो, लियू बियान ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। डिंग। स्वामी की पहचान शुरू होती है, मेजबान की आत्मा में पूरी तरह से एकीकृत हो जाती है। लियू बियान को अपने मन के रहस्यमय स्थान से एक अलौकिक सुनहरी रोशनी उठती हुई महसूस हुई और फिर एक गहरी शांति की अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसका शरीर और मन दोनों शांत हो गए, मानो वह किसी परिलोक में घूम रहा हो। डिंग। स्वामी की पहचान पूरी हो गई। इससे मेजबान को अपने शरीर और अस्थि मज्जा को शुद्ध करने में भी मदद मिली। अब मेजबान के लिए सिस्टम के सभी कार्य उपलब्ध हैं। परिलोक में घूमने का वह सुखद एहसास कुछ देर तक बना रहा, फिर भी ऐसा लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। आखिरकार सिस्टम की घंटी बजने के साथ ही मास्टर रिकॉग्निशन समाप्त हो गया। डिंग। होस्ट की विशेषताएं इस प्रकार हैं। मेजबान लियू बियान। आयु 15 वर्ष। पहचान महान हान साम्राज्य के सम्राट, लगभग इस नाम के योग्य। समझ का स्तर 100 असाधारण स्तर। सहन शक्ति 600 जीवन शक्ति और रक्त के समतुल्य। शक्ति 600 उत्तर स्वर्गीय छठा स्वर्ग। वंश शैलो ड्रैगन क्लैन वंश। प्रतिभा जन्मजात शाही आभा। प्रवीणता पीली श्रेणी उच्च श्रेणी, उत्तरी अंधकार दिव्य कला पीली श्रेणी उच्च श्रेणी, लहरदार कदमों का हल्कापन कौशल। अध्याय 29 सम्राट स्वर्ण तराजू तकनीक का अभ्यास। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुरु से मान्यता मिलने के बाद मेरी शक्ति भी एक स्वर्ग को पार कर जाएगी और उत्तर स्वर्गीय छठे स्वर्ग के क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। अपने दांतियान में बढ़ती हुई आंतरिक ऊर्जा को महसूस करते हुए यदि वह पहले मुट्ठी के आकार का था तो अब वह 2 मुट्ठियों के आकार का हो गया था। शक्तिशाली, असाधारण रूप से शक्तिशाली। यदि सारी आंतरिक ऊर्जा उसकी मुट्ठी के केंद्र में केंद्रित हो जाए तो उससे उत्पन्न प्रभाव निश्चित रूप से पहाड़ों को चकनाचूर कर देगा और पत्थरों को तोड़ देगा। सिस्टम, कृपया अतिरिक्त विशेषताओं की व्याख्या करें। समझ, वंश और प्रतिभा, तीनों अतिरिक्त विशेषताओं को देखकर लियू बियान ने गहरी आवाज में पूछा। डिंग। पिछला एट्रीब्यूट पैनल पूर्ण मास्टर पहचान से पहले का मूल पैनल था और अब यह आधिकारिक पैनल है। सामंजस्य ही साधक की साधना तकनीकों और युद्ध कौशलों को विकसित करने तथा दिव्य क्षमताओं को समझने की क्षमता निर्धारित करता है। जितना अधिक ज्ञान होगा, साधक उतनी ही तेजी से साधना तकनीकों का अभ्यास करेगा और उसके युद्ध कौशल उतने ही शक्तिशाली होंगे। मूल रूप से साधक का ज्ञान 10 अंकों से भी कम था, लेकिन प्रणाली द्वारा शरीर और अस्थि मज्जा की आंतरिक और बाह्य शुद्धि के बाद आत्मा से शरीर तक उसे नियमों की शक्ति का अभिषेक प्राप्त हुआ, इसलिए वह इतना शक्तिशाली हो गया। वंश की बात करें तो यह बेहद दुर्लभ है, पूर्वजों से विरासत में मिला है। स्वामी लियू वंश के वैद्य शाही वंश से हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व हान सम्राट लियू बैंग ने एक सफेद सांप को मारकर उसका खून पिया था। उस विशाल सफेद सांप में ड्रैगन वंश के रक्त का अंश पाया गया, जिससे वह ड्रैगन सांप बन गया। स्वाभाविक रूप से लियू बैंग द्वारा उसका रक्त पीने के बाद उन्हें ड्रैगन वंश का एक अंश प्राप्त हुआ। प्रतिभा की बात करें तो होस्ट इसे एक दिव्य क्षमता के रूप में समझता है, शरीर द्वारा उत्पन्न एक दिव्य क्षमता, ठीक वैसे ही जैसे सभी स्वर्गों और असंख्य लोगों में कुछ लोगों को आकस्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं और वे अलौकिक शक्तियां विकसित करते हैं जो वास्तव में दिव्य क्षमताएं हैं। होस्ट के पास जो सम्राट की शक्ति है वह प्रणाली द्वारा विकसित ड्रैगन रक्त की एक सती प्रकृति के कारण है। सिस्टम को विस्तार से समझाया गया और लियू बियान ने समझने के बाद सिर हिलाया। तो सिस्टम, क्या मैं अब सम्राट गोल्डन स्केल तकनीक का अभ्यास कर सकता हूं? आधिकारिक पैनल के कार्यों को स्पष्ट करने के बाद लियू बियान ने उत्सुकता से पूछा। सम्राट स्वर्ण तराजू तकनीक एक सर्वोच्च साधना तकनीक जो आकाश और पृथ्वी से परे है। इसके बारे में सोचते ही इसे प्राप्त करने के बाद वह उत्साहित क्यों न हो। इस अराजक दुनिया में सभी नायक और शक्तिशाली व्यक्ति उसके पैरों तले धूल बन जाएंगे और लियू बियान अब किसी की कठपुतली नहीं रहेगा। डिंग। बिल्कुल कर सकते हैं। सर्वोच्च साधना तकनीक सम्राट स्वर्ण तराजू तकनीक को आधारभूत और उन्नत चरणों में विभाजित किया गया है। आधारभूत चरण को 7 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो नीले ड्रैगन, लाल पक्षी, सफेद बाघ, काला कछुआ, किलिन, फीनिक्स और ड्रैगन के अनुरूप है। सम्राट स्वर्ण स्केल तकनीक का अभ्यास करने के लिए ड्रैगन वंश का होना आवश्यक है। मेजबान की सभी आधारभूत अवस्था ही ड्रैगन वंश को सक्रिय कर सकती है, जो एक स्वर्णिम ड्रैगन के रूप में प्रकट होता है। डिंग। होस्ट में ड्रैगन वंश की हल्की सी झलक पाई गई है, इसलिए आप सम्राट स्वर्ण स्केल तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। कृपया अभ्यास करने की पुष्टि करें। कुछ और बीप की आवाजों के बाद सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनाई दी। खेती करो, लियू बियान ने अवर्णनीय उत्साह के साथ पुष्टि की। डिंग। सम्राट स्वर्ण पैमाने की तकनीक साधना कर रहा हूं। साधना का आदेश जारी होते ही लियू बियान ने अपने पूरे शरीर को ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर से घिरा हुआ महसूस किया। इसके बाद उनकी चेतना के सागर से एक अत्यंत गहन साधना विधि प्रवाहित हुई जो उनकी आत्मा से होकर गुजरी। अपनी आत्मा में मौजूद प्रणाली की सहायता से लियू बियान ने उस अत्यंत गहन मानसिक तकनीक को सटीकता से ग्रहण और आत्मसात कर लिया। एक सम्राट को सभी अधिकारियों को आदेश देना चाहिए, अरबों आम लोगों पर शासन करना चाहिए, सभी अनियमितताओं को दबाना चाहिए और दुनिया को भयभीत करना चाहिए। एक सम्राट को सभी अधिकारियों का नेतृत्व करना चाहिए, अरबों आम लोगों को निर्देश देना चाहिए, अपने शासन के अधीन रहने वाले प्राणियों को शाही गरिमा का अनुभव कराना चाहिए और दुनिया को सभ्य बनाना चाहिए। एक सम्राट को सभी अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए, अरबों सेनाओं का नेतृत्व करना चाहिए, सभी अवज्ञा को समाप्त करना चाहिए और सम्राट के शासन के तहत समस्त स्वर्ग और असंख्य लोगों को कंपा देना चाहिए। 3 सबसे गहन और विस्मयकारी मानसिक तकनीकें उनकी आत्मा में बसी हुई थीं, जिन्हें लियू बियान ने सटीक रूप से समझा और दर्ज किया था। सम्राट स्वर्ण स्केल तकनीक का अभ्यास करते हुए, ड्रैगन रक्त वंश को जागृत करते हुए, शाही भाग्य प्राप्त करते हुए, शाही स्वर्ण ड्रैगन का निर्माण करते हुए आधिकारिक तौर पर साधना शुरू की। सम्राट स्वर्ण तराजू तकनीक संचालन शाही सौभाग्य का आशीर्वाद। अपनी आत्मा की गहराई से निकली एक गर्जना के साथ लियू बियान पल भर में एक दिव्य सुनहरे प्रकाश से घिर गया। उसका पूरा शरीर शाही वैभव से जगमगा उठा। क्षण भर में पूरे शाही महल में लियू बियान के चारों ओर असीम शाही सौभाग्य का प्रवाह हुआ, जिससे अनगिनत सुनहरे ड्रैगन बन गए जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते थे। शाही महल के ऊपर मूल रूप से साधारण पीला ड्रैगन चमकदार होकर एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और अनगिनत सुनहरे ड्रैगन मिलकर आकाश में एक सुनहरा शुभ ड्रैगन बना दिया। गर्जन। दिव्य अजगर आकाश में विचरण कर रहा था और उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरा आकाश कांप उठा। उसकी शक्ति ने पूरी दुनिया को चौंका दिया।
हर कोई उस दिव्य अजगर की शक्ति को महसूस कर सकता था। उसके पंजे के एक ही वार से पूरा शाही शहर खंडहर में तब्दील हो सकता था। हालांकि जब सभी ने उस सुनहरे दिव्य ड्रैगन को ध्यान से देखा तो उन्हें सहज रूप से एक आत्मीयता का एहसास हुआ, मानो उनकी आभा उस सुनहरे ड्रैगन के भीतर समा गई हो। इसके अलावा उन्हें उससे उत्पन्न एक अटूट भय, एक शाही वैभव और भव्यता का भी अनुभव हुआ, एक ऐसा भय जिसने उनकी आत्मा को कंपा दिया। यह महाराज हैं। महाराज सचमुच स्वर्ग से आए एक सच्चे ड्रैगन हैं, हमारे महान हान साम्राज्य के सच्चे स्वामी हैं। हम महान हान साम्राज्य के आम लोग महाराज को नमन करते हैं। महाराज सचमुच स्वर्ग के पुत्र हैं। हमारा महान हान साम्राज्य अवश्य समृद्ध होगा और सदा कायम रहेगा। विशाल लोयांग शाही शहर के भीतर लाखों आम लोग और सैकड़ों हजारों सैन्य जनरल और सैनिक सम्मानपूर्वक जमीन पर लेट गए। उनके चेहरे श्रद्धा से भरे हुए थे। वे अपने सम्राट, एकमात्र सम्राट के सामने सिर झुका रहे थे। लोयांग से परे पूरी दुनिया में लोग इस विशाल शाही सुनहरे ड्रैगन की अभिव्यक्ति के कारण विस्मय की भावना महसूस कर रहे थे। विशेष रूप से वे विद्रोही गुट जो डोंगजुओ के अत्याचार के कारण उभरे थे। अध्याय 30 शाही भाग्य स्वर्ण ड्रैगन। यह कैसा भयानक दमनकारी एहसास है। मुझे लोयांग की दिशा से एक असीम शाही वैभव क्यों महसूस हो रहा है। क्या डोंगजुओ असफल हो गया है। ऐसी दिव्य शक्ति वाले सम्राट के सामने तो हान गाओजू और सम्राट वू भी कमतर होंगे, है ना। हाँ, हमारा महान हान साम्राज्य फिर से समृद्ध होने वाला है। यह बुरी खबर है, सम्राट जाग उठे हैं। ऐसा लगता है कि महान हान साम्राज्य अभी पतन के कगार पर नहीं पहुंचा है। इस अपार शाही वैभव को महसूस करते हुए कुछ लोग प्रसन्न हुए, जबकि अन्य चिंतित हो गए। प्रसन्न होने वाले महान हान साम्राज्य के आम लोग थे, समस्त आम लोग। उनके लिए एक शक्तिशाली सम्राट का होना एक अच्छी बात थी, एक बहुत अच्छी बात थी। सबसे चिंतित तो स्वाभाविक रूप से वे सामंत थे जिनके मन में डोंगजुओ के सत्ता हथियाने के कारण महत्वाकांक्षाएं पनप रही थी। इनमें से अधिकांश महत्वाकांक्षी सामंतों ने इस अपार शाही शक्ति को भांपते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को बलपूर्वक दबा दिया। केवल कुछ ही सामंत जो मानते थे कि उनकी शक्ति शाही शक्ति को नजरअंदाज करने के लिए पर्याप्त है, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को मरने नहीं दिया और गुप्त रूप से साजिश रची। बेशक इस अपार शाही शक्ति के सामंती प्रभाव में, हालांकि इसकी शक्ति विशाल थी और पूरे महान हान साम्राज्य को मुश्किल से ही कवर करती थी, लोयांग से दूरी बढ़ने के साथ दबाव काफी कम हो जाता था। हालांकि साम्राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए भी उनका आधिकारिक पद जितना ऊंचा होता था, उन्हें शाही शक्ति उतनी ही प्रबल और दमनकारी लगती थी। नियति वंश के मार्ग की यही गहराई है। स्वर्ग के नीचे कोई भी भूमि ऐसी नहीं है जो राजा की न हो, और उसके शासन के अधीन सभी प्रजा को शाही शक्ति का पालन करना चाहिए। ये प्रांत में स्थित एक पर्वत शिखर जो चट्टानों और गहरी खाइयों के बीच छिपा हुआ है। आकाशीय घटनाएं बदल गई हैं। सम्राट तारा फिर से चमक उठा है। ऐसा लगता है कि हमारा महान हान साम्राज्य पुनरुत्थान की ओर अग्रसर है। दावबाती वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति ने अपनी गाड़ी सहलाते हुए लोयांग स्थित शाही नगर की ओर देखा। उनके चारों ओर एक रहस्यमय आभा व्याप्त थी, और यदि लियू बियांग इसे देखता तो वह समझता, क्या यह आंतरिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं, यह तो आंतरिक ऊर्जा से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। यांग प्रांत। अरे नहीं, खगोलीय घटनाएं बदल गई हैं। सम्राट तारा तेजी से चमक रहा है, उसकी चमक असहनीय है। लगता है हमारे लांग्या महल को कुछ करना होगा, वरना पिछले वर्षों में हमने जो कुछ भी किया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। एक और वृद्ध दावबाती जिसका चेहरा भय से भरा हुआ था, उसके आसपास भी इसी तरह की लेकिन अधिक तीव्र ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। बिंग प्रांत में कहीं सम्राट तारा जगमगा रहा है। महान हान साम्राज्य का अंत अभी नहीं हुआ है। शायद मैंने जो किया वह गलत था। पीली पगड़ी का विद्रोह। अफसोस, अंततः मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने महान हान साम्राज्य को इस हालत में पहुंचाया। लगता है मुझे प्रायश्चित भी करना होगा। एक वृद्ध दावबाती ने आह भरी, फिर भी वह लोयांग के नीचे स्थित किंग प्रांत की ओर चल पड़ा। लोयांग शाही शहर के महल के अंदर अनगिनत सैनिकों द्वारा पहरा दिया जा रहा है। सम्राट स्वर्ण पैमाने की तकनीक, खोलो भाग्य को आत्मसात करो। सुनहरी रोशनी ने लियू बियांग के पूरे शरीर को घेर लिया। अनंत शाही वैभव शून्य से उतर आया। पल भर में लियू बियांग की बंद आंखें अचानक खुल गईं और तेजी से चमक उठीं। उसने सम्राट स्वर्ण पैमाने तकनीक के शब्दों को महसूस किया और साधना विधि स्वतः ही कार्य करने लगी। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, लियू बियांग के शरीर से असीम ऊर्जा का प्रवाह हुआ। लोयांग साम्राज्य नगरी के ऊपर आकाश में व्याप्त सुनहरी दिव्य आभा अचानक दहाड़ उठी। आओ! कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। उसने अपना सिर हिलाया, अपने चारों अंगों को फैलाया और अदम्य गति से शाही शहर के ऊपर शून्य में समा गया। महामहिम की दिव्य शक्ति। हालांकि सभी लोग देख सकते थे कि दिव्य प्रकाश कम नहीं हुआ था, बल्कि और भी गहरा और प्राचीन हो गया था। सम्राट स्वर्ण पैमाने की तकनीक, अवशोषित करो, भाग्य को मेरे शरीर में प्रवेश करने दो। लियू बियांग ने फिर से दहाड़ा और उसके शरीर से निकलने वाला अकथनीय खिंचाव तीव्र हो गया। स्वर्ण भाग्य आकाश से नीचे उतरा, शून्य से बिना किसी बाधा के, और सीधे लोयांग के ऊपर शून्य में समा गया। अवशोषित करना। लियू बियांग ने अपने सारे विचार त्याग दिए, कोई प्रतिरोध नहीं किया और सुनहरे भाग्य के आगमन का स्वागत किया। गरज, सुनहरी नियति ने एक गर्जना की और नियति का एक हिस्सा जो लगभग ठोस था, लोयांग के पास शून्य में एक लघु सुनहरे ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। फिर वह सीधे लियू बियांग के सिर पर स्थित बाई हुई एक्यू पॉइंट की ओर बढ़ा और उसमें विलीन होने लगा। वह धीरे धीरे लियू बियांग के शरीर में समाहित होता गया, अंततः पूरी तरह से एकीकृत हो गया। लियू बियांग के पीछे, जहां मूल रूप से कुछ भी नहीं था, वास्तविकता के समान ठोस एक सुनहरा भाग्य ड्रैगन प्रकट हुआ, जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से घेर लिया और उसकी जीवन शक्ति की रक्षा की। और लियू बियांग के दांतियां के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की रचना के समान एक परिवर्तन हुआ। दांतियां का स्थान अचानक दोगुने से भी अधिक बढ़ गया। सम्राट स्वर्ण पैमाने तकनीक के संचालन के तहत मूल रंगहीन उत्तर की गहरी आंतरिक ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जो सुनहरे रंग में परिवर्तित हो गई, मानो एक उच्च स्तर पर पहुंच गई हो। जब सारी आंतरिक ऊर्जा स्वर्ण नियति की सहायता से रूपांतरित हो गई, तो मूल रूप से मुट्ठी के आकार के दो आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र फिर से फैल गए। आंतरिक ऊर्जा में तीव्र वृद्धि हुई और वह संतृप्ति के निकट पहुंच गई। लियू बियांग से निकलने वाली ऊर्जा हॉल में भी फैल गई। धड़ाम! उसका पूरा शरीर कांप उठा। उत्तर आकाशीय छठे चरण की बाधा दूर हो गई है। धमाका! आंतरिक ऊर्जा में हिंसक उछाल आया, आकाशीय सातवें चरण के बाद टूट गया। नियति शक्ति के अंतिम कंपन के बाद उसका पूरा शरीर उबलने की चरम सीमा पर था। सम्राट स्वर्ण पैमाने की तकनीक सक्रिय हुई और आंतरिक ऊर्जा में जबरदस्त उछाल आया, जिससे वह टूट पड़ा। अर्जित क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचने के बाद ही भाग्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी और एक अदृश्य सुखदायक शक्ति में बदल गई, जिसने लियू बियांग की तीव्र प्रकृति के दुष्प्रभावों को मिटा दिया और उसकी साधना को स्थिर कर दिया। कुछ समय बाद लियू बियांग सर्वोच्च साधना से जाग उठा। साधना तकनीक, शाही स्वर्ण सूत्र। आंखें खोलते ही उन पर एक हल्का अवर्णनीय दबाव महसूस हुआ। किस्मत की शक्ति अभी भी बहुत कमजोर है। यहां तक कि शाही स्वर्ण सूत्र के सर्वोच्च स्तर तक भी अभी तक पहुंचा नहीं जा सका है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मैंने अभी तक साम्राज्य पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया है, इसलिए स्वर्णिम भाग्य इतना कमजोर है। ऐसा लगता है कि मुझे गति तेज करनी होगी और साम्राज्य के भीतर की अस्थिरता को दूर करना होगा, अन्यथा राजवंश स्थापित करना और मजबूत बनना मुश्किल हो जाएगा। लियू बियांग का चेहरा ठंडा और सख्त था और उसकी आंखों की गहराई में एक तीखी ठंडी चमक दिखाई दे रही थी। अध्याय 31 सिस्टम के सभी कार्य पूरी तरह से अनलॉक हो गए हैं। टिंग, सर्वोच्च शक्ति को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए मेजबान को बधाई। साधना तकनीक, शाही स्वर्ण सूत्र। मेजबान की वर्तमान विशेषताएं इस प्रकार हैं। मेजबान लियू बियांग। आयु 15 वर्ष। पद महान हान साम्राज्य के सम्राट, लगभग इस नाम के योग्य। समझ का स्तर 100, प्रतिभाशाली स्तर। सहन शक्ति 800, जो ची और रक्त के समतुल्य है। शक्ति 855, 8वां स्तर प्राप्त किया। वंश शैलो ड्रैगन वंश। प्रतिभा जन्मजात शाही आभा।
महारत, सर्वोच्च साधना तकनीक, शाही स्वर्ण सूत्र। कब्जा 10,000 सिस्टम पॉइंट्स। डिंग, वर्तमान स्वर्ण भाग्य बहुत कमजोर है। राष्ट्र को नियंत्रित करने के लिए मेजबान के पास कोई दिव्य कलाकृति नहीं है। कृपया जल्द से जल्द एक दिव्य कलाकृति स्थापित करें, अन्यथा भाग्य कमजोर हो जाएगा और राष्ट्र के भाग्य को प्रभावित करेगा। सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक घंटी बजी। राष्ट्र को दबाने के लिए एक दिव्य कलाकृति। वाह, सिस्टम की बातें सुनकर लियू बियान बहुत निराश नहीं हुआ। उसे अचानक एक विचार आया और उसे पता चल गया कि किस दिव्य कलाकृति का उपयोग करना है। मुझे याद है कि जब मेरे कंजूस बूढ़े हान सम्राट लिंग सिंहासन पर थे तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उन्होंने चीन की शाही मुहर इस शियोजिंग महल में रखवाई थी। लियू बियान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके शरीर से एक शाही आभा निकल रही थी। इस आभा के कारण वातावरण मानो जम सा गया था। कमरे का पैनी निगाहों से जायजा लेते हुए लियू बियान दबे पाव उस महल में दाखिल हुआ जहां महारानी हे विश्राम कर रही थी। भाग्य की अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने लापरवाही से खोजबीन की और एक अलमारी के अंदर सोने के कपड़े में लिपटा हुआ जटानुमा डिब्बा पाया। इसके भीतर निसंदेह चीन की शाही मुहर थी, क्योंकि किंग राजवंश के समय से ही चीन की शाही मुहर शाही सत्ता का प्रतीक रही है। स्वाभाविक रूप से इसमें भाग्य की अपार शक्ति समाहित थी। एक साधारण सम्राट निश्चित रूप से इसे महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन शाही स्वर्ण सूत्र द्वारा प्रदत्त बोध शक्ति से वह भाग्य के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता था। यह वास्तव में चीन की शाही मुहर है। रेशमी डिब्बे को पकड़े हुए लियू बियान चुपचाप बगल वाले हॉल में लौट आया। उसने डिब्बा खोला और देखा कि यह वास्तव में हेशी चमड़े से बना चीन का शाही मुहर था। मुहर के नीचे एक वाक्य खुदा हुआ था जिसने सैकड़ों वर्षों से दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। स्वर्ग से आदेश प्राप्त करके आप शाश्वत जीवन जिएं और समृद्ध हों। सिस्टम, क्या चीन की इस शाही मुहर को दिव्य कलाकृति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? लियू बियान ने चीन की शाही मुहर को पकड़े हुए गहरी आवाज में पूछा। डिंग, सिस्टम स्कैन पूरा हो गया। यह मुहर 10 से अधिक पीढ़ियों से शाही सत्ता के उत्तराधिकार से गुजरी है और भाग्य की शक्ति के प्रभाव में भाग्य की वस्तु बन गई है। इसे दिव्य कलाकृति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मेजबान को केवल अपने ही सार तत्व के रक्त की कुछ बूंदें मुहर पर डालनी होती हैं और फिर शाही स्वर्ण सूत्र का संचार करना होता है। इसके बाद मुहर एक दिव्य कलाकृति में परिवर्तित हो जाएगी। सिस्टम ने तुरंत उत्तर दिया। यह सुनकर लियू बियान ने जरा भी देर नहीं की। उसने उंगली बढ़ाकर जोर से काट ली, जिससे घाव से तुरंत साफ खून बहने लगा। बिना किसी संकोच के लियू बियान ने उस खून को चीन की शाही मुहर पर टपका दिया। शाही स्वर्ण ड्रैगन, सक्रिय हो जाओ। जैसे ही रक्त चीन की शाही मुहर पर गिरा, वह सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी, जिससे लियू बियान के साथ एक हल्का अदृश्य संबंध स्थापित हो गया। लियू बियान ने तेजी से अपनी साधना तकनीक का प्रयोग किया और भाग्य की अदृश्य शक्ति को नियंत्रित करते हुए चीन की शाही मुहर को कसकर पकड़ लिया। उसके पीछे मंडराते सुनहरे अजगर ने दहाड़ मारी और ठीक उसी क्षण चीन की शाही मुहर में विलीन होने लगा। डिंग, राज्य की दिव्य कलाकृति को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए मेजबान को बधाई। राज्य की दिव्य कलाकृति का वर्तमान रैंक नश्वर रैंक है, मध्यम श्रेणी। इसका प्रभाव राज्य की भाग्य शक्ति को दबाना है। जब होस्ट इसे पूरी शक्ति से चलाता है तो यह भीतर की भाग्य शक्ति का उपयोग करके एक असाधारण हमला कर सकता है। सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज ने शोधन के सफल होते ही घोषणा की। नश्वर पद, मध्यम श्रेणी, एक बिल्कुल नया शब्द सुनकर लियू बियान स्वाभाविक रूप से फिर से भ्रमित हो गई। सभी स्वर्गों और असंख्य लोकों में शस्त्रों और जादुई खजानों के स्तर 4 श्रेणियों में विभाजित हैं: नश्वर स्तर, आत्मा स्तर, अमर स्तर और दिव्य स्तर। प्रत्येक स्तर को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन स्तरों के प्रत्येक शस्त्र या जादुई खजाने में अपार शक्ति होती है। अन्य बातों को एक तरफ रखते हुए यह प्रणाली निश्चित रूप से शिक्षण के मामले में एक कुशल शिक्षक थी। ओह, तो बात यह है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों वर्षों के इतिहास को देखने वाली चीन की शाही मुहर महज नश्वर होगी, मध्यम श्रेणी। अगर भविष्य में मेरी ताकत बढ़ती है तो क्या मुझे राज्य की इस दिव्य कलाकृति को बदलना नहीं पड़ेगा? लियू बियान ने सोच विचार करते हुए पूछा। राज्य की दिव्य कलाकृति अद्वितीय है और इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। सिस्टम के इस जवाब से लियू बियान लगभग मुंह के बल गिर पड़ा। हालांकि जैसे जैसे मेजबान की शक्ति बढ़ती है और राज्य का भाग्य बढ़ता है, राज्य की दिव्य कलाकृति का दर्जा भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। सौभाग्य से सिस्टम के अगले वाक्य ने लियू बियान को राहत दी। डिंग, क्या होस्ट सिस्टम के अन्य कार्यों को सक्रिय करना चाहेंगे? बहुत जल्दी सिस्टम अपने इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक स्वरूप में लौट आया। उन सभी को सक्रिय करो, लियू बियान ने बिना झिझक के सीधे कहा। डिंग, सभी सिस्टम फंक्शन सक्रिय हो गए। मिशन फंक्शन सक्रिय हो गया है। यह मिशन जारी करता है, अंक अर्जित करने की अनुमति देता है और उदार पुरस्कार प्रदान करता है। विश्व विघटनकारी क्षमता सक्रिय हो गई है। अंकों के साथ कोई भी सभी स्वर्गों और असंख्य लोगों की बाधाओं को पार कर अन्य लोगों में स्थानांतरित हो सकता है। एक्सचेंज फंक्शन सक्रिय हो गया है। अंकों के साथ आप किसी भी चीज के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं: ब्लड लाइन, औषधीय गोली, कल्टीवेशन तकनीक, मार्शल स्किल और हथियार। इन कार्यों को सक्रिय होते देख लियू बियान ने मन ही मन से हिलाया और तुरंत कहा, चलिए पहले विनिमय फंक्शन की जांच करके देखते हैं कि विनिमय के लिए कौन कौन सी अच्छी चीजें उपलब्ध हैं। एक्सचेंज फंक्शन सक्रिय हो गया है। होस्ट क्या एक्सचेंज करना चाहेंगे? सिस्टम ने पूछा। चलिए पहले वंश पर नजर डालते हैं। क्या आपने मेरे ड्रैगन वंश की बात नहीं की थी? वंश कमजोर था। मैं इसके बदले में पूरा ड्रैगन वंश ले लूंगा। बाद में वंशानुक्रम में सुधार होगा, जिससे शाही स्वर्ण ड्रैगन की शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। लियू बियान ने मन ही मन बुदबुदाया। सिस्टम ने दोबारा कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे ब्लड लाइन एक्सचेंज पैनल प्रदर्शित किया। पांगु वंश 99.9 बिलियन अंक। होंगजुन ब्लड लाइन 96.6 बिलियन अंक। सैंकिंग वंश 64.4 बिलियन अंक। पैतृक चुड़ैल वंश 44.4 बिलियन अंक। पूर्वज ड्रैगन वंश 42.0 बिलियन अंक। 3 टांगों वाले सुनहरे कौवे की वंशावली 44.4 अरब अंक। 5 पंजों वाले स्वर्ण ड्रैगन वंश 10.0 बिलियन अंक। सामान्य ड्रैगन वंश वंशानुक्रम 1.0 अरब अंक। पुनश्च पुस्तक को समर्थन देने वाले सुझावों, फूलों और 10 सितारा रेटिंग टिकटों के लिए सभी भाइयों को विशेष धन्यवाद। आज एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। पुस्तक के सदस्य 135, 675, 978। सभी का स्वागत है। जल्दी करें, वुलियांग आपका इंतजार कर रहा है। इस बेहद महंगे बल्कि खगोलीय कहे जाने वाले वंश को देखकर लियू बियान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगभग फट पड़ा। हे भगवान, सिस्टम, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? इतना महंगा, सब कुछ करोड़ों में गिना गया है। लियू बियान ने बेहद आश्चर्यचकित होकर मुंह खुला रखते हुए पूछा। डिंग, होस्ट वंशों के अलग अलग स्तर होते हैं। होस्ट जिन वंशों को देखता है वे सभी आदिम युग के हैं। यदि आप उनमें से केवल एक को भी प्राप्त कर लें तो आप तुरंत नश्वर लोक से ऊपर का एक लोक प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें अपार शक्ति और अमरता होगी। सिस्टम ने कहा। ठीक है, मैं अभी ब्लड लाइन्स नहीं खरीद सकता। मुझे दिखाओ कि ट्रांसमाइग्रेशन फंक्शन के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। लियू बियान ने पेप्सी से सिर हिलाया। हालांकि वह उन ब्लड लाइन्स को देखकर ललचा रहा था, लेकिन वे अभी उसकी पहुंच से बाहर थे, इसलिए उसने आगे देखने की ज़हमत नहीं उठाई। पुनर्जन्म क्रिया, जो सभी स्वर्गों और असंख्य लोगों को पार करने में सक्षम है। सिस्टम ने पाया है कि होस्ट के पास केवल 10,000 अंक हैं। अब 10,000 अंकों के भीतर के लोगों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। रेजिडेंट ईविल वर्ल्ड, निम्न बुक्सिया से नीचे 500 अंक। और कई विज्ञान कथा लोक। डियर काल्ड्रॉन वर्ल्ड, निम्न बुक्सिया से नीचे 1000 अंक। कोंडोर हीरोज वर्ल्ड, निम्न बुक्सिया 4000 अंक। स्माइलिंग क्लाउड वांडरर, निम्न बुक्सिया 3000 अंक। धिक्कार है, मैंने सोचा था कि 10,000 अंक बहुत मूल्यवान होते हैं, लेकिन ये तो मामूली रकम निकली। लियू बियान ने मन ही मन शिकायत की। अच्छा, पिछली बार मैंने जिस अर्ध देवताओं और अर्ध राक्षसों की दुनिया का दौरा किया था, उसके कितने अंक मिले थे? इसके लिए 1 लाख अंकों की आवश्यकता है। सिस्टम ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, लगता है मैं इन 10,000 पॉइंट्स को अभी अपने पास ही रखूंगा।
अपने ग्रह के मामलों को निपटाने के बाद मैं दूसरे ग्रहों की यात्रा करने का समय निकाल लूंगा। अगर लियू बियांग के सामने ढेरों काम न होते तो शायद वह घूमने फिरने का समय निकाल लेता, लेकिन हालात ऐसे थे कि महान हान साम्राज्य पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। डोंगझुओ के बचे कुछ लोग भी खत्म नहीं हुए थे और कई सरदारों के मन में विद्रोह के इरादे थे। अपना गढ़ अस्थिर था, इसलिए दूसरे ग्रहों में अवसर तलाशने से पहले सब कुछ ठीक होने का इंतजार करना बेहतर होगा। एक्सचेंज फंक्शन और ट्रांसमाइग्रेशन फंक्शन अभी इनकी जरूरत नहीं है। सिस्टम, मुझे अपना टास्क फंक्शन दिखाओ, लियू बियांग ने उत्सुकता से पूछा। टिंग, टास्क फंक्शन सिस्टम स्थिति के अनुसार बेतरतीब ढंग से टास्क जारी करता है। सिस्टम ने सबसे पहले जवाब दिया। टिंग, आदेश जारी, दरबारी सत्र शुरू होता है। मेजबान द्वारा शाही सत्ता सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद यह पहला दरबारी सत्र है। आपको भविष्य के विकास के लिए अनुकूल आदेश जारी करने होंगे। कार्य पूरा करने के लिए सभी मंत्रियों का अनुपालन आवश्यक है। पुरस्कार 5000 अंक और सिस्टम उपकार्य मानचित्र कार्य। कार्य विफल होने पर साधना स्तर 3 स्तर गिर जाएगा। क्या मेजबान इसे स्वीकार करता है? टिंग, कार्य जारी, 3 वर्षों के भीतर विश्वासघाती सरदारों का सफलतापूर्वक सफाया करें और अशांत महान हान साम्राज्य को एकजुट करें। कार्य पुरस्कार 1 लाख अंक और अपूर्ण संपादित को पूरा करना। कार्य विफलता संपादित। क्या होस्ट इसे स्वीकार करता है? इसके बाद सिस्टम ने 2 कार्य जारी किए। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, लियू बियांग ने सीधे कहा। कार्य स्वीकार करने के बाद लियू बियांग को सिस्टम से एक सूचना भी मिली। पहला काम आसान है, अगर इसे आसान कहा जाए तो ठीक है, लेकिन आसान नहीं है। मुख्य बात है भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करना और अपने भरोसेमंद सलाहकारों को नियुक्त करना। और इनाम मानचित्र फंक्शन, वह क्या है? और दूसरा काम बेवफा सरदारों का सफाया करना और महान हान साम्राज्य को सही मायने में एकजुट करना। सिस्टम ने मुझे 3 साल दिए हैं। लगता है कि सही मायने में एकजुट करना आसान काम नहीं है। लियू बियांग ने इन दोनों कामों का ध्यान से अध्ययन किया। दिखने में आसान लगने वाले इन कामों के पीछे अकल्पनीय कठिनाई छिपी थी, जिसने लियू बियांग को, जो अभी अभी अधिग्रहित शक्ति के 8वें स्तर पर पहुंचा था, उलझन में डाल दिया। दायरे, सोच विचार करो। धिक्कार है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं? डोंगझुओ का काम तमाम हो गया है और मृत्यु का संकट टल गया है। क्या यह महान हान साम्राज्य को एकजुट करना नहीं है? मुझे सिस्टम की मदद मिल रही है, मैं क्या नहीं कर सकता? जब मुझे समय मिलेगा तो मैं किसी बुक्सिया दुनिया में जाऊंगा, कुछ उच्च कोटि की गुप्त नियमावली प्राप्त करूंगा और अपने वफादार सैनिकों को साधना करवाऊंगा। उस समय मैं देखूंगा कि कौन सा विश्वासघाती सरदार मेरी सेना को रोक सकता है। यह सोचते हुए और सिस्टम की शक्ति पर विचार करते हुए लियू बियांग का उदास मन फिर से प्रसन्न हो गया। ठीक है, अदालती सत्र शुरू होने में लगभग 4 दिन बाकी हैं। इन कुछ दिनों में मैं अच्छी तरह आराम करूंगा और इस शाही महल में घूमूंगा जो वास्तव में मेरा है। यह सोचते हुए लियू बियांग ने अपने वस्त्र उतार दिए और शाही महल में टहलने लगा। लियू बियांग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस क्षण सिस्टम विलय पूरा हो गया, संपूर्ण महान हान साम्राज्य उथल-पुथल में डूब गया। प्रणाली संलयन प्रक्रिया शाही स्वर्ण संपादित की खेती की प्रक्रिया के साथ मिलकर समय लेती थी। केवल एक दिन बीता था और इस दिन में पूरे लोयांग और महान हान साम्राज्य में ऐसे परिवर्तन हुए थे जिनके बारे में लियू बियांग को जानकारी नहीं थी। उस समय वह शाही महल में बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर भटक रहा था। 4 दिन बाद अधिकारियों की सभा होगी और महाराज का दरबार लगेगा। आप सभी को इस महल के आसपास का इलाका अच्छी तरह साफ करना होगा, धूल का एक कण भी नहीं रहना चाहिए, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक हिजड़े की आवाज बत्तख की पुकार जैसी चारों ओर गूंज उठी, जो बेहद डरावनी लग रही थी। नपुंसक, हम सेवक आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। अध्याय 33, बहिष्कृत महल की दासी। नपुंसक, हम दासियां आज्ञा का पालन करें। नपुंसक की आवाज धीमी पड़ते ही दर्जनों महिलाओं की सहमति भरी आवाजें गूंज उठीं। सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। इसके बाद झाड़ू और कपड़े से पोंछने की आवाज सुनाई दी। यह सफाई की आवाज थी। आवाज की दिशा में देखो। महल की दासियों की पोशाक पहने 10 से अधिक महिलाएं महल के मुख्य पर्यवेक्षक के वस्त्र पहने एक हिजड़े को आदरपूर्वक प्रणाम कर रही थी। ठीक है, तुम सब मेहनत करो, मैं पहले कहीं और जाकर देख लेता हूँ। रुहुआ, मैं यह जगह तुम्हारे हवाले करता हूँ। याद रखना, कोई गलती मत करना, वरना अगर कोई समस्या आई तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मुख्य पर्यवेक्षक किन्नरकाओ नाम के उस व्यक्ति ने महल की दासियों को अंतिम चेतावनी दी। फिर किन्नरों की खास झाड़ू घुमाई और इतराते हुए चला गया, मानो उसमें यिन और यांग का असंतुलन हो, स्वाभाविक रूप से स्त्रीत्व का भाव हो। आपके भरोसे के लिए हिजड़ेकाओ का बहुत बहुत धन्यवाद। यह सेवक आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। रुहुआ ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और फिर गर्व से अपना सिर उठाया। उसी क्षण उसने पूरी भीड़ को चौंका दिया। किसी को लग सकता था कि उसका नाम उसकी सूरत के विपरीत रखा गया है, लेकिन गौर से देखने पर, हे भगवान, वह सचमुच रुहुआ थी। फूल जैसी सुंदर नहीं, बल्कि गुलदाउदी या पत्थर जैसी खुरदरी, बेहद बदसूरत। इससे ही स्पष्ट हो गया कि वह वही पौराणिक प्रभावशाली व्यक्ति होगी जिसने जान पहचान के बल पर महल में प्रवेश किया होगा। आखिर महल के भीतरी हिस्से में राजसी दासियों के लिए बहुत सख्त नियम थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उनकी सूरत ठीक होनी चाहिए। बहनों, चूंकि हिजड़ाकाओ ने मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया है, मैं व्यवस्था कर दूंगा। रुहुआ नाम की उस महल की दासी ने दिव्य ऊर्जा से भरी एक दृष्टि डाली और अपने आगे और पीछे खड़ी दासियों से बात की। बहन रुहुआ, हम सभी बहनें आपके निर्देशों का पालन करेंगी, लेकिन बहन रुहुआ, आपको मुझे एक अच्छी जगह पर नियुक्त करना होगा। जी हाँ बहन रुहुआ, आप इतनी खूबसूरत हैं कि भविष्य में आप एक कुलीन पत्नी भी बन सकती हैं। मुझे आपके लिए एक अच्छा स्थान अवश्य दें। मैं, आपकी छोटी बहन, भविष्य में बहन रुहुआ की बातों को और भी ध्यान से सुनूंगी। रुहुआ की आवाज बंद होते ही 10 से अधिक राजसी दासियां चापलूसी भरे भावों के साथ उसके चारों ओर जमा हो गई। मीठी मीठी बातों और मीठी प्रशंसा की बौछार ऐसे हुई मानो मानो चीनी से लिपटी तोपों से गोले बरसाए जा रहे हों, जिससे रुहुआ बेहद प्रसन्न और उत्साहित हो उठी। है बहनों, तो मैं आपके शुभ शब्दों को उधार ले लूंगी। अगर मैं सचमुच कुलीन पत्नी बन गई तो मैं आप सबको कभी नहीं भूलूंगी। लगातार मिल रही प्रशंसा में डूबी रुहुआ खुशी से खिलखिला उठी और खुद को भूल गई। बहन रुहुआ निश्चित रूप से एक कुलीन पत्नी बनेंगी। बहनों, क्या आप सभी सहमत नहीं हैं? महल की एक दासी ने बाकी दासियों की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। जी हाँ, बहन रुहुआ इतनी सुंदर हैं, वो महाराज को जरूर आकर्षित करेंगी और शाही पत्नी बनेंगी। दासियों ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, हालांकि उनकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इसे देखता तो वह समझ जाता कि ये दासियां सिर्फ दिखावटी चापलूसी कर रही हैं। महल के भीतरी हिस्से की यही मौजूदा स्थिति थी। साजिशें और छल, हर कोई एक दूसरे को मात देने की होड़ में लगा था। अरे रेन होंगचांग, अब रुहुआ बहनें जिम्मेदारी संभाल रही है। तुम अभी तक उनसे मिलने क्यों नहीं आए? उसी क्षण महल की वह दासी जिसने पहले रुहुआ की सुंदरता की प्रशंसा की थी, भौहें चढ़ाकर असंतुष्टि से एक कोने की ओर देखने लगी। आवाज सुनकर महल की सभी दासियों ने उधर देखा और लगभग एक साथ ही उनकी भौहें तन गईं। विशेष रूप से रुहुआ, जिसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। महल की लगभग एक दर्जन दासियों की नजरों के सामने एक दुबली पतली दासी समूह की ओर पीठ करके खड़ी थी और हाथ में झाड़ू लेकर भव्य हॉल के सामने के हिस्से की सफाई कर रही थी। वह अन्य दासियों के चापलूसी भरे व्यवहार को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। क्या कुछ है? अपना नाम पुकारे जाने पर रेन होंगचांग नाम की महल की दासी पहले तो आश्चर्य से रुक गई, फिर अपनी हरकतें रोककर पीछे मुड़ी और उलझन भरी नजरों से देखने लगी। लेकिन जब भीड़ के सामने उसका चेहरा प्रकट हुआ, 3000 घने काले बाल, कोमल नाक, बड़ी बड़ी आंखें, एक ऐसा बेहद खूबसूरत चेहरा जिसे चांद को भी फीका कर देने वाला और फूलों को भी शर्मिंदा कर देने वाला, मछलियों को डुबाने वाला और हंसों को गिरा देने वाला कहा जा सकता था, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। बिना किसी अपवाद के जैसे ही इस दिव्य अमर के समान चेहरे ने दर्शन दिए, आसपास की हर चीज उसके सामने फीकी पड़ गई। यहाँ तक कि भव्य हॉल भी थोड़ा नरम पड़ गया। यहाँ तक कि महल की दूसरी दासियां, जो स्वयं महिलाएं थीं, ईर्ष्या से भरी नजरों से देखने लगी।
बोलने वाली महल की दासी ने रेन होंगचांग को मुड़ते देख उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव अन्य सभी से कहीं अधिक तीव्र था। लेकिन उसने तुरंत उसे दबा लिया और ठंडे स्वर में कहा, अरे यह नासमझ छोटी लड़की, बेशर्म छोटी लड़की। बहन रुआ, आपको उसके स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। क्या मैं उसके स्तर तक गिर जाऊंगी? रुआ ने उदारता दिखाते हुए लापरवाही से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। लेकिन उसकी आंखें घूम गईं और उसने महल की दासी पर टकटकी लगा दी। रेन होंगचांग ने बुरे इरादे से ऐसा किया। बहन रुआ, बहनों, क्या आपने सुना है? हमारे वर्तमान महाराज स्वर्ग के साक्षात अवतार लूसीफर हैं। उनका चेहरा बेहद आकर्षक है और उन्होंने विद्रोह करने का इरादा किया था, लेकिन महाराज की सच्ची दिव्य शक्ति से ही वे मारे गए। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि बिंग प्रांत की सेना के जनरल लूबू, जिन्होंने बर्बरों को हान पर आक्रमण करने से रोका था, वे भी महाराज के हाथों पराजित हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल आकाश के सुनहरे प्रकाश से अवतरित हुए दिव्य अमर भी महाराज की दिव्य इच्छा से वश में हो गए, जिससे उनका पुनर्जन्म हुआ। उस महल की दासी की निगाहें घूमी और उसने तुरंत विषय बदल दिया। हाँ, मैंने भी इन बातों के बारे में सुना है। महाराज सचमुच स्वर्ग के साक्षात अवतार हैं, लूसीफर हैं, जो हमारे महान साम्राज्य और उसके लाखों प्रजाजनों को आग की लपटों से बचा रहे हैं। रुआ और महल की अन्य सभी दासियों के चेहरे पर श्रद्धा का भाव था, उनकी आंखों में चमक थी। नौकरानियों की बातचीत सुनकर सफाई फिर से शुरू करने ही वाली रेन होंगचांग एक बार फिर रुक गई। उसका सुंदर चेहरा श्रद्धा और आशा से भरा हुआ था। मैंने सुना है कि हमारे वर्तमान महाराज स्वर्ग के साक्षात अवतार लूसीफर हैं, जो विशेष रूप से लाखों पीड़ितों को बचाने हमारे महान साम्राज्य में प्रकाश और समृद्धि वापस लाने के लिए अवतरित हुए हैं। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व से मिलने का सौभाग्य मुझे इस जीवन में प्राप्त होगा या नहीं, यह मैं सोचती हूँ। PS, जो भाई बुलियान को सुझाव देना चाहते हैं, उनके लिए एक QQ ग्रुप है, 135 675 978। सभी का स्वागत है। साथ ही इनाम भी दिए जा रहे हैं। अध्याय 34, आलसी आकृति। ही ठीक है बहनों, चलो काम पर लगे। अब आप सब महाराज के बारे में मत सोचो। भविष्य में जब मैं सचमुच एक कुलीन पत्नी बन जाऊंगी, तब मैं आप सबको दिन भर महाराज के दर्शन कराऊंगी। रुआ की आंखों में भी प्रेम का प्रकाश झलक रहा था। भीतर की गर्मी को जबरदस्ती दबाने के बाद उसने महल की दासियों के समूह को संबोधित किया। जी हाँ बहन रुआ, आप भविष्य में अवश्य ही कुलीन पत्नी बनेंगी। तब हम बहनों को आप पर निर्भर रहना पड़ेगा। प्रशंसा भरी आवाजों की एक और लहर उठी। बहनों, मैं तुम्हें तुम्हारे काम सौंप देती हूँ। रुचुन, तुम इस हॉल के बाहर की सीढ़ियां साफ करोगी। रुआ ने सबसे ज्यादा चापलूसी करने वाली महल की नौकरानी को आंख मारी, मानो उसे विशेष सम्मान दे रही हो और काम आसान समझ रही हो। धन्यवाद बहन रुआ, उस महल की दासी ने स्वाभाविक रूप से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। तो फिर क्यों लिन, तुम हॉल के बाहर की खिड़कियां साफ करो। कुछ कार्यों को पूरा करने के बाद रुआ संतुष्ट होकर वापस मुड़ी। लेकिन जब उसकी नजर महल की उस नौकरानी पर पड़ी जो वहां बिल्कुल बेमेल लग रही थी, बगल में खड़े रेन होंगचांग को देखकर रुआ की आंखों में ईर्ष्या और असंतोष की एक झलक दिखाई दी। यह नीच लड़की अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड करती है कि मेरी खूबसूरती से कम नहीं है और मुझे सरासर नजरअंदाज करती है। आज मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। रुआ ने अपने दिल में उदासी और ईर्ष्या भरी नफरत के साथ सोचा। यह सोचकर रुआ ने गंभीर चेहरा बनाया और महल की नौकरानी के पास चली गई। रेन होंगचांग ने ठंडे लहजे में कहा, रेन होंगचांग, तुम हॉल के अंदर सफाई करो। याद रखना, तुम्हें पूरी तरह से सफाई करनी है। हर एक कोना, यहाँ तक कि फूलदान भी छूटना नहीं चाहिए। अगर तुमने पूरी तरह से सफाई नहीं की, तो अगर सुपरवाइजर आया और संतुष्ट नहीं हुआ, तो समझ लेना कि तुम मर जाओगे। यह सुनकर रेन होंगचांग का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी झलक उठी, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा लिया। अपनी नाराजगी और आंखों में चमकते आंसू को सहते हुए उसने रुआ को भावहीन निगाहों से देखा, फिर झाड़ू उठाई, दहलीज पार की और भव्य हॉल में चली गई। बहन रुआ, आप कमाल की हैं। वो बच्चलन औरत खुद को बहुत श्रेष्ठ समझती है, सुंदर होने को ही अपनी महानता मानती है। सिस्टर रुआ की बिल्कुल अवहेलना करती है। हॉल की सफाई का ये कठिन काम उस बच्चलन औरत के लिए बिल्कुल सही सबक है। तुम्हें पता है, अंदर अभी अभी एक खूनी लड़ाई हुई थी, अनगिनत पीड़ित और क्रोधित आत्माएं थीं। देखते हैं वो कितनी डरती है। रेन होंगचांग की अकेली और असहाय पीठ देखकर महल की दासियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बिना किसी अपवाद के लगभग सभी रेन होंगचांग से बेहद ईर्ष्या करती थीं और उसे तुरंत खत्म करने की कामना करती थीं। हॉल में कदम रखते ही रेन होंगचांग ने अपने मन के डर को दबाकर सफाई शुरू कर दी। बाहर से अंदर तक उसने लगभग पूरा दिन सफाई में बिताया और हॉल का अधिकांश हिस्सा बिना किसी असामान्य घटना के साफ हो गया। लेकिन अगले ही पल वूश वूश, आसमान देखने में तो साफ लग रहा था, लेकिन तेज हवा नहीं चल रही थी। बाहर हल्की हल्की बसंत की हवा चल रही थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से जैसे ही वह हवा हॉल में पहुंची, वह भयानक हवा के झोंकों में बदल गई। शायद यह सचमुच कल ग्रैंड हॉल में नष्ट हुई अनगिनत आत्माओं के कारण था, जिन्होंने वहां अपनी मूल ऊर्जा को बरकरार रखा था। आह! शांत हॉल में खड़ी रेन होंगचांग के दुबले शरीर पर एक भयानक हवा का झोंका आया। वह चौंक कर चीख पड़ी और डर से उसका सुंदर चेहरा बैंगनी पड़ गया। उसने झाड़ू को कसकर पकड़ लिया, मानो वह उसे सुरक्षा का एहसास दिला सके। भयानक हवा के थमने के बाद ही रेन होंगचांग धीरे धीरे होश में आई, लेकिन उसका कोमल शरीर शक्तिहीनता की भावना से भरा हुआ था। क्यों? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी वे सब मुझे ही इतना निशाना क्यों बना रहे हैं? इस वीरान जगह में रेन होंगचांग के दिल में दबी हुई पीड़ा को दबाना अब संभव नहीं था। वह रोने लगी, आंसुओं से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसे लगा जैसे उसके साथ घोर अन्याय हुआ हो। पल भर में पूरा ग्रैंड हॉल उदासी से भर गया। भव्य हॉल की सीढ़ियों पर, ऊंचे चबूतरे पर, राजसी दूसरे सिंहासन पर एक आकृति उठने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो वह मरने वाली हो। जैसे ही उस महल की दासी ने रोना शुरू किया, उसकी मरती हुई आवाज भी बदल गई, एक दहाड़ में बदल गई और अथाह गड्ढों जैसी आंखें अचानक खुल गईं, जो बेहद भयंकर लग रही थीं। उसने चिढ़ भरे स्वर में कहा, कौन है? कौन इतनी जोर से रो रहा है? क्या देख रहा है? मुझे इतना गुस्सा क्यों दिला रहा है? अरे, एक भूत! अचानक आई आवाज से हॉल में बैठी रेन होंगचांग डर गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। झाड़ू को कसकर पकड़े हुए उसने सावधानी से ऊंचे चबूतरे पर आवाज के स्रोत की ओर देखा। कौन सा भूत? मैं भूत जैसा कैसे दिखता हूं? दूसरे सिंहासन पर वह मरती हुई आवाज अचानक जीवंत हो उठी। हालांकि उसकी अथाह गड्ढे जैसी आंखें अभी भी धुंधली नहीं हुई थीं। भूत तो नहीं? रेन होंगचांग का डर कम नहीं हुआ था। उसने एक खूंट निकली, झाड़ू को कसकर पकड़ा और कांपते हुए ऊंचे चबूतरे की ओर चल पड़ी। मैंने कहा, मैं भूत जैसी कैसे दिखती हूं? दूसरे सिंहासन पर बैठी वही नाराज आवाज फिर से सुनाई दी। हालांकि जो आवाज अभी अभी जीवंत हुई थी, अब मानो फिर से शांत होती जा रही थी, मानो दोबारा नींद में डूबने वाली हो। यह एक इंसान है, भूत नहीं। जब महल की नौकरानी रेन होंगचांग ने ऊंचे चबूतरे पर कदम रखा और जब उसने दूसरे सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को देखा, तो उसने राहत की सांस ली और उसके दिल में मौजूद डर भी काफी हद तक कम हो गया। लेकिन तभी जब वह यह जानने ही वाली थी कि उसे डराने वाला वह व्यक्ति कौन था, अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। यह भव्य हॉल था और उसके सामने दूसरे रंग का सिंहासन था, जिस पर केवल महान हान वंश के स्वर्ग के पुत्र सम्राट ही बैठ सकते थे और उस पर बैठी हुई व्यक्ति केवल एक महल की दासी थी। आह! तुम सचमुच उस दूसरे सिंहासन पर बैठ गई। इस वर्जित बात को याद करते हुए रेन होंगचांग एक बार फिर जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज तीखी और कर्कश थी, जो पूरे हॉल में गूंज उठी। वुश! दूसरे सिंहासन पर बैठी महल की दासी, जो नींद में डूबने ही वाली थी, अचानक झुंझलाहट भरी नजरों से उठ खड़ी हुई और बोली, ये सब चीख पुकार क्यों? क्या तुम मुझे परेशान करके मारना चाहती हो? पुनश्च अतिरिक्त अध्यायों के संबंध में लाइट स्कर्ट समूह में शामिल होने वाले प्रत्येक 100 नए सदस्यों के लिए एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ा जाएगा। भाइयों, अगर आप और अतिरिक्त अध्याय चाहते हैं तो मेहनत करें।
लाइक स्कर्ट समूह 135 675 978। जल्दी जुड़े, कल 10 से अधिक लोग शामिल हुए। ऐसे ही बने रहें। अध्याय 35। मैं महान हान का स्वर्ग पुत्र हूँ। बिना सोचे समझे उनके आलसी व्यवहार को देखकर और उनके आत्मप्रशंसा के तरीके को सुनकर कोई भी जान जाता कि वह इस विशाल महान हान साम्राज्य के स्वर्ग के पुत्र एकमात्र सम्राट लियू बियान थे। सुबह शिवजिंग महल से निकलने के बाद लियू बियान शाही महल में बड़े चाव से घूमता रहा और उसे पूर्ण संतुष्टि का अनुभव हुआ। दिन भर घूमने के बाद उसने शाही महल के हर कोने को अंदर बाहर से देख लिया था। अंत में वह संयोगवश फिर से महान वीर सभागार में पहुंच गया। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि सभी काम लूबू, हुआशियोंग, काओ और युआन को सौंप दिए गए थे, इसलिए वह हल्का महसूस कर रहा था और थोड़ी नींद आने के कारण वह सभागार में प्रवेश कर गया और सीधे धूसर चटाई पर लेट गया। दरअसल लियू बियान के धूसर चटाई पर सोने का कारण यह था कि वह पहले कभी इस हॉल में नहीं आया था और उसे पता नहीं था कि यह किस तरह की चटाई है। लेटते ही कुछ ही देर में लियू बियान एक सपने में खो गया। ग्रेट हान में उसका पहला अद्भुत सपना, एक ऐसा सपना जिसमें कोई तनाव नहीं था, जीवन मरण का कोई संकट नहीं था। जिस तरह लियू बियान अपने सपने का आनंद ले रहा था, बाईं ओर डियाओ चांग को गले लगाए हुए, दाईं ओर जेन जी को और दोनों कियाओ बहनों को अपनी जांघों पर लिए हुए, जिस तरह लियू बियान अपनी पशुवत इच्छाओं के आगे झुकने ही वाला था और अपने हाथों को बेकाबू करने ही वाला था, तभी अचानक एक जोरदार चीख ने उसे उसके खूबसूरत सपने से जगा दिया। क्रोधित लियू बियान ने अपना सिर उठाया, नींद से भरी आंखों से एक सवाल पूछा और फिर लेट गया। जल्द ही वह अपने सुखद सपने में लौटने ही वाला था, लेकिन तभी एक ऐसी भावना उसके मन में कौतूहल मचाने लगी, वही तीखी चीख फिर से सुनाई दी, जिसने उसे सपने से एकदम चौंका दिया और नींद का नामोनिशान भी नहीं छोड़ा। तुम लियू बियान के अचानक उठ खड़े होने की आवाज सुनकर रेन होंगजांग का सुंदर चेहरा तन गया और उसने घबराहट में उंगली से इशारा किया। आप क्या? अगर आपको कुछ कहना हो तो बोलिए, लियू बियान ने अधीरता से कहा और धुंधली आंखों को मलने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, मानो धुंधलापन मिटाना चाहता हो। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दूसर चटाई पर बैठने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह चटाई स्वर्ग के पुत्र के लिए है? रेन होंगजांग ने अपनी झाड़ू को कसकर पकड़ रखा था और लियू बियान से सतर्क रहते हुए अपना बचाव कर रही थी। साथ ही उसने स्पष्ट और तीखी आवाज में बात की, उसकी आवाज में आरोप का हल्का सा भाव भी था। वह आवाज काफी सुरीली है। अपने सामने बैठी महिला की स्पष्ट मधुर आवाज सुनकर जो बुलबुल के गीत की तरह कानों को सुहा रही थी, लियू बियान की आंखें मलने की क्रिया थोड़ी देर के लिए रुक गई। वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। कितनी खूबसूरत आवाज है। उम्मीद है कि वो अपनी आवाज खराब करने वाली न हो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये महिला दिखती कैसी है। लियू बियान ने मन ही मन सोचा और उसका रुका हुआ दाहिना हाथ अचानक फिर से हिल गया और उसने जल्दी से अपनी आंखों से धुंधलापन पोंछ दिया। फुफकार। जब उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक स्पष्ट, निर्मल, कांपती हुई महिला को देखा तो लियू बियान कुछ हद तक अवाक रह गया। एक नाजुक नाक, बड़ी बड़ी आंखें, एक खूबसूरत चेहरा, उसे परी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस दुनिया में सचमुच एक ऐसी अलौकिक स्त्री है जो स्वर्गीय ड्रैगन लोक में बुयाजी द्वारा तराशी गई मूर्ति से 10 गुना अधिक सुंदर है। लियू बियान की आंखें खाली थीं, वह अपने सामने खड़ी स्त्री को देख रहा था, उसकी निगाहें कुछ हद तक मोहित थीं। तुम क्या करना चाहते हो? यह शाही महल है। यहाँ हर जगह शाही रक्षक और सेवक मौजूद हैं। अगर मैं कुछ कहूंगी तो वे आ जाएंगे। हिम्मत मत करना कोई लापरवाही भरा काम करने की। लियू बियान के मोहक भाव को देखकर रेन होंगजांग का दिल कांप उठा। उसने अपनी झाड़ू को कसकर पकड़ लिया और साथ ही कुछ कदम पीछे हट गई, बेहद सतर्क होकर, क्योंकि उसे लगा कि लियू बियान कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है। यह छोटी बच्ची झूठ बोलना बखूबी जानती है। यह सुनकर लियू बियान अपनी तंद्रा से बाहर आ गया। महिला की धमकी भरी आवाज सुनकर वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। क्या उन्हें शाही महल के अंदर की स्थिति की जानकारी नहीं होगी? शाही अंगरक्षक, सेवक वहां कोई नहीं था, क्योंकि डोंगजुओ के सत्ता हथियाने के दौरान सभी शाही अंगरक्षकों और सेवकों को हटा दिया गया था। और डोंगजुओ को हटाए जाने के बाद लियू बियान के पास कुछ भी व्यवस्थित करने का समय नहीं था। आपने कहा कि इस दूसर चटाई पर लेटना स्वर्ग के पुत्र की चटाई है। महिला का प्रश्न सुनकर लियू बियान क्रोधित नहीं हुआ। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। बिल्कुल। यह पद केवल वर्तमान सम्राट, स्वर्ग के पुत्र, जो भाग्य के सच्चे योद्धा है, द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। रेन होंगजांग ने सीधे जवाब दिया और स्वर्ग के पुत्र का जिक्र करते ही उसकी आंखों में प्रशंसा और प्रेम की चमक आ गई। अरे बाप रे! मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला को, जो किसी दिव्य प्राणी जैसी दिखती है, मेरे लिए कुछ भावनाएं होंगी। महिला की प्रशंसा भरी निगाहें देखकर लियू बियान को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उसने आश्चर्य का नाटक करते हुए पूछा, ओह, भाग्य की असली धारिका, वर्तमान सम्राट, स्वर्ग के पुत्र की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है? बिल्कुल। लोयांग ने सभी ने इसे अपनी आंखों से देखा है। स्वर्ग का पुत्र वास्तव में भाग्य का देवता है, जिसकी चारों सागरों में प्रशंसा होती है। रेन होंगजांग ने श्रद्धा भाव से कहा और लियू बियान की जमकर प्रशंसा की, जिससे लियू बियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे बदमाश, तुम इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रहे हो? लियू बियान की प्रशंसा करने के बाद उसे वहां बैठे हुए खूब मुस्कुराते हुए देखकर रेन होंगजांग ने खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। जब आप मेरी इस तरह तारीफ कर रहे हैं तो मुस्कुराना तो बनता ही है। सच कहूं तो मैं लियू बियान हूं, वर्तमान सम्राट, महान हान वंश का स्वर्ग पुत्र, हान वंश का सच्चा स्वर्ग पुत्र। लियू बियान ने राजसी मुस्कान के साथ सीधे अपनी पहचान स्वीकार की। पुनश्च अतिरिक्त अध्याय नियम, दंडन समूह में शामिल होने वाले प्रत्येक 100 नए सदस्यों के लिए एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ा जाएगा। अगर आप और अध्याय चाहते हैं भाइयों तो मेहनत कीजिए। दंडन समूह 135 675 978। आइए अगले अध्याय के लिए बस कुछ दर्जन और लोगों की जरूरत है, लगे रहिए। अध्याय 36, न्यायालय सभा की ओर अग्रसर। लियू बियान से निकलने वाली राजसी आभा को देखकर रेन होंगजांग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, सचमुच अचंभित हो गई। लेकिन जब उसकी नजर लियू बियान के धुंधले चेहरे और मुर्गी के पंख जैसे बालों पर पड़ी तो उसकी सारी तथाकथित राजसी आभा पल भर में हास्यास्पद प्रतीत हुई। झूठ बोलना बंद करो। वर्तमान सम्राट वीर और असाधारण है, उनकी युद्ध क्षमता 10,000 पुरुषों से भी अतुलनीय है। अपने इस रूपरंग के साथ खुद को स्वर्ग का पुत्र कहना, आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम हिजड़ा गांव के उन छोटे हिजड़ों में से एक हो जिन्हें मुख्य हॉल की सफाई के लिए भेजा गया है। तुम उंगली सोते सो गए और मैंने तुम्हें देख लिया। रेन होंगजांग ने तिरस्कारपूर्ण भाव से लियू बियान को देखा। क्या मैं स्वर्ग का पुत्र नहीं हूं? रेन होंगजांग के शब्दों से चौंककर लियू बियान कुछ हद तक असमंजस में पड़ गया। छोड़ो इसे, मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने तुम्हें आज राख में सोते हुए नहीं देखा। इस तरह सो पाना वाकई अद्भुत है। मैं पहले जा रहा हूं, मैं इतनी देर से बाहर हूं, अगर मैं वापस नहीं गया तो वे मुझे डांट फटकार कर मार डालेंगे। रेन होंगजांग के सुंदर चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी और इन शब्दों के साथ वह धीरे धीरे हॉल से बाहर निकल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला महल में रहकर नाखुश हो इस अपरिचित महिला को देखकर, लेकिन उसके द्वारा व्यक्त किए गए दुख को महसूस करते हुए और उसके पहले के रोने को याद करते हुए लियू बियान का दिल भी कसक गया। अरे छोटी बच्ची, मुझे अपना नाम बताओ। लियू बियान ने एक ऐसी भावना के साथ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी जोर से पूछा। हम नन्हे हिजड़े, तुम इस समय भी नाटक कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने मेरा मनोरंजन किया तो मैं उदारता दिखाते हुए आपको अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम रेन होंगजांग है। नन्हे हिजड़े, फिर मिलेंगे। रेन होंगजांग ने अपना सिर घुमाया, मोहक मुस्कान बिखेरी और अपना नाम बताते ही उसे लियू बियान की याद आ गई, जो सिर पर मुर्गी के पंख लगाकर स्वर्ग के पुत्र होने का नाटक कर रहा था। फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और खुशी खुशी महल से चली गई। रेन होंगजांग, रेन होंगजांग। महिला की दूर जाती हुई आकृति को तब तक देखते हुए जब तक वह ओझल नहीं हो गई, लियू बियान का चेहरा गंभीर था।
उसने 3 शब्दों का नाम बुदबुदाया, हर बार दोहराने पर परिचितता का भाव और भी प्रबल होता गया। रुको, मुझे लगता है मैंने यह नाम पहले कहीं सुना है। लियू बियान ने ध्यानपूर्वक पीछे मुड़कर सोचा, उसके सुंदर चेहरे पर परिचितता का भाव और भी मजबूत होता चला गया। इतना ही। कुछ क्षण बाद लियू बियान के सुंदर चेहरे पर अंतर्दृष्टि की एक झलक दिखाई दी, जिसके बाद समझ और आश्चर्य का भाव आया। ऐतिहासिक रूप से क्या रेन होंगचांग 3 राज्यों की सबसे खूबसूरत महिला दियाओचान का मूल नाम नहीं था? दियाओचान, हाँ, यह सचमुच दियाओचान है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महल की दासी इतनी सुंदर हो सकती है। तो यह दियाओचान ही थी, इससे बात स्पष्ट हो जाती है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से क्या डोंगजुओ के आने पर दियाओचान शाही महल से भाग नहीं गई थी और फिर वांग यू ने उसे अपनी दत्तक पुत्री के रूप में गोद नहीं लिया था? इस समय वह महल में क्यों है? लियू बियान ने अपनी चुटी पर हाथ फेरा, वह बहुत हैरान था। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद लियू बियान के चेहरे पर एक स्पष्ट भाव प्रकट हुआ, हम इतिहास की परवाह कौन करता है? क्योंकि मैंने पूर्वी हान राजवंश का अंत कर दिया है, तो अब से मैं ही इतिहास बनूंगा। मैं ही इतिहास हूँ। अब सत्ता के लिए होड़ करने वाले कोई सामंत नहीं होंगे, कोई त्रिराज्य नहीं होगा और निश्चित रूप से अब चीन पर आक्रमण करने वाले 5 बर्बर भी नहीं होंगे। दरअसल दोबारा सोचने पर यह बात समझ में आती है। लियू बियान के पुनर्जन्म के बाद कई बातें ऐतिहासिक अभिलेखों से मेल नहीं खाती थी। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक रूप से लियू बियान की एक मूल पत्नी लेडी तांग थी, लेकिन अब उनका कोई नामोनिशान नहीं था, लेडी तांग का नामोनिशान भी नहीं था। इसलिए लियू बियान को लगा कि तथाकथित इतिहास पूर्ण नहीं है, या शायद यह उनके आगमन का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव था। किसी भी स्थिति में यह इतिहास की दृष्टि से समझ से परे था। हालांकि दियाओचान वाकई खूबसूरत है। क्या मुझे उससे शादी करके उसे अपनी पत्नी बना लेना चाहिए? फिर लियू बियान ने एक कामुक मुस्कान के साथ मुंह फेरा, जो बेहद वासनापूर्ण लग रही थी। डिंग, मिशन जारी। इसी क्षण उनकी आत्मा में गहराई से समाई हुई व्यवस्था अचानक जागृत हो उठी। होस्ट ने अपने आकर्षण से दियाओचान को जीत लिया है और उसे स्वेच्छा से स्वयं को समर्पित करने के लिए राजी कर लिया है। कार्य पूरा हुआ। पुरस्कार 10,000 अंक, पीले सम्राट का आंतरिक सिद्धांत का द्वैत साधना गुप्त मैनुअल और एक गुप्त कार्य का सक्रियण। यदि कार्य में विफलता मिलती है तो होस्ट 3 साल तक महिलाओं के पास नहीं जा सकता। क्या होस्ट इसे स्वीकार करता है? सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज ने कहा। बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ। इनाम के बिना भी मैं इतनी बेमिसाल खूबसूरती को कैसे छोड़ सकता हूँ? लियू बियान ने जोर से सिर हिलाया और तुरंत काम स्वीकार कर लिया। असफलता के दंड को उसने बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। क्या मजाक कर रहे हो? मेरे खूबसूरत चेहरे और असाधारण आकर्षण के साथ मैं दियाओचान को कैसे जीत पाऊंगा? 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इन 5 दिनों के दौरान मुख्य हिजड़ा और युआन वी ने लियू बियान को निराश नहीं किया। उन्होंने पश्चिमी उद्यान के 8 कर्नलों की 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया। लियू बियान के आदेशानुसार 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना निश्चित रूप से आगे बढ़ती और निर्देशित मार्ग पर आक्रमण करती। लू बू और हुआशियोंग भी ऐसे ही थे, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी निर्ममता का प्रदर्शन करते हुए लोयांग शहर के भीतर उपद्रवियों और अवसरवादी विद्रोहियों को घेर लिया, जिससे बुरे इरादों वाले सभी लोगों को काफी हद तक रोका जा सका। अंततः 5 दिनों के बाद एक और दिन आ गया और लियू बियान की उत्सुकता भरी प्रतीक्षा के साथ ग्रैंड कोर्ट असेंबली आखिरकार शुरू हुई। भोर होते ही जब सब कुछ जाग उठा और जब पतन के कगार पर खड़ा महान हान साम्राज्य एक बार फिर जागृत हुआ, तो राजधानी के सभी अधिकारी पहले ही महान हीरो हॉल के बाहर एकत्र हो चुके थे। महान हान के स्वर्ग के पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो वास्तव में एक शानदार दृश्य था। न्यायालय के अधिकारियों, हॉल में प्रवेश करें। न्यायालय की सभा शुरू होती है। प्रधान हिजड़ा, जो हान सम्राट लिंग के जीवनकाल में प्रधान हिजड़ा था, ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी झिझक के दरबारी हिजड़े की भूमिका ग्रहण कर ली, शाही फरमानों की घोषणा की और शाही फरमानों को पढ़ा। दरबारी अधिकारी पद के अनुसार व्यवस्थित ढंग से हॉल में प्रवेश कर गए, जिसमें नागरिक अधिकारी और सैन्य जनरल 2 पंक्तियों में खड़े थे। और ऊंचे चबूतरे पर लियू बियान पहले से ही अपने शाही वस्त्रों में सजे हुए थे, शाही मुकुट पहने हुए थे, गंभीर मुद्रा में खड़े थे, दरबारी अधिकारियों के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दरबार के अधिकारियों, प्रणाम करो। मुख्य हिजड़े की कर्कश आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अधिकारी महामहिम का अभिवादन करता है। पुनश्च अतिरिक्त अध्यायों के लिए नियम, समूह में हर 100 नए सदस्यों के जुड़ने पर एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ा जाएगा। भाइयों, अगर आप और अतिरिक्त अध्याय चाहते हैं तो खूब मेहनत करें। समूह 135, 675, 978। जल्दी जुड़े। एक अतिरिक्त अध्याय के लिए बस कुछ दर्जन और लोगों की जरूरत है। लगे रहो। अध्याय 37, प्रमुखता की शुरुआत। अधिकारी महामहिम का अभिवादन करता है। सभी अधिकारी अत्यंत सम्मानपूर्वक एक साथ झुके और जोर से चिल्लाए, महान हान साम्राज्य के सर्वोच्च ईश्वर के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उच्चतम शिष्टाचार का पालन किया। सभी प्रिय मंत्रियों, कृपया खड़े हो जाएं और बैठ जाएं। लियू बियान ऊंचे चबूतरे पर सीधे बैठे थे, उनकी निगाहें दरबारी अधिकारियों पर घूम रही थीं और फिर उन्होंने अपने शाही वस्त्रों से हाथ बढ़ाकर ऊपर की ओर इशारा किया। क्या यह वह शाही सिंहासन है जो सांसारिक दुनिया से परे है? सभी प्राणियों को नीचा देखते हुए, ब्रह्मांड पर गर्व से हंसते हुए, सब कुछ नियंत्रित करते हुए। मुझे यह एहसास बहुत पसंद है। अब से मैं सचमुच एक सम्राट हूं। अब कोई कमजोर नहीं जिसे धमकाया जा सके, बल्कि बलवान, सबसे बलवान। यह उनकी पहली दरबारी सभा थी, उनकी शाही शक्ति का पहला पूर्ण प्रदर्शन। लियू बियान ने स्वीकार किया कि वे मदहोश थे। उनका भाग्य यही था कि वे इस शक्ति से मुक्त नहीं हो पाएंगे जो सब कुछ नियंत्रित करती थी, जब तक कि वे सर्वस्व स्वर्ग और असंख्य लोगों में प्रवेश करके ब्रह्मांड पर शासन नहीं कर लेते। सभी अधिकारी कृपया खड़े हो जाएं और बैठ जाएं। मुख्य हिजड़े की कर्कश आवाज एक बार फिर जोर से गूंजी। यह सुनकर सभी अधिकारी एक क्रमबद्ध तरीके से उठे, फिर अपने अपने स्थानों पर घुटने टेककर ऊंचे चबूतरे पर विराजमान सम्राट को श्रद्धापूर्वक देखने लगे। सभी अधिकारी, यदि आपके पास कोई ज्ञापन हो तो उसे प्रस्तुत करें, अन्यथा अदालत स्थगित की जाती है। प्रधान हिजड़े ने प्रथा के अनुसार चिल्लाया। अधिकारी डिंगुआन के पास प्रस्तुत करने के लिए एक स्मारक है। युआन वेई के बाद दूसरे सबसे उच्च पदस्थ सिविल अधिकारी डिंगुआन खड़े हुए और उन्होंने झुककर प्रणाम किया। शंशु, मंत्री का अधिकार वास्तव में शीर्ष 3 पदों में नहीं था, ग्रैंड कमांडेंट के पद से तो बिल्कुल भी नहीं। डिंगुआन को द्वितीय सिविल अधिकारी का पद मिलने का कारण वास्तव में लियू बियान के कंजूस पिता हान सम्राट लिंग थे। हान सम्राट लिंग ने अपने रिश्तेदारों और भरोसेमंद हिजड़ों को नियुक्त किया था और सरकारी पदों को मनमाने ढंग से बेच दिया था, जिससे दरबार में सरकारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। स्वाभाविक रूप से अब पद का कोई महत्व नहीं रह गया था, केवल शक्ति और वरिष्ठता ही मायने रखती थी। इस संबंध में लियू बियान ने पहले ही काफी सोच विचार कर लिया था। महान हान साम्राज्य को पूरी तरह से एकजुट करने के बाद वह आधिकारिक पदों को पुनः स्थापित करेगा और हान सम्राट लिंग द्वारा छोड़ी गई अव्यवस्था को समाप्त करेगा। प्रिय मंत्री डिंग, कृपया बोलिए। लियू बियान ने एक राजसी मुस्कान के साथ कहा और खुले हाथ से इशारा किया। डोंगजुओ ने राजद्रोह किया। सभी अधिकारियों को हान राजवंश के प्रति अपनी निष्ठा समर्पित करनी चाहिए और महाराज के लिए मरने को तैयार रहना चाहिए। हालांकि सभी अधिकारियों में से कुछ मंत्रियों ने अपनी निष्ठा और सत्यनिष्ठा का उल्लंघन किया और महाराज के साथ विश्वासघात किया। हम आपकी प्रजा महाराज से विनम्र निवेदन करते हैं कि उन विश्वासघाती और अधर्मी व्यक्तियों को 9वें दर्जे तक दंडित किया जाए। डिंगुआन ने रिपोर्ट दी, उसकी आंखों में एक निर्मलता झलक रही थी। हम आपकी प्रजा आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप उन विश्वासघाती और अधर्मी व्यक्तियों को मृत्युदंड दें और उन्हें रिश्तेदारी के 9वें दर्जे तक दंडित करें। डिंगुआन के भाषण समाप्त होने के बाद चाहे वे नागरिक अधिकारी हों या सैन्य जनरल, सभी अधिकारियों ने सर्वसम्मति से उनकी भावना का समर्थन किया। प्राचीन काल में 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण निष्ठा और पितृभक्ति थे। यह मान्यता गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि बेफा को मार डाला जाना चाहिए और पितृभक्ति का उल्लंघन करने वाले को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। जब लियू बियान खतरे में थे तो कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी निष्ठा और धार्मिकता का त्याग कर दिया, जिससे स्वाभाविक रूप से दरबारी अधिकारी क्रोधित हो गए।
लियू बियान ने गंभीर भाव प्रदर्शित किया, कुछ क्षण विचार करने के बाद बोले, मैं विश्वासघात के कलंक से भली भांति अवगत हूँ। यद्यपि हम एक व्यक्ति के अपराध के लिए सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते। कोई भी व्यक्ति संत नहीं है, भला कौन दोष रहित हो सकता है? वे मंत्री तो बस क्षणिक आवेग में बह गए थे। मैं उन विश्वासघाती व्यक्तियों को मृत्युदंड देने से सहमत हूँ, लेकिन स्वर्ग दयालु है और मैं भी दयालु हूँ। हालांकि उनके परिवारों को जीवित रहने का रास्ता मिलना चाहिए। महामहिम, आप बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं और हम आपसे बहुत प्रभावित हैं। जब लियू बियान ने अपना फैसला कर लिया तो दरबारी अधिकारियों को उससे सहमत होना पड़ा। पूर्ण विनाश न करना स्वीकार्य था, क्योंकि आखिरकार वे गद्दार अधिकारी दरबार में उनके साथ ही काम कर चुके थे। इसके अलावा महाराज के छोटे भाई लियू शी, जो राजद्रोह के इरादे रखते हैं, अराजकता के दौरान महल से भाग गए और अब लापता है। क्या किया जाना चाहिए? टिंगुआन ने एक और मामले को याद करते हुए बात जारी रखी। सभी अधिकारी आदरपूर्वक लियू बियान की ओर देख रहे थे और उनके अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। लियू शी है ना? यह नाम सुनते ही लियू बियान की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। हालांकि लियू शी केवल 9 साल का बच्चा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उस दिन उसने पहले ही आम लोगों के कपड़े पहन लिए थे, जिससे साफ पता चलता था कि वह राजधानी से भागने की योजना बना रहा था। लियू बियान और वहां उपस्थित सभी अधिकारियों को एक बात समझ आ गई थी, यदि डोंगजुओ के विद्रोह के बाद लियू शी महल में आज्ञाकारी रूप से रहता तो यह सिद्ध हो जाता कि वह डोंगजुओ के दबाव में था और उसका राजद्रोह या सत्ता हथियाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब अराजकता के दौरान लियू शी के भाग जाने से उसकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई। आदेश जारी करो, नोटिस जारी करो, जिसमें यह घोषित किया जाए कि लियू शी ने राजद्रोह करने के प्रयास में डोंगजुओ के साथ मिलीभगत की थी। मैं उसकी रियासती उपाधि रद्द करता हूँ। महान हान के 13 प्रांत उसे पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जो भी लियू शी को पकड़ेगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। जो भी उसके ठिकाने की सूचना देगा उसे प्लेटिनम दिया जाएगा। पलक झपकते ही लियू बियान ने अपना फैसला कर लिया। हम आपकी प्रजा इस आदेश का पालन करते हैं। सभी अधिकारियों ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। महामहिम, हम आपकी प्रजा भी कुछ बातें बताना चाहते हैं। लियू शी से निपटने की रणनीति तय करने के बाद युआन शाओ और काओ काओ सैन्य जनरलों के बीच से बाहर निकले। दोनों के चेहरे पर दृढ़ भाव थे। प्रिय मंत्री जी, कृपया बोलिए। लियू बियान ने राजसी मुस्कान के साथ युआन और काओ नामक दोनों मंत्रियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। दोनों शक्तिशाली कुलों में जन्मे थे, आकर्षक चेहरे वाले थे और 8 फीट लंबे थे, जिसे प्रभावशाली माना जाता था। ऐतिहासिक रूप से युआन शाओ और काओ काओ सत्ता संघर्ष के बाद के युग में सबसे शक्तिशाली सामंत थे। दोनों ही नायकों के समान थे। हालांकि सामंतों के बीच संघर्ष से पहले दोनों हान राजवंश के प्रति वफादार थे। डोंगजुओ के राजद्रोह के विफल होने और हान राजवंश के पतन न होने के कारण उनकी वफादारी स्वाभाविक रूप से अपरिवर्तित रही। हम आपकी प्रजा ने पश्चिमी उद्यान के 8 सेनापतियों की 1 लाख सैनिकों वाली विशाल सेना पर नियंत्रण कर लिया है। हम महाराज से अगले कदम के लिए निर्देश चाहते हैं। युआन शाओ और काओ काओ ने झुककर यह बात कही। दोनों प्रिय मंत्रियों ने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। मैं आप दोनों को अस्थायी रूप से 8 कर्नलों की महान सेना की कमान सौंपता हूं और आपको कमांडरों का दायित्व देता हूं। साथ ही आपको तृतीय श्रेणी का आधिकारिक पद प्रदान करता हूं। मैं आप दोनों को एक महल और 1000 सोने के सिक्के का पुरस्कार देता हूं। आप केवल मेरे आदेशों का पालन करेंगे। लियू बियान ने गरिमापूर्ण ढंग से कहा। उनकी आंखों में चिंतन का भाव था। हम आपकी प्रजा इस आदेश का पालन करते हैं। लियू बियान की इस बात को सुनकर दोनों व्यक्ति प्रसन्नता के भाव प्रदर्शित करने लगे और कुछ देर के लिए एक तरफ हट गए। महाराज, हम आपकी प्रजा एक निवेदन रखते हैं। लू बू और हुआशियोंग फिर से खड़े हुए और आदरपूर्वक बोले। प्रिय मंत्री जी, कृपया बोलिए, लियू बियान ने कहा। 5 दिनों के बाद हम आपकी प्रजा और जनरल हुआ ने राजधानी में फैली अराजकता के दौरान अपराध करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें बताएं कि इनसे कैसे निपटा जाए। लू बू ने आदरपूर्वक कहा। हम लियू बियान ने सिर हिलाया, सहमति में एक हल्की सी आवाज निकाली और कुछ देर सोचने के बाद अपना फैसला सुनाया। सभी अपराधियों को महान हान के कानूनों के अनुसार दंडित किया जाएगा। छोटे अपराध करने वालों को मामूली सजा दी जाएगी। बड़े अपराध करने वालों के साथ अपराध की गंभीरता के अनुसार निपटा जाएगा। हत्यारों को मौत की सजा दी जाएगी और विद्रोहियों को रिश्तेदारी के 9वें दर्जे तक मौत की सजा दी जाएगी। इसके अलावा प्रिय मंत्री लू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, लू बू ने जोर से जवाब दिया। मैं तुम्हें बिंग प्रांत की सेना का महान सेनापति नियुक्त करता हूँ और तुम्हें तृतीय श्रेणी का आधिकारिक पद प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें एक आलीशान घर और 1000 सोने का पुरस्कार देता हूँ ताकि तुम बिंग प्रांत के 50,000 सैनिकों की कमान संभाल सको। लियू बियान ने अधिकारपूर्वक आदेश दिया। हम आपकी प्रजा शाही फरमान का पालन करते हैं। अपनी असाधारण युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध लू बू भी काओ और युआन की तरह ही इस महान पुरस्कार के बारे में सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हुआशियोंग कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, हुआशियोंग ने आगे बढ़कर जवाब दिया। मैं तुम्हें पश्चिमी लियांग सेना का महान सेनापति नियुक्त करता हूँ। सभी पश्चिमी लियांग सैनिकों को एकीकृत करने का आदेश देता हूँ और तुम्हें तृतीय श्रेणी का पद प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें एक महल और 1000 सोने का पुरस्कार देता हूँ। इसके अलावा तुम्हें मेरा संदेश सभी पश्चिमी लियांग सैनिकों तक पहुंचाना है। मैं अपने नियुक्त सैनिकों पर संदेह नहीं करता और न ही संदेह करने वालों को नियुक्त करता हूँ। मैं तुच्छ नहीं हूँ। मेरे महान हान साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति मैं उसे अपना मानता हूँ। लियू बियान ने अधिकारपूर्वक आदेश दिया। हुआशियोंग को पुरस्कृत करने के अलावा उन्होंने लोयांग में तैनात शेष 30,000 पश्चिमी लियांग सैनिकों को भी आश्वस्त करने वाली गारंटी दी। अध्याय 38, अगला कदम। हम आपकी प्रजा शाही फरमान का पालन करते हैं और पश्चिमी लियांग के सभी सैनिकों की ओर से हम महामहिम को उनकी महान कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। हुआशियोंग ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता का गहरा भाव था। लियू बियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया, धीरे से हंसे और उनकी राजसी निगाहें दरबारी अधिकारियों पर घूम गईं। सभी प्रिय मंत्रियों, क्या आपके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई और ज्ञापन है? कुछ देर रुकने के बाद सभी अधिकारियों ने आदरपूर्वक लियू बियान की ओर देखा। किसी ने भी आगे कुछ नहीं कहा। संभवतः वे लियू बियान के शाही फरमान को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा, अगर सभी प्रिय मंत्रियों के लिए कोई स्मारक नहीं है तो अब मेरी बारी है। लियू बियान अचानक अपने ड्रैगन सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसके शरीर से एक विशाल शाही शक्ति निकली जिसने पूरे हॉल को घेर लिया, जिससे दरबारी अधिकारी और सभी पदाधिकारी विस्मय से भर गए। डोंगजुओ के विश्वासघात ने मेरे महान हान साम्राज्य में सदियों पहले वांग मांग के सत्ता हथियाने के बाद से अभूतपूर्व विपत्ति उत्पन्न की। सौभाग्य से सभी प्रिय मंत्रियों के पूर्ण सहयोग से मैं स्थिति को पलटने, डोंगजुओ को पराजित करने और शाही दरबार पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम रहा। लियू बियान ने ऊंचे स्वर में घोषणा की। महामहिम, आप अत्यंत दयालु हैं। डोंगजुओ का खात्मा पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत शक्ति के कारण हुआ। हम आपकी प्रजा लज्जित हैं, सभी अधिकारियों ने आदरपूर्वक कहा। सभी प्रिय मंत्रियों को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो केवल ईश्वर द्वारा प्रदत्त साहस के बल पर डोंगजुओ को अचंभित कर दिया, लेकिन लोयांग की राजधानी में शांति की वास्तविक स्थिरता सभी मंत्रियों के संयुक्त प्रयासों पर निर्भर थी। मैं सभी प्रिय मंत्रियों को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह कहते हुए लियू बियान ने हॉल के नीचे मौजूद सभी अधिकारियों को झुककर प्रणाम किया और हार्दिक आभार व्यक्त किया। आह महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपकी प्रजा भयभीत हैं। लियू बियान के इस कदम से सभी अधिकारी बेहद भयभीत हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया, लेकिन साथ ही वे गहरी भावनाओं से भी भर गए। लियू बियान के प्रति उनकी वफादारी चरम पर पहुंच गई। ऐसे शासक के साथ भला और क्या चाहिए। ठीक है, सभी प्रिय मंत्रियों से निवेदन है कि वे मेरी ओर से यह प्रणाम स्वीकार करें। अब मैं उन सभी प्रिय मंत्रियों को पुरस्कार प्रदान करूंगा जिन्होंने सराहनीय सेवा प्रदान की है। लियू बियान ने धीरे धीरे अपना शरीर सीधा किया और दरबार के सभी अधिकारियों के लिए पुरस्कार की घोषणा की। कार्मिक मंत्री डिंगुआन ने मृत्यु से भयभीत न होकर मेरे प्रति वफादारी बनाए रखी।
मैं उन्हें विशेष रूप से मृत्युदंड से मुक्ति दिलाने वाली स्वर्ण पट्टिका प्रदान करता हूं। जब तक विद्रोह न हो, इस पट्टिका को धारण करने से मृत्युदंड से मुक्ति मिल सकती है और मैं उन्हें 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करता हूं। ग्रैंड कमांडेंट युआन वेई, जो 4 पीढ़ियों से उच्च अधिकारियों के पद पर कार्यरत परिवार से आते हैं, अतुलनीय रूप से वफादार और वीर हैं। इसके अलावा डोंगजुओ के अराजकता के दौरान उन्होंने मेरी रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश की। मैं उन्हें मृत्युदंड से मुक्ति दिलाने वाली स्वर्ण पट्टिका प्रदान करता हूं और उन्हें 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करता हूं। बिंग प्रांत के निरीक्षक डिंग युआन ने सम्राट की रक्षा के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए 1000 मील की यात्रा की, जो अद्वितीय निष्ठा और वीरता का उदाहरण है। मैं उन्हें मृत्युदंड से मुक्ति दिलाने वाली स्वर्ण पट्टिका प्रदान करता हूं और उन्हें 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करता हूं तथा उन्हें शाही राजधानी में कार्मिक मंत्री नियुक्त करता हूं और कार्मिक मंत्री के लिए एक आलीशान घर प्रदान करता हूं। निर्माण मंत्री वांग युन और कर्नल वुफू ने महान सेवाएं प्रदान की है। मैं उन्हें 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करता हूं और उनके आधिकारिक पद में एक स्तर की पदोन्नति करता हूं। अन्य मेधावी दरबारी अधिकारियों को 100 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया जाता है और उनके वेतन अब से दोगुने कर दिए जाएंगे। सभी मेधावी सैनिकों को 10 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया जाता है। लियू बियांग द्वारा पुरस्कारों की घोषणाएं लगातार जारी रहीं और प्रत्येक घोषणा के साथ दरबारी अधिकारी कृतज्ञता के आंसुओं से भर उठे। यह उल्लेखनीय है कि डिंग युआन को लियू बियांग द्वारा बिंग प्रांत के निरीक्षक पद से स्थानांतरित करके शाही राजधानी में कार्मिक मंत्री बनाया गया था और उन्हें इस बात से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वे कृतज्ञता व्यक्त करते थे। लगभग 70 वर्ष की आयु में उन्हें बिंग प्रांत जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में रहने की कोई इच्छा नहीं थी और वे लंबे समय से लोयांग शाही राजधानी में रहने की कामना करते थे। हम, आपकी प्रजा, आपके उदार पुरस्कारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी वफादारी में मरने के लिए तैयार हैं। दरबारी अधिकारियों और सभी पदाधिकारियों ने प्रणाम किया। जी, लियू बियांग ने सिर हिलाया, फिर वापस दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, अब से यह महान साम्राज्य को एकजुट करने की मेरी यात्रा की आधिकारिक शुरुआत है। फिलहाल डोंगजुओ की रक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर तैनात जनरलों ने क्या गतिविधियां की हैं? लियू बियांग ने गहरी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। महामहिम, आपके सेवक द्वारा भेजे गए जासूसों की रिपोर्ट के अनुसार डोंगजुओ के शेष सेनापति वर्तमान में चांगान और लियांग प्रांत के विभिन्न कमांडरी में तैनात हैं। उनमें से ली जो 20,000 से अधिक सैनिकों का नेतृत्व कर रहे हैं, चांगान पर कब्जा जमाए हुए हैं और हांगू दर्रे की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा 4 जनरलों गो सी, फैन चाओ, झांग जी और न्यूफू ने 20,000 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए लियांग प्रांत में एक घेराबंदी की और चांगान और हांगू दर्रे की परस्पर रक्षा की। ग्रैंड कमांडेंट युआन वेई ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आदरपूर्वक उत्तर दिया। 5 दिन पहले लियू बियांग द्वारा डोंगजुओ की हत्या के बाद उन्होंने डोंगजुओ के शेष जनरलों की स्थिति का पता लगाने के लिए जासूस भेजे थे। क्या उन्हें पता है कि डोंगजुओ मर चुका है? लियू बियांग ने सिर हिलाया और जोर देकर पूछा। महामहिम, डोंगजुओ की मृत्यु की खबर 5 दिन पहले पूरी दुनिया में फैल गई थी। पश्चिमी लियांग के बचे हुए सभी सेनापतियों को इसकी जानकारी अवश्य होगी। युआन वेई ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। डोंगजुओ के विश्वासपात्रों के रूप में, चूंकि वे सभी जानते हैं कि उनके गुरु की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। जल्दबाजी में बदला लेने के लिए नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि उनमें सक्षम लोग जरूर होंगे। यह सर्वविदित है कि वर्तमान में लियू बियांग ने डोंगजुओ को पराजित कर दिया है और उसका मनोबल चरम पर है। उसके अधीन पश्चिमी उद्यान के 8 सेनापति, बिंग प्रांत की सेना और पश्चिमी लियांग से विमुख होकर भागे हुए सैनिकों की कुल संख्या 170,000 से अधिक है, जो अपार शक्ति का स्रोत है। यदि डोंगजुओ के बचे हुए सैनिक जल्दबाजी में बदला लेने का प्रयास करेंगे, तो वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। लेकिन अब वे कोई कदम नहीं उठाते, डोंगजुओ की मौत के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाते, बल्कि प्रतीक्षा करो और देखो का रवैया अपनाते हैं, जिससे लियू बियांग हैरान हो जाता है। 3 राज्यों के इतिहास के बारे में मेरी समझ के अनुसार ली जू के अलावा डोंगजुओ के पास जियाजू नामक एक रणनीतिकार भी था, जो तीनों राज्यों में सबसे कुटिल माना जाता था। क्या ली जू की निष्क्रियता जियाजू की सलाह के कारण हो सकती है? जैसे जैसे लियू बियांग ध्यानपूर्वक विचार कर रहा था, उसका चेहरा गंभीर होता गया और उसने जियाजू के बारे में सोचा, जो महान हान वंश में अन्य सभी से कहीं अधिक बुद्धिमान रणनीतिकार था, जिसे विषाक्त विद्वान के रूप में जाना जाता था और जो शेष पश्चिमी लियांग सेनाओं में शामिल था। पश्चिमी लियांग की शेष सेनाओं से निपटना होगा और लियांग प्रांत को नियंत्रण में लाना होगा। अन्यथा यह महान हान के 13 प्रांतों के मेरे भावी एकीकरण के लिए हानिकारक होगा। लेकिन हांगू दर्रा, जो इतिहास में विश्व का सबसे श्रेष्ठ दर्रा है, उसकी रक्षा करना आसान है और उस पर हमला करना मुश्किल। ली जो वहां तैनात हैं और उन्हें पश्चिमी लियांग के अन्य सेनापतियों का भी समर्थन प्राप्त है। यदि हम बलपूर्वक हमला करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। धिक्कार है, मैं क्या करूं? मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया है। सम्राट होते हुए भी मेरे पास कोई ऐसा अधिकारी क्यों नहीं है जो मेरे लिए रणनीतियां बनाए? लियू बियांग ने सिर हिलाते हुए आह भरी। वह बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था। बेबस होकर वह केवल हॉल के नीचे मौजूद दरबारी अधिकारियों की ओर अपनी विनती भरी निगाहें घुमा सका। चांगान मेरे सिली प्रांत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसे वापस हासिल करना आवश्यक है। डोंगजुओ के बचे हुए लोगों का भी सफाया करना होगा और लियांग प्रांत को शाही दरबार के नियंत्रण में लाना होगा। हे प्रिय मंत्री जी, डोंगजुओ के बचे हुए लोगों से निपटने के लिए आपके पास क्या शानदार योजनाएं हैं, यह जानने के लिए मैं उत्सुक हूं। अध्याय 39 सुनियो। चांगान मेरे सिली प्रांत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसे पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। डोंगजुओ के बचे हुए लोग एक खतरा हैं और उन्हें भी समाप्त करना होगा और लियांग प्रांत को शाही दरबार के नियंत्रण में लाना होगा। मुझे आश्चर्य है कि हे प्रिय मंत्री जी, डोंगजुओ के बचे हुए लोगों से निपटने के लिए आपके पास क्या शानदार योजनाएं हैं। लियू बियांग ने हॉल में मौजूद दरबारी अधिकारियों की ओर आशा भरी निगाहों से देखा, इस उम्मीद में कि कोई बुद्धिमान रणनीतिकार उसे सलाह देगा। आखिरकार वर्तमान स्थिति व्यक्तिगत युद्ध कौशल की नहीं, बल्कि सेनाओं के टकराव और रणनीतियों के संघर्ष की थी। यदि किसी की व्यक्तिगत शक्ति असाधारण स्तर तक न पहुंची हो, तो वह 100 या 1000 सैनिकों को तो हरा सकता है, लेकिन 10,000 सैनिकों का क्या? आज लियू बियांग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसे सीधे किसी सैन्य टुकड़ी का सामना करना पड़े, तो वह लोगों के विशाल जनसमूह में दबकर मर जाएगा। यह शीत युद्ध के दौर की मानवलहर रणनीति थी। यह लियू बियांग का सवाल सुनकर हॉल में मौजूद दरबारी अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर कुछ असमंजस और दुविधा के भाव थे। सच कहें तो हॉल में मौजूद हर किसी के पास पश्चिमी लियांग की बची हुई सेना से निपटने के लिए विचार थे, लेकिन वे कुछ गलत कहने और खुद को मूर्ख साबित करने से डर रहे थे। महाराज, आपको बस अपने सेवक को 50,000 सैनिक देने होंगे और आपका सेवक निश्चित रूप से पश्चिमी लियांग की शेष सेनाओं का सफाया कर चांगान पर पुनः कब्जा कर लेगा। लियांग प्रांत निश्चित रूप से हमारे शाही दरबार के नियंत्रण में वापस आ जाएगा। लूबू सैन्य जनरलों की पंक्ति से आगे बढ़ा, अपनी छाती थपथपाई और उसके सुंदर चेहरे से दृढ़ आत्मविश्वास झलक रहा था। लूबू के साहसी शब्दों को सुनकर सभी सैन्य जनरल बहुत प्रभावित हुए। उनकी भौहें तुरंत युद्ध में जाने की प्रबल तत्परता को दर्शा रही थी। हालांकि सभी नागरिक अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई। उन्हें भारी बल से कुचलना संभव प्रतीत होता था, लेकिन दुनिया के सबसे कठिन दर्रे हांगू दर्रे के सामने यह आत्मघाती प्रयास होता। यदि वे भाग्यशाली रहे और पश्चिमी लियांग की शेष सेनाओं को पूरी तरह नष्ट कर भी दिए, तो भी नुकसान भारी होगा। लू, बस शिष्टाचार के नाम पर जल्दी वापस जाओ। अगर पश्चिमी लियांग की शेष सेनाओं से निपटना वाकई इतना आसान होता, तो महाराज इतनी परेशानी क्यों उठाते? मंत्री डिंग ने अपने दत्तक पुत्र के व्यवहार को देखा। उनका बूढ़ा चेहरा गंभीर हो गया। दत्तक पिता लूबू ने मंत्री डिंग को घूरते हुए देखा और भय से उसकी गर्दन पीछे हट गई। उसका सारा पूर्व साहस गायब हो गया और सर्वोत्कृष्ट सैन्य सेनापति का दबदबा पल भर में मिट गया, ठीक वैसे ही जैसे एक पुत्र अपने पिता से मिलने पर भयभीत हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से मंत्री डिंग की हत्या लूबू ने की थी, लेकिन इस दृश्य के बारे में सोचते हुए वास्तव में आश्चर्य होता है कि इतिहास जो कहता है वह सच है या झूठ। हा। पिता द्वारा पुत्र को फटकार लगाते देख सभाघर में उपस्थित सभी मंत्री ठहाके लगा बैठे। यहां तक कि ऊंचे मंच पर बैठे लियू बियांग के चेहरे पर भी मुस्कान थी।
सर्वोत्कृष्ट सैन्य सेनापति को फटकार खाते देखना उन्हें बेहद संतोषजनक लगा। महामहिम, आपके एक प्रजाजन के पास एक रणनीति है, क्या मैं उस पर चर्चा कर सकता हूँ? तभी सरकारी अधिकारियों की कतार के पीछे एक आकर्षक रूप रंग वाला, गंभीर भाव वाला और महल के सेवक के आधिकारिक वस्त्र पहने एक युवक ने झुककर प्रणाम किया और खड़ा हो गया। प्रिय मंत्री जी, बेझिझक बोलिए, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, चाहे वह सही हो या गलत। उस युवक के आत्मविश्वास से भरे सुंदर चेहरे को देखकर लियू बियांग को तसल्ली मिली और उसने अधीरता से कहा, धन्यवाद महाराज। यद्यपि पश्चिमी लियांग की शेष सेना में अभी भी 40,000 से अधिक सैनिक हैं और उनका नेतृत्व महान सेनापति कर रहे हैं, जो आसानी से बचाव योग्य लेकिन आक्रमण करने में कठिन हांगू दर्रे पर कब्जा जमाए हुए हैं, जिससे हमारी शाही सेना के लिए इसे जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके अधिकारी का मानना है कि डोंग झुओ की मृत्यु के बाद उनका मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है और वे केवल खुद को किसी तरह टिकाए रखने के लिए मजबूर है। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपके विषय के पास महामहिम के लिए चुनने हेतु 2 रणनीतियां हैं। बिना झिझक के बोलो, लियू बियांग ने उस युवक को ध्यान से देखा। पहला विकल्प यह है कि जनरल लू बू के सुझावानुसार जोरदार हमला किया जाए और हमारी सेना का नेतृत्व करते हुए पश्चिमी लियांग की शेष सेनाओं का सफलतापूर्वक सफाया किया जाए। हालांकि इससे भारी नुकसान होना तय है, इसलिए यह विकल्प वास्तव में अवांछनीय है। दूसरी बात यह है, आपके विषय ने देखा है कि ली जू और डोंग झुओ के अन्य बचे हुए सेनापति केवल आपसी दुश्मनी का दिखावा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है, केवल अपनी जान और यश बचाने के बारे में सोच रहा है। अगर हम उन्हें फूट डाल दें तो वे अनिवार्य रूप से एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और हम बिना लड़ाई के उन्हें जीत सकते हैं। जैसे जैसे युवक बोलता गया, उसके सुंदर चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक बढ़ती गई। यह रणनीति वास्तव में एक कमांड टेंट के भीतर योजना बनाने का बेहतरीन उदाहरण थी। बहुत खूब प्रिय मंत्री जी, आपने सही कहा। मुझे विश्वास है कि यह योजना व्यावहारिक है। लियू बियांग अचानक खड़ा हो गया, उस युवक की ओर देखा और उसकी जमकर प्रशंसा की। महाराज, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आपके एक सेवक के रूप में सम्राट का वेतन प्राप्त करने के बाद रणनीति प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य मात्र है। लियू बियांग की प्रशंसा पाकर उस युवक ने कोई अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि बड़ी शांति से उत्तर दिया। प्रिय मंत्री जी, आपकी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। आपका नाम क्या है? लियू बियांग ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, लेकिन उनका हृदय अत्यंत उत्साहित था। हे भगवान, यह युवक कितना सुंदर है और इसमें कितनी असाधारण बुद्धिमत्ता है। क्या यह कोई ऐतिहासिक रणनीतिकार हो सकता है? महाराज, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मेरा उपनाम शुन है, मेरा दिया हुआ नाम यू है और मेरा शिष्टाचार नाम वेनवो है। युवक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। हे भगवान, ये तो शुन यू है, 3 राज्यों के इतिहास में गांव के सर्वोत्कृष्ट सलाहकार के रूप में प्रसिद्ध रणनीतिकार। शुन यू का नाम सुनते ही लियू बियांग आनंद से भर उठा। वह इतना उत्साहित कभी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि डोंग झुओ को सफलतापूर्वक बाहर करने के समय भी नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी बुद्धिमत्ता से संपन्न है। इसलिए वह शुन यू है जो शुन परिवार के 8 ड्रैगनों में सबसे प्रतिभाशाली है। यह शुन यू उत्कृष्ट है, उसकी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है और महाराज की कृपा प्राप्त करने के बाद उसकी भविष्य की संभावनाएं निसंदेह असीमित हैं। दरबारी अधिकारियों ने शुन यू को प्रशंसा और अत्यंत संतुष्टि के साथ देखा। मंत्री शुन की रणनीति बुद्धिमत्ता में अद्वितीय है। पश्चिमी लियांग को सफलतापूर्वक शांत कर लेने पर उन्हें सबसे बड़ा श्रेय प्राप्त होगा। लू बू, हुआशियोंग, काओ काओ, युआन शाओ, तुम कहाँ हो? लियू बियांग खड़ा हुआ और शान से दहाड़ा। आपके विषय यहाँ हैं। चारों जनरल गंभीर भावों के साथ सैनिकों की कतारों से बाहर निकले और एक घुटने पर बैठ गए। आप चारों सैन्य शिविर में लौटकर तैयारी करें। 3 दिनों में मैं युद्ध क्षेत्र में जनरलों की नियुक्ति करूंगा और स्वयं अभियान का नेतृत्व करूंगा। हमें पश्चिमी लियांग की शेष सेनाओं का सफाया करना होगा और चांगान और लियांग प्रांत को पुनः प्राप्त करना होगा। लियू बियांग के शरीर से अपारशाही शक्ति का विकिरण हो रहा था, जिसने विशाल हॉल को दबा दिया। उसकी आवाज लगातार गूंज रही थी, मानो शून्य को भेद रही हो। ग्रेट हीरो हॉल के बाहर एक बेहद खूबसूरत महिला ने एक छोटी सी खिड़की की ओर देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर ली और आश्चर्य से कहा, वाह, वह सचमुच महाराज है। अध्याय 40, शुन यू की निष्ठा। कुछ देर बाद लियू बियांग ने सभी आवश्यक मामलों को ठीक से व्यवस्थित कर लिया था। अदालती सत्र समाप्त हुआ और दरबारी अधिकारी एक एक करके चले गए, लेकिन लियू बियांग ने एक व्यक्ति को वहीं रोक लिया। निस्संदेह वह शुन यू ही था। महाराज, मुझे आश्चर्य है कि आपने अपने इस प्रजाजन को किस महत्वपूर्ण मामले के लिए बुलाया है। लियू बियांग के साथ अकेले होने पर शुन यू पहले की तरह शांत नहीं रह पाया, वह थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार वह एक ऐसे सच्चे देवदूत का सामना कर रहा था जो वास्तविक महिमा से परिपूर्ण था। जुन यू के शिष्टाचार नाम को देखते हुए अब जब हम दोनों ही हैं तो इतना संकोच क्यों कर रहे हो? आओ हमारे बगल में बैठो। शुन यू की घबराहट देखकर लियू बियांग ने धीरे से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और सीढ़ियों की ओर चल दिए। फिर शाही शान को पूरी तरह से त्यागते हुए वे अनायास ही सीढ़ियों पर बैठ गए। शुन यू ने लियू बियांग के व्यवहार को आश्चर्य से देखा। 5 दिन पहले पहली मुलाकात के बाद से लियू बियांग हमेशा ही गंभीर और गरिमापूर्ण दिखाई देता था। उसने उसे इतना सौम्य कभी नहीं देखा था, मानो वह पड़ोस का कोई भाई हो। क्या तुम हमें इज्जत तक नहीं दोगे? यह देखकर कि शुन यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लियू बियांग ने गुस्से का नाटक किया। आह, तुम्हारा शिष्य ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। शुन यू डर के मारे उछल पड़ा, उसका चेहरा घबराहट से लाल हो गया। हिम्मत नहीं है तो जल्दी करो और हमारे बगल में बैठ जाओ, लियू बियांग ने चिढ़ते हुए कहा और अपने बगल में सीढ़ियों पर खाली जगह की ओर इशारा किया। शुन यू ने एक नजर डाली और लियू बियांग के उत्साह को देखकर उसने अपने दांत भींचे, लियू बियांग के प्रति अपने भीतर दबी श्रद्धा को दबाया और धीरे धीरे सीढ़ियों पर लियू बियांग के ठीक बगल में बैठ गया। ठीक है, हमने तुमसे कहा था कि इतना घबराओ मत, फिर भी तुम क्यों नहीं सुनते? खैर, शुन यू बैठ तो गया था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था और वह एकदम सीधा बैठा था, जिससे लियू बियांग अवाक रह गया। यह देखकर कि वह शुन यू को पूरी तरह से शांत नहीं कर पा रहा था, लियू बियांग ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। आखिरकार एक सम्राट होने के नाते उनकी अंतर्निहित गरिमा के कारण लोग उनके पास आने से कतराते थे और लियू बियांग के पास स्वर्ग के पुत्र की आभा भी थी। एक पल के बाद लियू बियांग कुछ नहीं बोला और शुन यू बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। विशाल ग्रेट हीरो हॉल में सन्नाटा छा गया। लंबे समय तक चुप्पी के बाद लियू बियांग ने अंततः फिर से बोलना शुरू किया। उनके सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी बेबसी और उदासी झलक रही थी। अफसोस, वास्तव में हम भी काफी बेबस हैं। महाराज, आपका इससे क्या तात्पर्य है? शुन यू मन ही मन चौंक गया, उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। जुन यू के शिष्टाचार नाम के बावजूद क्या आप अब भी हमारे साथ ईमानदारी से व्यवहार करने को तैयार नहीं है? लियू बियांग ने अपना सिर घुमाया और शुन यू को घूरने लगा। उसकी आंखों की रोशनी मानो सीधे उसके दिल को भेद रही थी, जिससे शुन यू को बेहद घुटन महसूस हो रही थी। जब लियू बियांग ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और अपनी निगाहें हटाईं, तभी वह घुटन भरी भावना शांत हुई। हमें सम्राट के रूप में, महान हान वंश के स्वर्ग के पुत्र के रूप में इतनी शानदार स्थिति के साथ मत देखो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही हम सिंहासन पर आसीन हुए, हमें डोंग झुओ के विद्रोह का सामना करना पड़ा। यदि हम धैर्यवान न होते तो डोंग झुओ हमें हानि पहुंचा सकता था। अफसोस, अंततः दिवंगत सम्राट द्वारा छोड़ी गई गड़बड़ी ने ही हमें हानि पहुंचाई है। बाद की पीढ़ियों में मास्टर प्लानर के रूप में जाने जाने वाले अद्वितीय रणनीतिकार शुन यू का अकेले सामना करते हुए लियू बियांग अपने दिल में दबी हर बात को बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत हो रहा था। राजद्रोहपूर्ण शब्दों में कहें तो दिवंगत सम्राट अपने शासनकाल में अक्षम और अनैतिक थे, चापलूसों का पक्ष लेते थे और हिजड़ों पर लट्टू रहते थे। यहाँ तक कि महान हान राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पदों को भी खरीदा बेचा जाता था। इसी के कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि महान हान राजवंश के 13 प्रांतों के सामंतों और अनगिनत शहरों और कमांडरी के गवर्नरों में से हान राजवंश के प्रति वफादार लोग नगण्य हैं। डोंग झुओ जैसे अनगिनत महत्वाकांक्षी व्यक्ति केवल हमारे शाही दरबार के कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रकट कर दुनिया में अराजकता फैला सकें।
अफसोस, शुन्यू के शिष्टाचार नाम, क्या आपको लगता है कि हमारा यह पद वास्तव में संभालना आसान है? अपने दिल में दबे शब्दों को कहने के बाद लियू बियांग ने अपना सिर फिर से घुमाया, उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसने पूछा। शुन्यू ने ध्यान से देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा, लेकिन उसके दिल में उमड़ रही बड़ी लहरें गहरे समुद्र की धारा की तरह थीं, जो लगातार उबल रही थी। हाय महाराज, आपको अपने प्रजाजन से ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे, शुन्यू ने आह भरते हुए धीमी आवाज में कहा। हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्या तुम शायद एक गद्दार अधिकारी हो या विद्रोही? लियू बियांग ने शुन्यू की आंखों में टकटकी लगाकर देखा। तुम्हारा विषय तो बिल्कुल भी नहीं है, शुन्यू ने शांत भाव से बिना किसी भय के कहा। हाँ, यही तो मूल कारण है कि हमने तुमसे ये शब्द कहे, क्योंकि लियू बियांग का सुंदर चेहरा एक अवर्णनीय चमक से दमक उठा, क्योंकि हमें तुम पर भरोसा है। यह सुनकर शुन्यू स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा एकदम भावहीन था। मुझे तुम पर विश्वास है, ये शब्द बिजली की तरह उसके दिल पर गिरे, सीधे उसके दिमाग में उतर गए और उसकी आत्मा तक पहुंच गए। महाराज, शुन्यू के चेहरे पर सच्ची निष्ठा झलक रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। एक समय था जब वह जोश से भरा हुआ था और उसकी बुद्धि भी अद्भुत थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का प्रयास किया, उसे अधिकारियों और शक्तिशाली लोगों की क्रूरता का सामना करना पड़ा। चापलूसी, अधिकारियों के बीच आपसी कलह और एक दूसरे का संरक्षण, रिश्वतखोरी और खुशामद के अलावा उसकी बुद्धि का उपयोग करने का कोई अवसर ही नहीं था। अपनी बुद्धि पर गर्व करने वाला वह व्यक्ति भला ऐसे तुच्छ कार्यों में कैसे संलग्न हो सकता था? आज जिस व्यक्ति का जोश बर्फीले पानी से बुझ गया था, अंततः उसके सामने बैठे सम्राट के सच्चे शब्दों से वह जोश फिर से जागृत हो उठा। इतिहास में वह हान राजवंश के प्रति वफादार व्यक्ति थे। यह जानते हुए कि काओ हान राजवंश को हटाकर सत्ता हथियाने की महत्वाकांक्षा रखते थे, उन्होंने उनसे संबंध तोड़ने में जरा भी संकोच नहीं किया, जो हान राजवंश के प्रति उनकी वफादारी को दर्शाता है। जुन्यू के शिष्टाचार नाम से क्या मैं आपकी वफादारी प्राप्त कर सकता हूं, जिससे मुझे बिना किसी संकोच के आपसे खुलकर बात करने की अनुमति मिले? लियू बियांग जानता था कि इस कुशल रणनीतिकार को जीतने का अंतिम क्षण आ गया है। जुन्यू को रोके रखने और इतनी ईमानदारी भरी बातें कहने का कारण यही था। आपका प्रजाजन शुन्यू के शिष्टाचार नाम से जाना जाता है, आज से मृत्यु तक महाराज की सेवा करने की शपथ लेता है। यदि मैं इस शपथ को तोड़ता हूं, तो मुझ पर बिजली गिरे और स्वर्ग मुझे कभी क्षमा न करे। शुन्यू ने अपने कार्यों से इसे सिद्ध कर दिया। वह दोनों घुटनों के बल बैठ गया, आकाश की ओर उंगली उठाई और सच्चे मन से शपथ ली। प्राचीन काल में यह शपथ का सर्वोच्च रूप था, अटूट, इसे तोड़ने पर स्वर्ग से कठोर दंड मिलता था। अध्याय 41, महान हान साम्राज्य के 13 प्रांतों का विश्लेषण। अच्छा। लियू बियांग अचानक खड़े हो गए, उनकी असीम शाही शान का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 3 बार चिल्लाकर अपनी सहमति जताई, जिससे पता चलता है कि वह कितने प्रसन्न थे। शुन्यू का शिष्टाचार नाम प्राप्त करना संस्थापक सम्राट द्वारा झांग लियांग को प्राप्त करने के समान है। अब से मेरे पास भी विश्व प्रसिद्ध रणनीतिकार है और मुझे अब केवल ब्रूट फोर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लियू बियांग ने अत्यंत ईमानदारी से उसकी ओर देखा और अपने दिल की बात कही। महाराज, आप मेरी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं, यह विषय ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं है, शुन्यू ने गहरी भावनाओं से भरकर कहा। बहुत खूब, शुन्यू के शिष्टाचार नाम से बैठ जाइए। अब जब हम दोनों ही हैं, तो ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। लियू बियांग के सुंदर चेहरे से उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ था, जब वह वापस सीढ़ियों पर बैठ गया। इस बार शुन्यू ने ढोंग नहीं किया। वह लियू बियांग के बगल में बैठ गया और गंभीर भाव से उसकी ओर देखने लगा। अपनी बुद्धिमत्ता से वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि लियू बियांग ने उसे किसी बात का पता लगाने के लिए रोका है। जैसा कि मैंने अभी बताया, शुन्यू के शिष्टाचार नाम से हमारे महान हान साम्राज्य के 13 प्रांत वर्तमान में युद्ध सरदारों से भरे हुए हैं, जिनमें से कुछ महत्वाकांक्षी हैं और प्रत्येक के पास शक्तिशाली सेनाएं हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे उनसे कैसे निपटना चाहिए? लियू बियांग ने अपना चिंताजनक प्रश्न सीधे पूछा। शुन्यू ने कुछ क्षण विचार किया, उनके चेहरे पर ज्ञान की चमक थी और उन्होंने बदले में पूछा, महाराज, इस विशाल महान हान साम्राज्य में आपके और हान राजवंश के प्रति वास्तव में वफादार कौन है? मेरे प्रति वफादार कौन है? यह सवाल सुनकर लियू बियांग ने अनजाने में अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह गहरी सोच में डूब गया। महान हान साम्राज्य के 13 प्रांतों में से सिली प्रांत और बिंग प्रांत को छोड़कर, जो मेरे नियंत्रण में है, बाकी 11 प्रांतों को सरदारों को जागीर के रूप में सौंप दिया गया है। इनमें से जी प्रांत के गवर्नर हानफू हैं, जो ग्रैंड कमांडेंट युआन वी के प्रिय शिष्य हैं। इसके अलावा वे स्वभाव से उदासीन हैं, मुझे उम्मीद है कि युआन वी के एक इशारे पर ही वी जी प्रांत का अधिकार शाही दरबार को वापस सौंप देंगे। यू प्रांत के राज्यपाल लियू यू हैं, जो मेरे शाही चाचा हैं। मेरी समझ के अनुसार वे हान राजवंश के प्रति वफादार हैं और निश्चित रूप से इसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। यान प्रांत में लियू दाई भी मेरे शाही चाचा हैं। हालांकि मैंने सुना है कि उनका चरित्र अनुकरणीय नहीं है, फिर भी उन्हें शाही दरबार के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कि किंग प्रांत में पीले पगड़ीधारी गुट के बचे हुए लोग लगभग पूरे प्रांत में जमा हो गए हैं। एकमात्र अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण कमांडरी हाई कमांडरी है, जिस पर प्रीफेक्ट कोंगरोंग शासन करते हैं। कोंगरोंग कन्फ्यूशियस के वंशज हैं और वफादारी का अर्थ अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से शाही दरबार के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। शू प्रांत के गवर्नर ताओ कियांग की बहुत प्रतिष्ठा है और वे अपनी वफादारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैं अस्थायी रूप से यह मानूंगा कि वे मुझे धोखा नहीं देंगे। यू प्रांत में ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर वी हान शाही परिवार का सदस्य है, मेरे चाचा ल्यूकुआन। मैं इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानता। जहां तक अंतिम 4 प्रांतों यी प्रांत, जिंग प्रांत, यांग प्रांत और जियाओ प्रांत की बात है, उन पर क्रमशः लियू यान, लियू याओ और शी का शासन है। ये चारों मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करते हैं। हालांकि पहले 3 हान शाही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन दिवंगत सम्राट अपने शासनकाल के दौरान ही उनके बारे में चिंतित थे, विशेष रूप से यी प्रांत के गवर्नर लियू यान के बारे में, जिन्होंने वास्तव में निजी तौर पर शाही रथों का निर्माण किया था, जो स्पष्ट रूप से सिंहासन हथियाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। जुन्यू के शिष्टाचार नाम के बारे में, क्या इन सरदारों के बारे में मेरी समझ में कुछ कमी रह गई है? कुछ देर सोचने के बाद लियू यान ने अपने मन में मौजूद यादों और इतिहास के अपने ज्ञान और अनुमान के आधार पर बोलना शुरू किया। फिर उसने जुन्यू की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए उसकी ओर देखा। महाराज, कृपया अपने प्रजाजन को सोचने के लिए कुछ क्षण दें। शुन्यू ने तुरंत कुछ नहीं कहा, बल्कि एक बार फिर चिंतन में डूब गए और अपनी आंखें बंद कर ली। उनका बुद्धिमान मन एक मशीन की तरह अनगिनत बार घूम रहा था। अचानक 3 सेकंड बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में ज्ञान की एक झलक दिखाई दी। क्या शुन्यू के शिष्टाचार नाम के बारे में पहले से ही कोई विचार है? शुन्यू को 5 सेकंड से भी कम समय में आंखें खोलते देख लियू बियांग ने उत्साह से पूछा। शुन्यू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। महामहिम के हालिया स्पष्टीकरण के आधार पर आपके विषय के पास कुछ अतिरिक्त बिंदु हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें सुनें। जिजोऊ प्रांत के गवर्नर हानफू हठी और अहंकारी हैं। महाराज, चिंता न करें। जैसा कि महाराज ने कहा, ग्रैंड कमांडेंट युआन वी एक ही शब्द से उन्हें शाही दरबार के नियंत्रण में वापस ला सकते हैं। इसलिए उनसे निपटने के लिए महाराज को केवल ग्रैंड कमांडेंट को जिजोऊ भेजना होगा। 1 महीने के भीतर जिजोऊ शाही दरबार के नियंत्रण में वापस आ जाएगा। योजोऊ में यद्यपि लियू शाही दरबार और महाराज के प्रति वफादार है, फिर भी एक अस्थिरता का कारक है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कुंग सुनजान, आपके प्रजाजन की जानकारी के अनुसार वह लंबे समय से योजोऊ के प्रांतीय गवर्नर के पद की लालसा रखता है। यह गारंटी देना मुश्किल है कि वह शाही दरबार के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। महाराज को उससे सावधान रहना चाहिए। यांगझोंग का लियू दाई कोई खास काबिल नहीं है। उसकी सेना लुटेरे डाकुओं जैसी है। उसे प्रांतीय राज्यपाल का पद केवल दिवंगत सम्राट की कृपा से मिला है। अगर वह शाही दरबार के प्रति वफादार रहता है तो सब ठीक है, लेकिन अगर वह विद्रोह करने की हिम्मत करता है तो महाराज को बस एक वरिष्ठ सेनापति भेजना होगा और आपकी प्रजा यह गारंटी देती है कि 1 महीने के भीतर यांगझोंग पर कब्जा किया जा सकता है।
जहां तक किंगझोउ का सवाल है, अफसोस की बात है कि इस प्रांत को पीली पगड़ी विद्रोह से भारी नुकसान हुआ है और अब भी इसे दबाना मुश्किल है। आपका प्रजाजन सुझाव देता है कि महाराज द्वारा उत्तरी प्रांतों को पुनः प्राप्त करने के बाद पीली पगड़ी विद्रोहियों को घेर कर उनसे निपटा जाए। जैसा कि महाराज ने कहा, जुझोउ के गवर्नर ताओ कियान वफादारी और न्याय को प्राथमिकता देते हैं। वे निस्संदेह हान राजवंश के प्रति वफादार रहेंगे और विद्रोह नहीं करेंगे। युझोंग की बात करें तो लियू कुआन उतना प्रसिद्ध नहीं है और शक्ति में कमजोर है। महाराज को बस उससे थोड़ी सी ही सावधानी बरतने की जरूरत है। महामहिम को जिन 4 दक्षिणी कमांडरी की सबसे अधिक चिंता है, उनके संबंध में आपका एक ही सुझाव है, बार-बार उनसे बचाव करते रहें। उत्तर को एकजुट करने के बाद धीरे-धीरे उनके लिए योजना बनाएं। कुछ देर बाद शुन्यू ने अपने मन में विचार की गई हर बात कह दी। वास्तव में लियू बियांग ने भारी मन से सिर हिलाया, उसकी आंखों में शुन्यू के शब्दों के लिए सहमति झलक रही थी। लेकिन इसके अलावा लियू बियांग के मन में एक तीव्र अनिच्छा भी थी। जुन्यू के शिष्टाचार नाम को देखते हुए क्या मैं केवल उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को जारी रखने की अनुमति दे सकता हूं और कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? अध्याय 42 फायदे और नुकसान, एक योजना। जुन्यू के शिष्टाचार नाम को देखते हुए क्या मैं उन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को केवल ऐसे ही जारी रखने दे सकता हूं और कोई कार्रवाई न करूं? लियू बियांग ने अनिच्छा से पूछा। महाराज, आपने गलत समझा है। बात यह नहीं है कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, बल्कि बात यह है कि वे महत्वाकांक्षी सामंत कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते। शुन्यू ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। उनके शब्दों के गूढ़ अर्थ ने लियू बियांग को गहन चिंतन में डाल दिया। शुन्यू ने उसे असमंजस में नहीं रखा और मुस्कुराते हुए समझाया, तुम्हें पता होना चाहिए कि भले ही उन्होंने कई विपत्तियां झेली हों, दुनिया के आम लोग हमारे हान राजवंश के शाही दरबार की ओर झुकाव रखते हैं। और उन सामंतों की बात करें तो अगर उनकी कोई महत्वाकांक्षा हो तो क्या होगा? महाराज, यद्यपि वर्तमान में आप केवल 2 प्रांतों पर ही शासन करते हैं, जो विशाल हान साम्राज्य के 13 प्रांतों की तुलना में एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, फिर भी महाराज को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, महाराज शाही दरबार की सर्वोच्च सत्ता के स्वामी हैं। आप महत्वाकांक्षी सामंतों के उस समूह से किसी भी समय विधिपूर्वक और धीरे-धीरे मजबूत होते हुए निपट सकते हैं। लेकिन वे महत्वाकांक्षी सामंत केवल महाराज को मजबूत होते हुए देख सकते हैं, जब तक कि वे स्वयं बलि के लिए अपना सिर न चढ़ा दें। यदि वे खुलेआम विद्रोह करने और हमारे हान राजवंश के शाही दरबार को चुनौती देने का साहस करते हैं, तो महाराज को शायद अधिक प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आपके एक इशारे से ही असंख्य आम लोग प्रतिक्रिया देंगे और हान राजवंश के असंख्य वफादार मंत्री अपना पूरा समर्थन देंगे। इसलिए महाराज को अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुन्यू ने सलाहकार के रूप में अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वाह किया, हर रास्ते का विश्लेषण किया और लियू बियांग के सामने एक व्यापक सुगम मार्ग प्रस्तुत किया। शुन्यू का शिष्टाचार नाम बिल्कुल सही है। लियू बियांग ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, उसके चेहरे पर दिख रही अनिच्छा धीरे-धीरे गायब हो गई। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि 3 राज्यों के मूल इतिहास में काओ काओ ने किस आधार पर प्रमुख सामंती सरदार बनकर लगभग तीनों राज्यों को एकजुट किया था। यह स्वर्ग के पुत्र को सामंती प्रभुओं पर शासन करने का अधिकार देने का महान न्याय था, सम्राट के नाम का उपयोग करके सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करना। आम जनता ने उनका समर्थन किया और किसी ने भी अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। और उस मशहूर रोने धोने वाले बड़े कानों वाले लियू बेई के बारे में क्या? क्या उन्होंने भी अंतःशु राज्य की स्थापना के लिए हान शाही परिवार के एक सदस्य के नाम का सहारा नहीं लिया था? उन्होंने भी महान धार्मिकता पर भरोसा किया था। लियू बियांग को मनाने में सफल होते देख शुन्यू ने राहत की सांस ली, उसकी आंखों में विश्वास झलक रहा था। उसे सचमुच डर था कि लियू बियांग अपना क्रोध काबू में नहीं रख पाएगा और तुरंत उन सामंतों पर दोष मढ़ देगा। यद्यपि मुझमें फिलहाल उन महत्वाकांक्षी सामंती प्रभुओं के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत नहीं है, फिर भी मैं खुलेआम उनके खिलाफ साजिश रच सकता हूं। उसे पता नहीं था कि उसने क्या सोचा था। अचानक लियू बियांग के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। शुन्यू के शिष्टाचार नाम, कल मैं एक शाही फरमान जारी करूंगा जिसमें कहा जाएगा कि डोंगझुओ के बचे हुए गुटों से निपटने के लिए शाही दरबार के पास अब और सैनिक या रसद नहीं है और सभी सामंतों को कम से कम 10,000 सैनिक और रसद भेजने का आदेश दिया जाता है। जो भी इस फरमान का उल्लंघन करेगा, उसे राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। आप क्या सोचते हैं? बोलने के बाद लियू बियांग ने जिज्ञासु निगाहों से शुन्यू की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से लियू बियांग की योजना सुनकर शुन्यू सचमुच स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि जब उसने पहले महान हान के 13 प्रांतों के सामंतों के बारे में चर्चा की थी, तब भी उसने 3 सेकंड में ही सब कुछ समझ लिया था, लेकिन अब वह कई सेकंड तक रुका रहा।